हेलो गाइस, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतना सपोर्ट और प्यार दिखाने के लिए। इसीलिए 1 लाख सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे न्यू सेटअप के लिए प्लीज मेरा सपोर्ट करें, जिससे कि मैं अपनी वीडियोस को और ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर सकूं। आपको देखने में और ज्यादा मजा आएगी। अब चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अपने हीरो ने वहाँ पर एक एराई फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए एक अलग ही दुनिया बना ली थी, जहाँ पर युनफेंग और कियान फेंगज़्यू पहुँच चुके थे। युनफेंग की ओमनीपेटेंट वाली बात सुनकर फेंगज़्यू वहाँ पर थोड़ा सोचते हुए कहती है, लेकिन ओमनीपेटेंट तो कल्टीवेशन करते हुए डीमन में बदल गया था। एक बात तो है, वो बहुत पावरफुल था। अगर उस जगह पर तुम ना होते तो हो सकता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान वो होता। युनफेंग वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। उसके इस बात को सुनने के बाद फेंगज़्यू वहाँ पर खिलखिला के हंसते हुए कहती है, इतनी ऊंचे चट्टान से गिरने के बाद एक सांसारिक मास्टर के साथ हुई एक अजीब मुठभेड़ की ऐसी शानदार कहानी तुमने कैसे बना ली। युनफेंग वहाँ पे हंसते हुए कहता है, वो मेरा एक दोस्त है जो अपने बेटे के लिए माता और पिता दोनों की ही भूमिका निभाता था। उसने एक दिन इस मेथड का इस्तेमाल किया जो काफी अच्छी तरीके से काम किया, लेकिन हाँ तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम अपने ऊपर कंट्रोल रखो और ज्यादा परेशानी पैदा करने के लिए बाहर नहीं निकलना, ठीक है। कियान फेंगज़्यू वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती है, हाँ ठीक है, मैं समझ गई, मैं खुद को रोक लूंगी लेकिन किनारे से देखूंगी। युनफेंग वहाँ पर उसको अजीब निगाहों से देखते हुए कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर उसके बेटे की तरफ दिखाते हैं, जो कि वहाँ क्लिफ के ऊपर अभी भी लटका हुआ था। और तभी वहाँ पर युनफेंग अपनी स्किल को वहाँ पे हटाते हुए कहता है, अनफ्रीज। और ऐसा होने के साथ में जो उसका बेटा था दोबारा वहाँ पर जमीन की तरफ नीचे गिरने लगा था। अब वहाँ पर गिरते हुए अपने मन में कहता है, क्या मैं आज यहाँ पर मरने वाला हूँ? क्या मैं उन जीनियस लोगों के लेवल तक पहुँचने में बेकार रहा हूँ? चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूँ, मैं नहीं कर पाया। मॉम, मुझे माफ कर देना। और इसी तरह से गिरते हुए जब युनफेंग का बेटा उसके एराई फॉर्मेशन की गुफा के सामने आता है तो अचानक से एक बहुत भयानक हवा का झोंका उसको उस गुफा के अंदर घसीट लेता है। और ऐसा होने के कारण उसका बेटा वहाँ पे बहुत सारा हैरान था। दूसरे साइड में वो बहुत स्पीड में उस गुफा के अंदर सीधे वहाँ जंगल के बाहर निकलता है और धड़ाम से नीचे जमीन में गिरने के साथ में ही रगड़ता हुआ पीछे की तरफ जाता है। और अपने आप को ऐसी अजीब जगह में देखकर वहाँ पर हैरान हो गया था। साथ ही हैरान होते हुए मन में कहता है, आखिर ये जगह कहाँ की है? क्योंकि मैं तो अभी कुछ देर पहले चट्टान से नीचे गिर रहा था। जब वो इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था तभी युनफेंग पीछे से आवाज देते हुए कहता है, अभी बस कुछ 100 साल ही हुए हैं और ताओ सेट की इस समय की जनरेशन पहले से ही इतनी बेकार है। एक बाहरी इंसान से हार कर तुम तो पलटवार भी नहीं कर सकते। इस तरह से अब तो लगता है ताओ सेट बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। उसकी इस तरह की बात सुनकर उसका बेटा वहाँ पे हैरान हो गया था। बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो कियान फेंगज़्यू थी अपने ताओ सेट की इस वाली बात को सुनने के बाद अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती और सीधे युनफेंग की खोपड़ी के ऊपर एक जोर से तमाचा मारते हुए टेलीपैथी के थ्रू से कहती है, बस तुम अपने काम पर ध्यान दो, तुम्हें मेरे सेट को कोसने की कोई जरूरत नहीं है। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। एक तमाचा खाने के बाद युनफेंग वहाँ पे घबराते हुए कहता है, अरे मुझे माफ कर देना, मैं अपने किरदार के अंदर पूरी तरह से डूब गया था। युनफेंग की आवाज सुनने के बाद उसका बेटा पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, कौन है वहाँ पे? जब वो पीछे की तरफ पलट के देखता है तो वहाँ पर अपना हीरो युनफेंग एक अलग ही रूप में बैठा हुआ था, जो कि देखने में ऐसा लग रहा था ये एक बुढ़ा इंसान बन गया है जो कि यहाँ पर बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा था। एक इंसान को वहाँ पर देखकर उसका बेटा वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं और आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? ताओ सेट देश की सीमाओं को प्रोटेक्ट करता है और डिवाइन लैंड का एक पिलर है और मेरे सेट के ट्रू डिसाइपल डिवाइन लैंड में बहुत ज्यादा फेमस हैं। हालांकि मैं तो ताओ सेट का एक ऐसे ही नॉर्मल और एक बेकार टैलेंट आउटर डिसाइपल हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई मेरे सेट का अपमान करने की हिम्मत करता है तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर उससे लड़ूंगा। मैं अपने सेट के लिए खड़े होने से नहीं डरता। अपने बेटे की इस तरह की बात सुनकर कियान फेंगज़्यू बहुत ज्यादा भावुक होते हुए उसको बहुत प्यार से देख रही थी, लेकिन तभी अपना हीरो युनफेंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, ए लौंडे, क्या तू मजाक कर रहा है? युनफेंग के सिर्फ इस तरह से चिल्लाने भर से उसके बेटे के ऊपर एक बहुत भयानक प्रेशर पड़ता है और वो उड़ता हुआ सीधे पीछे की तरफ जाकर रगड़ता हुआ जमीन
जमीन पे जाकर गिरता है। यूनफैंग उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम भी मेरे ही जैसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुराने जमाने वाली अद्भुत बॉडी के साथ में पैदा हुए हो। तुमको तो गर्व के साथ दुनिया भर में घूमना चाहिए। तुम जहाँ भी जाओ अपने आप को एक खजाने की तरह देखना चाहिए। और आखिरकार तुम एक आउटर डिसाइपल कैसे हो सकते हो? क्या सेट का लीडर अंधा हो चुका है? लेकिन तभी दोस्तों उसको फिर से याद आता है, माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अबे यार, मैं अपने कैरेक्टर में फिर से बुरी तरह घुस गया हूँ, क्योंकि दोस्तों यांग फिंजू ने गुस्से के कारण उसके कपड़ों को पीछे से घसीट लिया था और साथ ही गुस्साते हुए कहती है, अब मुझे बताओ आखिर तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? यूनफेंग का चेहरा वहाँ पर काला पड़ गया था और वहाँ पे घबराते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैंने फिर से गलती कर दी है, बस शांत हो जाओ तुम। उसका बेटा वहाँ पे दोबारा से खड़ा होकर यूनफेंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम सच बताओ आखिर हो कौन? बकवास करना बंद करो। ताओ सेट की इस समय की लीडर मेरी माँ है। हमारी दुनिया में शांति बनाने के लिए अपनी जिंदगी में साथ साथ लड़े मेरी मॉम और मेरे फादर एक ग्रेट हीरो थे जिन पर मुझे गर्व है। मेरे फादर ने इस नए युग के लिए अपनी जिंदगी को बलिदान कर दिया। मैं तुमको अपने सेट लीडर को इस तरह से बेइज्जत करने की परमिशन नहीं दूंगा। अपने बेटे की बात सुनकर यान फैंसी बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, यूनफैंग देखा तुमने, मेरा बेटा मुझसे नफरत नहीं करता। कियान फैंग की बात सुनकर यूनफैंग उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है, ये तो बस एक सेट की अल्फा लीडर है। यहाँ तक कि तुम्हारे सेट के लीडर को भी मुझे देखकर घुटने टेकने पड़ते हैं और तो और मुझे प्रणाम करना पड़ता है और मुझे अपना बड़ा भाई कहना पड़ता है, जिस कारण से कि मैं इन जूनियर्स को अपनी इच्छा से डांट सकता हूँ और तो और उनको खरी खोटी भी सुना सकता हूँ। उसकी इस तरह की बात सुनने के बाद तो फैंसी वहाँ पर खिसियाते हुए उसके बाल को रगड़ते हुए कहती है, क्या तुम सचमुच हमारे बेटे की मदद करने के लिए ऐसा कर रहे हो या तुम बस मुझे डांटने की कोशिश कर रहे हो? मेरे एल्डर यही कह रहे हो ना? तुमको ये सब करने में बहुत मजा आ रहा है ना? यूनफैंग वहाँ पे फिर से घबराते हुए कहता है, अरे तुम क्यों गुस्सा दिखा रही हो? रिलैक्स करो, ये बस मेरे बेटे के लिए एक सेटअप है, समझा करो। मुझे उसको सिखाने के लिए एक सेटअप बनाना पड़ रहा है। मुझे उसे पहले विश्वास दिलाना है। जल्दी करो, मुझे कुछ टोकन्स दो ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं तुम्हारे सेट का एक एल्डर हूँ। यूनफैंग की बात सुनने के बाद कियान फेंजियो अपने आप को शांत करते हुए साथ ही अपने हाथ में एक टोकन निकालकर यूनफैंग के आगे वहाँ पर अपेयर कर देती है, जो कि देखने में दोस्तों एक बहुत अनोखा टोकन लग रहा था। उस टोकन को देखने के बाद तो कियान फेंग की आंखें फटी की फटी रह गई थी और वो घबराते हुए चिल्ला के कहता है, अरे ये तो स्काई कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन सीलिंग टोकन है। और उस टोकन को देखने के बाद तो वो तुरंत वहाँ पर अपने घुटनों के बल आ गया था और यूनफैंग को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं आपका डिसाइपल कियांग फैंग हूँ, ग्रैंड मास्टर मेरी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करें। यूनफैंग वहाँ पे अपने बेटे को इस तरह से रिस्पेक्ट देते हुए देख के बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, बहुत अच्छे लड़के, तुम्हें तो पता है अपने एल्डर को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। मैं इस जगह पर बहुत समय से रह रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। प्लीज मुझे अपने फादर के साहसिक कामों के बारे में बताओ, उन्होंने किस तरह से मदद करी दुनिया की। कियांग फैंग थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है, मेरे फादर। लेकिन तभी उतने में जब उसका बेटा कुछ बोलने वाला था, कियान फेंजी वहाँ पे अचानक से खांसने लगी थी। इस तरह की खांसने वाली आवाज को सुनने के बाद कियान फेंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, यहाँ पर मेरी मम्मी है क्या? जिस बात को सुनने के बाद अचानक से फेंजी वहाँ पे अपने मुंह में हाथ रख लेती है और तभी अपना हीरो वहाँ पे उसको समझाते हुए कहता है, मैं यहाँ अकेले हूँ, तुम्हारी माँ यहाँ पर कैसे आएगी? लेकिन फिर भी एक कंफर्मेशन के लिए उसका बेटा अपनी माँ को इधर उधर ढूंढ रहा था। जब कियान फेंजी उसको नहीं दिखती है तो वहाँ पे वो यूनफैंग के आगे ग्रीट करते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी गलती है। और दूसरे साइड में अपना हीरो यूनफैंग कियान फेंजी को टेलीपैथी के थ्रू कहता है, अरे यार ये तुम क्या कर रही हो? तुम तो भी सारा का सारा खेल खराब कर देती। कियान फेंजी भी वहाँ पे अफसोस करते हुए कहती है, अरे मेरा सवाल ये है कि उसे तुम्हारे विश्वास दिलाने से उसके फादर के कामों से क्या मतलब है? यूनफैंग वहाँ पे उससे कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने उसे ये सब बताया कि मैं मर चुका हूँ। एक सेक्रीफाइस करने वाले पिता के रूप में मुझे पक्के तौर से कहानी की शुरुआत के बारे में पता होना जरूरी है। और इस बात को कहने के बाद यूनफैंग वहाँ पे अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए फेंजियो को एक बैरर के अंदर कैद करते हुए कहता है, स्फीयर ऑफ 5 डस्ट। उसके चारों तरफ एक येलो कलर का प्रोटेक्शन बैरियर बन गया था, जिसके कारण फेंसियो अब कुछ भी कहेगी उसकी आवाज बाहर नहीं आएगी। इस तरह के बैरियर को देखने के बाद फेंसियो वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। साथ ही वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कियान फेंसियो जो अपने हीरो ने बैरियर बनाया था उसके ऊपर जोर जोर से मारते हुए कह रही थी, लेकिन बैरियर के इफेक्ट के कारण बस उसके होंठ हिलते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसकी आवाज नहीं सुनाई देती। उसकी इस
तरह की हरकतों को देखने के बाद अपना हीरो वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, ये मेरी एक स्किल है, स्पेयर ऑफ 5 डस्ट। अगर तुम इसे तोड़ने के लिए मजबूर करोगी तो हमारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। यूनफेंग की इस बात को सुनने के बाद फेंसी वहाँ पे चुपचाप खामोश खड़ी हो गई थी। लेकिन यूनफेंग की इस तरह की हरकतों के कारण फेंसी वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई थी। इस कमीने इंसान ने मेरे को यहाँ पर बंद कर दिया है। फेंसी के शांत होने के बाद यूनफेंग वहाँ पे गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, तो बच्चे मुझे अपने फादर के बारे में बताओ। क्यानफेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है, मेरे फादर वो एक ग्रेट हीरो हैं। मेरी माँ भी उनसे बहुत प्यार करती है। क्यानफेंग की इस तरह की बात सुनने के बाद तो फेंसी वहाँ पे बहुत लालम लाल हो चुकी थी। उसको बहुत शर्म आने लगी। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। दूसरे साइड में इस बात को सुनने के बाद में अपने हीरो को भी बात हजम नहीं होती, जिस कारण से कि वहाँ पे वो खांसने लगा था। एक ग्रैंड मास्टर के रूप में जब क्यानफेंग उसको ऐसा करते हुए देखता है तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ग्रैंड मास्टर आखिर क्या गलत है आपके साथ में। यूनफेंग वहाँ पे अपने आप को संभालते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम आगे बात बताना स्टार्ट करो। क्यानफेंग वहाँ पे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, 15 साल पहले मेरे फादर की डार्क साइड के द्वारा हत्या होने वाली ही थी, और तो और उन्हें जहर दे दिया गया था, और वो गलती से मेरी माँ जहाँ कल्टीवेशन कर रही थी उस जगह पर पहुँच गए थे। और दोस्तों यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था जैसा कि हम लोग को पता ही है, फेंजू ने वहाँ पर अपने बेटे को पूरी की पूरी कहानी उल्टी बताई थी। जिस जगह पर अपना हीरो बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा था उस जगह पर उसने अपने आप को शो ऑफ किया था स्टोरी में। और जिस तरह से फेंजू वहाँ पर भागते हुए आई थी उस पॉइजन के इफेक्ट के कारण यहाँ पर अपना हीरो भागते हुए आता है और सीधे जहाँ पर कल्टीवेशन अपना हीरो कर रहा था उसी तरह से फेंजू के सामने आकर कल्टीवेशन की जगह पर गिरता है। और तो और वहाँ गिरने के बाद जहर के इफेक्ट के कारण सीधे उसको वहाँ पे लपक लेता है। उसके बलून के ऊपर अपना मुंह रख दिया था। ऐसा होने के कारण फेंजू वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, तुम कौन हो और तुम्हारी मेरे सीक्रेट प्लेस पर घुसने की हिम्मत कैसे हुई। और तभी उतने में वहाँ पर वही निंजास आ गए थे जो फर्स्ट एपिसोड में फेंजी को पकड़ने आए थे। वहाँ पर वो निंजास अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के रेडी होते हुए कहते हैं, कैंग हाई युआन, हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ऊंची होगी। हमारे इमॉर्टल पॉइजन दिए जाने के बाद में भी तुम मदद पाने के लिए यहाँ तक भागने में कामयाब रहे। तुम सभी लोग आगे बढ़ो और इन दोनों को मार डालो। इस बात को सुनने के बाद जिस तरह से अपने हीरो ने वहाँ पे वाटर स्लैश का अटैक किया था और उन निंजास को मार दिया था, यहाँ पर अपनी स्टोरी में फेंजू ने अपने आप को हीरोइन बनाते हुए अपने हीरो की तरह अटैक करके उन निंजास को खत्म कर दिया था। और साथ ही साथ यूनफेंग ने जिस तरह से फेंजू को गोद में उठाकर इस जगह पे लाया था, यहाँ पे फेंजू अपने आप को हीरोइन बनाते हुए यूनफेंग को गोद में उठा के लेके आती है। यूनफेंग को वहाँ बचाने के बाद उसका बेटा उस स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए बताता है, क्योंकि मेरे पापा उस समय घायल हो गए थे और गलती से मेरी माँ के कल्टीवेशन की जगह पर जा पहुँचे थे। फिर भी मेरी माँ ने एक साथी कल्टीवेटर की मदद करके उनके ऊपर एहसान करते हुए उस पॉइजन से बचा लिया। मेरे फादर की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई थी और मेरी माँ उनके जैसे जीनियस लोगों को बहुत ज्यादा महत्व देती थी, इसलिए उन्होंने उन्हें ताओ सेट की कल्टीवेशन की बहुत हाई टेक्निक सिखाई। जल्दी वे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और तब जाकर मैं वहाँ पर पैदा हुआ। अपने बेटे की इस तरह की सारी बातें सुनने के बाद तो यूनफेंग के पास तो शब्द ही नहीं थे कि अब मैं उससे आगे क्या कहूँ। भाई कितनी कमीनी है ये। तभी वहाँ पर यूनफेंग टेलीपैथी के थ्रू फेंजू की मौज लेते हुए कहता है, क्यान फेंजू, मैंने तो सच में तुम्हें बहुत कम आंका। लिंग यूनफेंग की जगह पर कैंग हाई युआन, और तो और मैंने एक पोशन की जगह पर मुझे इमॉर्टल पॉइजन दे दिया गया, फिर जाकर तुमने मुझे बचाया भी। क्या बात। अगर तुम असली कहानी को इस तरह से तोड़ मरोड़ सकती हो तो तुम ताओ सेट की सेट लीडर क्यों हो। ये तो बहुत अफसोस की बात है, तुम्हें कहानी बनाने की अकल बिल्कुल नहीं है। अपने हीरो की इस बात को सुनने के बाद क्यान फेंजू के पास तो शब्द ही नहीं थे। वहाँ पे वो बस ब्लश कर रही थी और तभी जैसा कि लड़कियों की आदत होती है वो इस जगह पे शांत करने के लिए चिल्ला ही सकती हैं। क्यान फेंजू भी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, अब तुम ही मुझे बताओ और मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे अपने बच्चे के लिए एक अच्छे पिता की छवि बनानी थी ताकि वो स्वस्थ और अच्छी राह पर होके बढ़ सके। जब वो दोनों टेलीपैथी के थ्रू बहस कर रहे थे तभी वहाँ पर क्यांग फेंग आगे बताता है, और फिर इसके बाद मेरे माता और पिता रिवर्ट 1 की एक जर्नी को एक साथ होकर काम करने लगे और दुनिया में शांति लाने की एक ग्रेट इच्छा को पूरा करने के लिए एक बहुत लंबे सफर पर निकल पड़े। मेरी माँ ने मुझे बताया मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही मेरे फादर ने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए उस वॉर में अपना बलिदान दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे फादर को केवल यही उम्मीद थी कि मैं एक निडर इंसान बनूंगा।
और इस बात को बोलते हुए कियान फेंग वहाँ पे गुस्से के कारण अपनी मुट्ठी को भींचते हुए कहता है, हालांकि मेरी बॉडी के साथ में शुरुआत से ही एक प्रॉब्लम है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, मैं एनर्जी को इकट्ठा नहीं कर सका और अपनी जिंदगी के बाकी हिस्सों के लिए फाउंडेशन को नहीं बना सका। मैंने इस चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करी, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिल सकी। मैंने अपने माता पिता को शर्मिंदा किया है। आपने जो मुझे पहले बहुत पुरानी फिजिकल बॉडी के बारे में बताया, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे और उम्मीद देने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि ये मुझे फिर से निराशा से भर दे। अपने बेटे की इस तरह की बात सुनकर अपना हीरो युन फेंग और कियान फेंजियो दोनों को दोनों खामोश हो चुके थे। तभी कियान फेंजियो वहाँ पे अफसोस करते हुए अपने हीरो से कहती है, क्या मैंने उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रखा है? लेकिन तभी दूसरे साइड अपना हीरो युन फेंग कियान फेंग की बात सुनने के बाद वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगा था और उसके इतने जोर जोर से हंसने के कारण उस जगह पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसके इफेक्ट के कारण जो उसका बेटा था फिर से एक बार लुढ़कता हुआ पीछे की तरफ जा रहा था। और तो और इस बार कुछ अलग होता है। उसके प्रेशर के कारण उसके बेटे की बॉडी के ऊपर थोड़े से कट लगने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छा शक्ति के कारण उस जगह पर युन फेंग की प्रेशर को झेलते हुए वहाँ पर खड़ा था। युन फेंग बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए अपने बेटे से कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये लोग अच्छे रत्न को पहचानना नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारी डेंटियान और मांसपेशियां नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा मजबूत है और हमारी बॉडी बहुत ज्यादा रेयर है। और तो और वो सारे के सारे कल्टीवेशन मेथड आम लोगों के लिए होते हैं। तो फिर मुझे बताओ, ये हमारी बॉडी को कैसे मजबूत बना सकते हैं जो टैलेंट से भरी हुई है? एक ग्रेट जीनियस को कल्टीवेशन कराने के लिए ऑर्डिनरी मेथड काम नहीं आएंगे। युन फेंग की इस तरह की बात सुनकर उसका बेटा वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, तो क्या मेरे लिए कोई ऐसा चांस है जिससे कि मैं ग्रेट अचीवमेंट को हासिल कर सकता हूँ? युन फेंग वहाँ पे उसको आगे बताता है, जब मैं जवान था तो मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी के बाकी समय के लिए खुद को इस जगह पर बंद करने की कसम खा ली। हालांकि ये अफसोस की बात है कि मेरी जिंदगी भर की कल्टीवेशन और स्किल यहाँ पर खो गई। जैसा कि मैं अभी तक तुम्हें देख पाया हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और मैं तुमको अपना डिसाइपल बनाकर अपनी विरासत आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्या तुम इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? कियान फेंग इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या ये आप सच कह रहे हैं मुझसे? युन फेंग वहाँ पे अपने बेटे के हाल को देखकर वहाँ पे बड़े एटीट्यूड में अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कियान फेंजियो से कहता है, तो बताओ मेरी डार्लिंग, कैसा रहा ये मेरा खेल? हमारा बेटा मेरे प्लान के अंदर आ गया है। कियान फेंजियो उसकी तरफ बड़े उम्मीद से देखते हुए कहती है, मैं जानती थी कि तुम लड़ाई में बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे कभी इस चीज का एहसास ही नहीं हुआ कि तुम इस तरह की एक्टिंग करने में भी इतने ज्यादा अच्छे हो। अपना हीरो वहाँ पे बड़े एटीट्यूड में कहता है, एनिमी का सामना करते समय इंसान को न केवल पावर में टॉप पर होना चाहिए बल्कि बुद्धि में भी टॉप पर होना चाहिए। अगर मैं उस तरह का ना होता, मतलब मेरा अगर मैं इतना चतुर नहीं होता, तो फिर मैं उस तरह के मरने वाली सिचुएशन में कैसे बच सकता था? जब वो लोग टेलीपैथी के थ्रू बात कर रहे थे तभी उसका बेटा आगे कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अपने बेटे की इस तरह की बात सुनकर तो युन फेंग और कियान फेंजियो दोनों को दोनों शॉक्ड हो गए थे। तभी वहाँ पर युन फेंग गुस्साते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? उसका बेटा वहाँ पे उसको गुस्से में देखकर उसको समझाते हुए कहता है, अगर मैं आपका डिसाइपल बन जाऊंगा तब तो टाउ सेट के अंदर जितने भी प्लेसमेंट दिए गए हैं वो सब गड़बड़ा जाएंगे। क्या सेट के अंदर जितने भी एल्डर्स हैं वो सभी मेरे को मजबूरन दादा नहीं कहेंगे, क्योंकि आप एक सुपीरियर एल्डर हैं। अपने बेटे की इस तरह की बात सुनकर तो युन फेंग के होश वहाँ पर गड़बड़ा जाते हैं और जिस पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था वो धड़ाम से गिर जाता है। दूसरे साइड में कियान फेंजियो अपने बेटे की इस तरह की बातों को सुनकर वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, मेरा बेटा सच में कितना सीधा साधा अच्छा बच्चा है। और तभी वहाँ पर अपना हीरो युन फेंग दोबारा से उस पत्थर पे आते हुए खूब जोर से हंसते हुए कहता है, मास्टर डिसाइपल के रिलेशनशिप में अपने स्किल को आगे बढ़ाने के बारे में इतना सीरियस होने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मुझे सबसे जरूरी बात ये लगती है कि तुम बहुत ज्यादा दिलचस्प इंसान हो। मैं बस अपनी सभी स्किल्स को तुम्हें देना चाहता हूँ, तो फिर इस चीज के लिए प्लेसमेंट पे क्या प्रॉब्लम है? कियान फेंग वहाँ पे इस बात को सुनकर उसके आगे सर झुकाते हुए कहता है, मैं कियान फेंग ताओ सेट का एक बहुत पुराना डिसाइपल आपको रिस्पेक्ट देते हुए आपके ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ।
जैसे उसने इस बारे में बोला था, यूनफेंग ने वहाँ पर अपनी पावर को यूज करते हुए अपनी उंगली को आगे करता है और उसके ऐसा करने के साथ में ही कियानफेंग वहाँ पे हवा में उड़ते हुए सीधे उसके पास आ गया था। तभी यूनफेंग उससे आगे कहता है, चलो फिर ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। तभी वहाँ पे कियानफेंग कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ मुझे क्या करना चाहिए? यूनफेंग वहाँ पे अपने बेटे को बताता है, ये टेक्निक बहुत ज्यादा सिंपल है लेकिन इसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कठिन है, बिल्कुल नरक के समान। हो सकता है कि इसकी कीमत तुमको अपनी जान देकर भी चुकानी पड़े। क्या अब भी तुम इसके लिए तैयार हो? यूनफेंग की इस तरह की बात सुनकर तो कियानफेंग के वहाँ पे रोंगटे खड़े हो गए थे और वहाँ पे वो बुरी तरह घबराते हुए कहती है, तुमने मुझे नहीं बताया कि उसकी जान खतरे में हो सकती है। इस बात को सुनकर यूनफेंग उसको बताता है, मैं समझता हूँ कि तुम किस बात को लेकर टेंशन में हो, लेकिन एक मास्टर के रूप में तुम भी एक अच्छे डिसाइपल को अपनाने की उम्मीद करती हो, जबकि एक पेरेंट के रूप में तुम अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने की चिंता करती हो। लेकिन हम दोनों ही जिंदगी और मौत की सिचुएशन के कारण अब तक आगे बढ़कर आए हैं। कियानफेंग वहाँ पे घबराते हुए कहती है, अरे क्या हम लोगों ने वो सब शांति युग लाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी ताकि फ्यूचर में हमारे आने वाली जनरेशन को इसका सामना ना करना पड़े? यूनफेंग वहाँ पे इस बात को सुनने के बाद बहुत सीरियस लुक देते हुए कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि वो सब हम लोगों ने शांति का युग लाने के लिए किया, लेकिन फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी जवान पीढ़ी की जरूरत है। यूनफेंग के मुंह से इस तरह की बात सुनकर कियानफेंग वहाँ पे खामोश हो गई थी और तभी यूनफेंग वहाँ पर उससे आगे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उस पर नजर रखूंगा और अगर कोई बहुत सीरियस खतरा हुआ तो उसके हिसाब से मैं कदम आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन जब हम छोटे थे तब से ही क्या हमेशा अपने माता पिता से बहुत ही ईमानदारी से उनकी डांट और उनकी प्यार भरी बातें नहीं सुना करते थे? और अब मैं अपने बेटे को चुनाव करने की पावर देना चाहता हूँ, वो अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल करेगा। जब वो फेंगजू से इस तरह से बात कर रहा था टेलीपैथी के थ्रू, तभी वहाँ पर उसका बेटा चिल्ला के कहता है, प्लीज मुझे सिखाइए कैसे करना है। और इस बात को कहते हुए वो हवा में उसके आगे ग्रीट करता है। अपने बेटे की इस तरह की बहादुरी देखकर यूनफेंग भी वहाँ पर खुश हो गया था और दूसरे साइड में कियानफेंग बेचारी वहाँ पर शॉक्ड थी। और तभी वहाँ पर अपना हीरो उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, हम इसे शुरू करते हैं। जैसे उसने उसके सर के ऊपर हाथ रखा था तो वहाँ पर एक बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर रिलीज होने लगी थी और यूनफेंग वहाँ पर उससे कहता है, इस मेथड में केवल 2 स्टेप की जरूरत पड़ती है। उसका बेटा वहाँ पे इस बात को सुनकर थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा 2 स्टेप? यूनफेंग वहाँ पे उसको आगे बताता है, क्योंकि हमारे डेंटियन और मरेडियंस नॉर्मल लोगों से ज्यादा कठोर और मोटी है। बॉडी की सारी एनर्जी जन्म के बाद से आसानी से फैल जाती है, इसलिए तुम अपनी फाउंडेशन बनाने के लिए एनर्जी को इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर तुम फाउंडेशन में एनर्जी बनाने के स्टेज को तोड़ना चाहते हो तो तुमको केवल अपनी बॉडी के चारों ओर के सभी एक्यूपंक्चर पॉइंट को बहुत फोर्स के साथ में बंद करना होगा। जैसे कि गुब्बारा फैलाते हैं, अपनी नसों को फोर्स के साथ में फैलाओ ताकि एनर्जी को बिना बिखरे इकट्ठा किया जा सके। उसका बेटा इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, बस इतना ही? ये तो बहुत आसान है। उसने जैसे ही इस बारे में बोला था, यूनफेंग ने जो उसके ऊपर मेथड अप्लाई किया था वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह जाती हैं और अचानक से दोस्तों उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ढेर सारा ब्लड उसके मुंह से बाहर निकलता है। उसके अपर बॉडी के कपड़े सारे के सारे वहाँ पर फटना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि उसकी मांसपेशियां वहाँ पर फट रही थी, जिस कारण से कि उसको वहाँ पर बुरी तरह दर्द होता है। साथ ही साथ जितनी भी उसके बॉडी के अंदर की नसें थी, जिस तरह से एक बॉडी बिल्डर की नसें दिखाई देती हैं, उसके बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, सामने उभरना स्टार्ट हो गई थी, दिखने लगी थी। कियानफेंग अपने बेटे की इस तरह के हाल को देखकर वहाँ पे जोर से चिल्ला के कहती है, मेरे बेटे क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी आज एक कठोर बाप बनते हुए वो कियानफेंग के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, ये एक माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि वे पीछे हटे और अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखें। आपको खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए। अगर तुम अभी सामने आओगी तो तुम उसकी सारी पिछली इच्छाओं को और कोशिश को बर्बाद कर दोगी। दोस्तों मांगा है तो क्या हुआ, लेकिन इस जगह पर जो यूनफेंग ने बात बोली है वो बिल्कुल सत्य है। यूनफेंग की इस बात को सुनकर कियानफेंग वहाँ पर फ्रीज हो गई थी, रुक जाती है। और दूसरे साइड में जो उसका बेटा था वो अभी भी वहाँ पर यूनफेंग की मेथड को अप्लाई करते हुए उसके अंदर जितने भी डेंटियन और मरेडियंस थे एक गुब्बारे की तरह फुलाने की कोशिश कर रहा था, जिस कारण से कि उसके बॉडी की नसें सारी की सारी फूल रही थी और उसको पेन हो रहा था। ऐसा होते हुए यूनफेंग वहाँ पर उसको गाइडेंस करते हुए कहता है, तो ठीक है बच्चे, अब समय आ गया है अपनी इच्छा शक्ति को परखने का। आपकी सभी डेंटियन और मरेडियंस की नसों को जबरदस्ती फैला दिया गया है। दर्द ऐसा महसूस होगा जैसे तुम अपने ही मांस और हड्डियों को चीर रहे हो। अगर तुम इस दर्द को सहन नहीं कर सकते तो तुम हार मान सकते हो।
कियान फेंग वहाँ पर इतने ज्यादा दर्द में था, उसकी आंखें वहाँ पर लाल हो चुकी थी और वहाँ पे वो दर्द में करारते हुए कहता है, ये जानते हुए भी कि मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी मैंने अपने दांत पीस लिए और इन सभी बीते हुए सालों में ये सब सहता रहा, तो अब मैं यहाँ पर कैसे हार मान सकता हूँ। कियान फेंग ने जब इस बात को बोला था और वो दोनों उसको देख रहे थे, फेंजी तो अपने बेटे को इस तरह से दर्द में करारते हुए बहुत ज्यादा कांप रही थी। उसको इतना ज्यादा दुख हो रहा था। जब वो इस चीज को होते हुए अपनी आंखों से नहीं देख पाती तो तुरंत वहाँ से चलते हुए अपने बेटे के पास से आगे निकल जाती है। उसको जाते हुए देखकर युन फेंग हैरान होते हुए कहता है, आखिर तुम कहाँ जा रही हो? कियान फेंग से वहाँ से जाते हुए कहती है, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत बहादुर है, इसलिए उसकी माँ होने के नाते मुझे उस पर विश्वास करना ही होगा। अभी भी बहुत से लोग सेक्ट में बसने वाले हैं, मैं सब कुछ आपके हाथों में छोड़ दूंगी, हमारे बेटे पर नजर रखना। कियान फेंग के इस तरह के विश्वास को देखकर अपना हीरो भी उससे कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। कियान फेंग वहाँ से आखिरी बार जाते हुए अपने बेटे को बड़ी ममता के साथ में देखती है, जहाँ पर वो अभी भी पूरी तरह से तड़प रहा था, बिलक रहा था दर्द के कारण। लेकिन उसको ऐसा करने के कारण अपने दिल पर दर्द का एहसास हो रहा था, जिस कारण से कि वो वहाँ पे मायूस होते हुए आगे की तरफ जाते हुए कहती है, और हाँ, मेरी बात को कान खोल के सुन लो, अगर हमारे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। आखिरी बार अपने आदमी को अल्टीमेटम देते हुए कियान फेंग वहाँ से चली गई थी। लेकिन तभी दूसरे साइड में कियान फेंग की हाल वहाँ पे और ज्यादा खराब होने लगे थे। उसकी मसल्स वहाँ पे फटने लगी थी, जैसा कि अपने हीरो ने बताया था। अपने बेटे के ऐसे हाल को देखकर युन फेंग वहाँ पे सीरियस हो गया था और जैसा कि उसने कहा था कि तुमको अपने एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर देके बंद करना होगा, वहाँ पर उसका बेटा और साथ ही दोस्तों यहाँ पर युन फेंग ने भी उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को बंद करने में अपने स्पिरिचुअल पावर के थ्रू उसकी वहाँ पे मदद कर रहा था, ताकि उसके बेटे को और ज्यादा दर्द में सफर न करना पड़े। युन फेंग वहाँ पे अपने बेटे के उत्साह को बढ़ाते हुए कहता है, जो एक ग्रेट स्वॉर्ड होती है उसकी धार भी बहुत ज्यादा तेज होती है। अगर तुम्हें खुद पर आगे चलकर गर्व महसूस करना है तो उसके लिए दर्द को झेलना पड़ेगा। हवा का रुख चाहे कैसा भी हो, सफलता सिर्फ चुनौती के जरिए खुद को निखारने के बाद ही मिलती है। अपने बेटे को उत्साह बढ़ाते हुए वो अपने मन में कहता है, मेरे बेटे धीरज रखो, हालांकि हम पहली बार इस तरह की सिचुएशन में मिल रहे हैं, लेकिन मैंने तुम में अपनी जवानी की दिन की जिद देखी है। जिस तरह का जिद्दी मैं था, मैं तुम्हारे इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में आपके साथ चलूंगा। और इसी तरह से दोस्तों वहाँ पर होते होते 2 दिन बीत गए थे। उसके बेटे के हाल वहाँ पे बुरे थे और साथ ही साथ उसके अंदर की जितनी भी मैल, गंदगी, डस्ट जो कि बॉडी को हार्म पहुंचाती है और आगे कल्टीवेशन नहीं करने देती, वो सारी की सारी उसकी बॉडी के अंदर से धीरे धीरे करके एक काले कीचड़ के तौर पे वहाँ पर नीचे गिर रही थी। युन फेंग वहाँ पे अपने बेटे की इस कोशिश को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, 2 दिन बीत गए हैं, एनर्जी आपके पूरे बॉडी में भर गई है और तो और तुम इस प्रोसेस में सफल हो गए हो। ये तो कमाल का है, तुम पहली स्टेज से गुजर चुके हो, अब तुम्हारा दूसरा स्टेज नजदीक है। जैसे उसने इस बारे में बोला था तभी अचानक से उसके बेटे को फिर से वहाँ पे पेन होता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वहाँ पे वो जोर जोर से बुरी तरह चिल्ला रहा था। उसको इतना ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो गया था। उसकी बॉडी के अंदर से प्रेशर रिलीज हो रहा था। उसको इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि दर्द के कारण उसकी आंखों की नसें पूरी की पूरी बाहर दिखने लगी थी और वो बुरी तरह चिल्ला रहा था अपने होने वाले सेकंड प्रोसेस के कारण। युन फेंग वहाँ पे उसके ऐसे हाल को देखकर अपने मन में कहता है, और अब तुम्हारा सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होता है, अपने इनर डीमन को सरपास करना। युन फेंग वहाँ पे हमें उस प्रोसेस के बारे में बताता है। उसके डेंटियन और मरेडियंस और वेन्स बहुत ज्यादा पतली होने और ज्यादा दबाव के गुजरने के कारण एनर्जी उसके बॉडी से भर जाने के बाद वो तुरंत ही प्रैक्टिशनर स्टेज से फाउंडेशन स्टेज तक पहुँच जाएगा और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी फार्मिंग स्टेज तक पहुँच जाए। इस प्रोसेस के बीच में उसका मन नॉर्मल कल्टीवेटर की तुलना में बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाएगा। अगर उसकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है तो वो पागल भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम ये कर सकते हो। और दूसरे साइड में जो उसका बेटा था उसके हाल बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे, यहाँ तक कि उसकी आंख की पुतली गायब हो गई थी दर्द के कारण। और इसी के साथ वो अपने इनर माइंड के अंदर चला गया था, जहाँ पर एक क्लास के अंदर सभी लोग बैठे हुए थे और एक मास्टर उसके सर के ऊपर अपने हाथ रखते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने आप को शांत करते हुए कहते हैं कि यांग फेंग, तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है और तुम फाउंडेशन स्टेज को पार करने की उम्मीद छोड़ ही दो। कियान फेंग इस बात को सुनकर वहाँ पे
टूट सा गया था। और तभी वहाँ पर सारे क्लास में बैठे हुए लौंडे बच्चे आपस में बीसी करते हुए कहते हैं, अरे ये क्या, ये तो हमारे अल्फा का बेटा है, वो इतना बेकार कैसे हो सकता है, ये तो बहुत शर्म की बात है। कौन कहता है कि क्या वो सचमुच अल्फा का बेटा है? उसका तो कोई बाप ही नहीं है, इसलिए हो सकता है कि अल्फा को कहीं वो पड़ा मिल गया हो और उसने उसे अपना लिया। और इसी तरह से दोस्तों वो सारे के सारे वहाँ पे बकचोदी कर रहे थे। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लाइब्रेरी दिखाई जाती है जहाँ पर कियान फेंग बैठा हुआ बुक्स को पढ़ रहा था। एक एल्डर वहाँ पे उसको इतना हार्ड वर्क करते हुए देख रहे थे और तभी वहाँ पर वो गहरी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, बच्चे मैंने यहाँ के सारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ लिया है, तुम्हारे लिए सच में कोई उम्मीद नहीं है, मुझे बहुत अफसोस है। और इसी तरह से ऐसे करते हुए फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और कियान फेंग एक जंगल में दिखाई देता है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी एनर्जी को बहुत जोर से रिलीज करता है और साथ ही सारी की सारी एनर्जी को एक मुट्ठी में गैदर करते हुए बहुत ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ के उस पेड़ के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है। उसके ऐसा करने के कारण उसके हाल वहाँ पे खराब हो चुके थे क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी ही नहीं होती थी कि वो ज्यादा देर तक बॉडी के अंदर एनर्जी को कंडेंस कर सके। लेकिन जब वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर जिस जगह पर उस पेड़ के ऊपर उसने अटैक किया था उस पेड़ के बीचों बीच एक सुर्खदार होल बन गया था, जिससे कि पता चलता है कि जितना भी अटैक उसने अभी किया वो कितना ज्यादा पावरफुल और फोर्स से निकला था। जिस चीज को देखने के बाद कियान फेंग थोड़ा खुश हो जाता है और इसी के साथ फिर से हमारा सीन शिफ्ट होता है। अपनी इस प्रैक्टिस को देखकर कियान फेंग अपनी माँ के पास आते हुए कहता है, मम्मी मुझे रास्ता मिल गया है। कियान फेंग वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है, फेंग तुमने अपना हाल क्या बना रखा है? कियान फेंग वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, मम्मी क्या उन्होंने नहीं कहा कि मेरे डेंटियान और मेरी मरीडियन नसें कोई भी एनर्जी को इकट्ठा नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं सारी एनर्जी को एक साथ इकट्ठा कर लूं तो मैं सचमुच बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। कियान फेंग की बात सुनकर फेंजी वहाँ पर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम इन सब चीजों के लिए जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, तुम अपने इस मेथड का इस्तेमाल केवल पहली लड़ाई में ही कर सकते हो, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चल सकता। अगर तुम अपने दुश्मन पर अटैक करने में फेल रहते हो तो तुम वहाँ पर बहुत बुरे सिचुएशन में फंस जाओगे। अपनी मॉम की इस तरह की बात सुनकर फैन वहाँ पे शॉक्ड हो गया था, उसके पसीने छूट जाते हैं। फैंसी वहाँ पे उसको आगे समझाती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारी इस प्रॉब्लम के बारे में रास्ता ढूंढ रही हूँ। लेकिन दूसरे साइड में अपनी मॉम की इस बात को सुनकर फैन का दिल वहाँ पर टूट चुका था और वो पलटकर वापस जाते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा रहा था। साथ ही आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या होगा अगर मैं सब्र नहीं रख सकता तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। और फैंसी वहाँ पर उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। इसी तरह से करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर वहाँ पर वो पल आ गया था जहाँ पर कियान फेंग को कॉम्पिटिशन में लड़ाई करनी थी। कियान फेंग अपने हाथों में उसी तरह से एनर्जी को गैदर करते हुए एक लड़के के ऊपर जोर से घूंसा मारता है और वो लड़का उछलता हुआ सीधे ग्राउंड के बाहर जाके गिर गया था। कियान फेंग के ऐसे अटैक को देखकर लड़के वहाँ पर शॉक्ड होते हुए कहते हैं, अरे ये क्या, कियान फेंग इतना पावरफुल कब से बन गया? हाँ यार तुम सही कह रहे हो, वो तो बहुत पावरफुल है। कियान फेंग वहाँ पर उस अटैक को करने के बाद अपने फिस्ट को देखते हुए मन में कहता है, ये बस एक लौता रास्ता है जिसे मैं अपना सकता हूँ। हेलो गाइस, आपको मेरा वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों मेरे को न्यू सेटअप के लिए आप लोगों के फाइनेंशियली हेल्प करने से बहुत जल्दी हम लोग एक अच्छे सेटअप को रेडी कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियोस और वॉइस क्वालिटीज आप लोग को बहुत अच्छी मिलेंगी। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरा सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसा कि फेंजू ने बताया ही था लास्ट एपिसोड में, कियान फेंग को एक लड़के ने बुरी तरह बीट कर दिया था और उसको एक घूंसे में वहाँ पर गिरा दिया था और वो टाउ सेट का एक ट्रू डिसाइपल था, जैसा कि आप जान ही सकते हैं बहुत पावरफुल होगा। वो वहाँ पर उसको हराने के बाद उसकी मौज लेते हुए कहता है, ये तुम्हारी बस एक बेकार चाल है, पहला झटका चमका देने के बाद तुम कुछ भी नहीं हो। फेंग जब अपने ऐसे हाल को देखता है तो वहाँ पर जंगल में जाकर उसी जगह पर प्रैक्टिस कर रहा था, अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपनी फिस्ट की पावर को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हुए वहाँ पर अपने मन में कहता है, मेरे लिए यही बस एक तरीका है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे अपने इसी तरीके में एनर्जी को इकट्ठा करना और ज्यादा पावर को बढ़ाते रहना होगा। कियान फेंग वहाँ पे खूब प्रैक्टिस तो करा करता था, लेकिन जैसा कि हमें मालूम है एनर्जी इकट्ठा न होने के कारण बहुत जल्दी लोग वहाँ पर उसकी इस प्रॉब्लम को समझ गए थे और एक दो
मैच के बाद ही कियान फेंग के आगे जो कोई भी आता था उसको बुरी तरह मारता, जिस कारण से कि कियान फेंग की हिम्मत भी वहाँ पर धीरे धीरे टूटने लगी थी और कियान फेंग अपनी ऐसे हाल को देखने के बाद में बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था। तभी वहाँ पर जितने भी डिसाइपल थे कियान फेंग के हाल को देखते हुए कहते हैं, क्या तुमने देखा वो इतना जिद्दी क्यों है? क्या उसके लिए हार मानना अच्छा नहीं होगा? वो तो सचमुच बेकार है। बस इसे छोड़ दो, एक अमीर बेकार आदमी होने में क्या बुराई है? अबे हम लोग एक काम क्यों नहीं करते हैं? उसके लिए एक बढ़िया सा पटाखेदार नाम सोचते हैं। हाँ मुझे याद आया, एक सेकंड के लूजर के बारे में क्या ख्याल है? और इसी तरह से टाओ सेट के अंदर कियान फेंग की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही थी और कियान फेंग उस बेइज्जती के गुस्से के कारण उसी जंगल में आकर प्रैक्टिस करते हुए वहाँ पर गुस्से में अपने मन में कहता है, मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये सच में बिल्कुल बेकार होगा? अगर मैं अभी हार मान लूं तो मेरे पास और क्या रास्ता बचेगा? ओहो, मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं? क्या मेरे पास सचमुच कोई रास्ता नहीं है? और इन्हीं सब चीजों को सोचते हुए वो अपने इनर डीमन से वहाँ पर फाइट कर रहा था, जैसा कि उसका सेकंड स्टेप था। उसके साथ में आज तक जितने भी बेइज्जती भरे सीन हुए थे वो सारे के सारे सीन उसके इनर माइंड के अंदर चल रहे थे। और दूसरे साइड में कियान फेंग वहाँ पर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैं कभी नहीं हो सकता, नहीं, मैं एक लूजर कभी नहीं हो सकता हूँ। यून फेंग जब अपने बेटे के हाल को इस तरह से बिगड़ते हुए देखता है तो वहाँ पर अपनी स्किल को यूज करते हुए कहता है, सिनेस्थेसिया, इनर डीमन की हलचल। इस टेक्निक का यूज करके टेलीपैथी के थ्रू अपने बेटे से बोलता है, दिखावे से बेवकूफ मत बनो, पहले ये सोचो तुम मजबूत क्यों बनना चाहते हो, क्योंकि यही तुम्हारी असली कल्टीवेशन है। यून फेंग के इस बात को सुनकर कियान फेंग अपने इनर माइंड के अंदर एक जगह पर पहुंच गया था जहां पर वो कियान फेंगजू के साथ में बहुत बचपन में उसके गोद में बैठे हुए था और तारों को बहुत प्यार से घूर रहा था। और तभी वहां पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए अपनी माँ से कहता है, मम्मी पापा कौन से स्टार बन गए हैं? कियान फेंगजू वहां पर उसकी इस बात को सुनकर एक स्टार की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहती है, वो एक ऐसे स्टार है जो हमेशा उत्तरी दिशा में रहते हैं, चाहे दूसरे तारे कैसे भी घूमते रहें, वो ऐसा तारा है जो कभी नहीं बदलता, और तो और वो हमेशा हम पर नजर रखे रहते हैं। इस बात को सुनने के बाद कियान फेंग बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपने पापा के तरीके बनना चाहता हूँ और आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। क्या मैं भी अपने पापा के बाद एक स्टार बन सकता हूँ? कियान फेंग से अपने बेटे की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, आपको अपने पापा की तरह मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। न केवल आपको मुझे प्रोटेक्ट करना है बल्कि आपको दुनिया के लोगों को भी प्रोटेक्ट करना होगा। उसका बेटा इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि तुरंत उसकी गोद से कूदकर दूसरे साइड में जाते हुए कहता है, मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, पापा तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, इसलिए मैं इस काम को संभाल लूंगा, मुझे बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। मम्मी ये आपके लिए बहुत मुश्किल रहा है, पापा आसमान से हमारे ऊपर नजर रखते हैं। वाओ ये देखो मेरी ऑल इन वन स्वाट टेक्निक, शुश शुश। अपने बेटे को इस तरह से खेलते हुए देखकर कियान फेंगजी बहुत जरा खुश हो रही थी। प्रेजेंट की सिचुएशन में उस पल को याद करने के बाद कियान फेंग कहता है, हाँ ये सही है, मैं पहले उस जगह पर मजबूत क्यों बनना चाहता था। ये दूसरों को एक्सेप्ट करने के बारे में नहीं है, ये कंपटीशन के बारे में भी नहीं है, मैं बस अपने पापा जैसा बनना चाहता हूँ ताकि फ्यूचर में मैं अपनी माँ को प्रोटेक्ट कर सकूँ, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसे प्रोटेक्ट कर सकूँ। इससे क्या फर्क पड़ता है कि दूसरे मुझ पर हंसते हैं। इस बात को कहते हुए कियान फेंग ने वहाँ पर अपने इनर डीमन के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था, उसको सरपास कर लेता है और उसकी आंखें वहाँ पर ओपन होती हैं। जिस चीज को देखने के बाद तो यून फेंग भी वहाँ पर बहुत जरा खुश होता है कि मेरा बेटा आखिरकार सही है, अब कियान फेंगजी मुझे नहीं पेलेगी। उस प्रोसेस के खत्म हो जाने के बाद अचानक से जब सामने की तरफ कियान फेंग देखता है तो उसको धुंधला दिखाई देता है और तभी अचानक से उसकी आंखों के अंदर बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होने लगी थी। साथ ही वहाँ पर जो उसकी बॉडी अभी तक इतनी तकलीफ को झेल रही थी, वो अचानक से जितनी भी आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी जो आज तक वो इकट्ठा नहीं कर पा रहा था, अचानक से उसकी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्व होने लगी थी। उसका बेटा वहाँ पे एक स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, गैदर द फ्लो एनर्जी फाउंडेशन स्टेज। और साथ ही साथ वहाँ पर फाउंडेशन स्टेज को क्लियर करने के बाद में जो एक कोर जनरेट होता है, उसके बेटे के अंदर एक एनर्जी का बहुत बड़ा कोर उसकी नाभि के अंदर जनरेट होने लगा था। वहाँ पर वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, कंडेंस एंड सॉलिडिफाई द एसेंस।
इस स्किल को एक्टिवेट करने के बाद उसके बॉडी के अंदर बहुत सारा स्पीड में एनर्जी ऑब्जॉर्ब होने लगी थी। जो कोर उसका होता है उसकी बॉडी के अंदर नाभि में उसका कोर जनरेट होने लगा था। साथ ही वहाँ पर वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है गोल्डन कोर स्टेज। मतलब कि दोस्तों जो एक गोल्डन कोर स्टेज में एक कोर जनरेट होता है बॉडी के अंदर, जो कि आपकी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत सारा स्पीड में अटैक एंड डिफेंस के लिए यूज करने में हेल्प करता है, वो बन चुका था। गोल्ड कोर स्टेज में पहुंचने के बाद तो उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक से बाहर निकलना स्टार्ट हो गई थी। जितनी वेन्स आज तक उसकी बॉडी के अंदर पतली थी, एनर्जी को इकट्ठा नहीं कर पाती थी, वो सारी की सारी आज एनर्जी को बहुत ढेर सारे लेवल में बाहर की तरफ रिलीज कर रही थी। और धीरे धीरे करते हुए सारी की सारी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी आनी थी वो सारी की सारी ऑब्जॉर्व कर लेता है। और कुछ देर के अंदर ही वो वहाँ पर सीधे जमीन पे धड़ाम से आकर लैंड करता है। अपने बॉडी के ऐसे बदलाव को देखकर तो कियान फेंग वहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। तभी युन फेंग वहाँ पे उसको बधाई देते हुए कहता है बच्चे मुबारक हो, तुमने प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया। आखिरकार तुम मेरे एक अच्छे सक्सेसर बनने के लिए तैयार हो चुके हो। अब तुम पूरी दुनिया में तारीफ के लायक बन गए हो। कियान फेंग वहाँ पर उसको ग्रीट करते हुए कहता है सर, मैं योग्यता या फेमस होने के लिए कल्टीवेशन नहीं करता, मैं केवल अपनी अंतर आत्मा को फ्री करना चाहता हूँ। उसकी इस तरह की बात सुनकर युन फेंग वहाँ पे बहुत जोर जोर से हंसते हुए कहता है तुम कितने अच्छे बच्चे हो, फिर जो चाहे वो करो। और तभी अचानक से युन फेंग को बहुत जोर जोर से खांसी आने लगी थी, उसके हाल वहाँ पे खराब होने लगे थे। जिस चीज को देखकर कियान फेंग उसको संभालते हुए कहता है सर, आखिर आपके साथ में क्या गलत हो रहा है। युन फेंग वहाँ पे अपने आप को संभालते हुए कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब ठीक है, मेरी जिंदगी अपने आखिरी दौर पर पहुँच गई है। ये तो मेरे लिए राहत की बात है कि मैंने अपने सक्सेसर को ढूंढ लिया है। मैं अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करता रहा हूँ और हमेशा अकेले रहा हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मरने से पहले तुम मेरे साथ हो। स्वर्ग ने मेरे साथ में अच्छा व्यवहार किया। ये अफसोस की बात है कि तुम मुझे अपना मास्टर बनाने को तैयार नहीं हो। युन फेंग ने जैसे इस बारे में बोला था तभी अचानक से उसका बेटा वहाँ पे सर झुका के उसके आगे ग्रीट करते हुए कहता है ताओ सेट के एल्डर के प्लेसमेंट के कारण मैं आपको अपना मास्टर नहीं बना सकता। हालांकि मैंने बचपन से ही अपने पापा को खो दिया है और जब आज आपने मुझे इस परिवर्तन का गिफ्ट दिया है तो मैं सोच रहा हूँ क्या मैं आपको अपना ग्रैंडफादर बोल सकता हूँ। युन फेंग वहाँ पे उसकी तरफ देखते हुए कहता है मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे मरने से पहले तुम मेरे बेटे के रूप में मेरे सामने आ गए। कियान फेंग वहाँ पे उसके आगे अपने सर को झुकाते हुए कहता है गॉड फादर, प्लीज मेरी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करिए। युन फेंग वहाँ पे अपने दोनों हाथों को उसकी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे तुम्हें गले लगाने दो। युन फेंग की इस बात को सुनकर कियान फेंग वहाँ पे शॉक्ड हो गया था और तभी उसके पास आते हुए अपने गॉड फादर को वहाँ पे गले से लगा लेता है, जिसको लगाने के बाद आज कियान फेंग को बहुत ज्यादा तसल्ली महसूस हो रही थी। दूसरे साइड में युन फेंग भी उसको गले लगाकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए मन में कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने बेटे से इस तरह से मिल पाऊंगा और उसके साथ समय बिता पाऊंगा। हालांकि ये एहसास सच में मेरी जिंदगी में बहुत कमाल का है। मुझे अब यहाँ से जाने से पहले एक बहुत मजेदार काम करता हूँ, मैं अपने स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल करता हूँ। और इस बात को सोचते हुए युन फेंग वहाँ पर अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है इविजन टेक्निक द पेटल स्कैटरिंग। और उसके ऐसा कहने के साथ में ही जो उसकी बॉडी थी एक स्पिरिचुअल फॉर्म में चेंज होकर धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लगी थी। मतलब कि दोस्तों जिस तरह से फूल से पत्ते गिरते हैं धीरे धीरे करके, वैसे ही वहाँ पर युन फेंग की बॉडी भी वहाँ पर टुकड़ों में गायब होने लगी थी। ऐसा होते हुए देखकर कियान फेंग घबराते हुए चिल्ला के कहता है गॉड फादर, ये क्या हो रहा है। युन फेंग वहाँ से गायब होते हुए कहता है अलविदा मेरे बेटे, प्लीज मेरे लिए दुनिया का ख्याल रखना। इस बात को बोलने के बाद में अपना हीरो युन फेंग वहाँ से 9-2-11 हो चुका था। मतलब कि अपने बेटे की नजर में वो वहाँ पर मर चुका था। जिस चीज को देखने के बाद उसका बेटा वहाँ पे बुरी तरह से चिल्लाते हुए कहता है गॉड फादर, ये नहीं हो सकता। अपना हीरो अपनी उस टेक्निक को इस्तेमाल करके वहाँ से गायब होते हुए कुछ दूर खड़ा होकर गायब होकर ही खड़ा था। दोस्तों अपने बेटे को देखते हुए मन में कहता है हालांकि इस तरह से मैं अपने बेटे से विदा नहीं लेना चाहता था और ऐसी एक्टिंग करना सच में बहुत मुश्किल होता है और अब समय आ गया है कि मैं अपने बेटे के लिए एक परफेक्ट एंडिंग करूं।
उसके ऐसा कहने के साथ में ही वो जगह वहाँ पर वाइब्रेट होने लगी थी, कांपने लगी थी। पूरा जंगल और पूरा जितना भी समा वहाँ का बना था दोस्तों, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गया था। जिस चीज को देखने के बाद तो वो वहाँ पे हैरान हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से जितने प्रेशर के साथ में यूनफेंग ने उसको अंदर की तरफ घसीटा था, यूनफेंग दोबारा से उस गुफा के अंदर से बाहर की तरफ खींचता है और सीधे उस गुफा के बाहर लाकर वहाँ पे छोड़ते हुए उस गुफा के पोर्टल को वहाँ पे बंद कर दिया था। जिस चीज को देखकर कियान फेंग वहाँ पे हैरान हो गया था, क्योंकि अब दोस्तों वो गोल्डन कोर में पहुंच गया है, जिस कारण से कि अब वो हवा में उड़ रहा था। अपने सामने के इस हाल को देखकर कि जो अभी गुफा थी वो अचानक से गायब हो गई है, कियान फेंग के आंसू वहाँ पर गिर रहे थे और वो अपने गॉडफादर के लिए वहाँ पे अफसोस करते हुए मन में कहता है, गॉडफादर, मैं आपकी इस दया को कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा जो आज आपने मेरे लिए किया है, और अब जो कुछ भी आज तक मेरे साथ में हुआ है बस अब यहीं से खत्म होता है। इस बात को बोलने के बाद में कियान फेंग वहाँ पर खड़े होकर मेडिटेशन करने लगता है, मतलब ध्यान लगा रहा होता है। और उसके ऐसा करने के साथ में ही उस एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी स्पिरिचुअल पावर होती है वो सारी की सारी उसकी बॉडी में आना स्टार्ट हो गई थी और बहुत सी पावर उसके कोर में ऑब्जर्व होने लगी थी। जिस चीज को फील करते हुए कियान फेंग कहता है, एनर्जी हवा में भर जाती है और हड्डियों से होकर बहती है, स्वर्ग से जुड़ाव होकर बॉडी की सफाई होती है और एक गोल्डन कोर को बनाती है। क्या इसी को गोल्डन कोर स्टेज कहते हैं? मैं तो सच में 2 रिल्म से होकर गुजर गया हूँ। इस चीज को महसूस करने के बाद वो तुरंत वहाँ पर अपनी आंखें खोलता है, फिर वहाँ पर ऊपर क्लिफ की तरफ देखते हुए कहता है, चलो चलते हैं ऊपर। जैसा कि हमको मालूम है वो अब गोल्डन कोर स्टेज में पहुँच गया है, जिस कारण से कि वो हवा में बहुत ज्यादा स्पीड में उड़ता हुआ सीधे वहाँ पर उड़ते हुए क्लिफ के ऊपर आता है। जैसे ही वहाँ पर वो पहुंचा होता है तभी पीछे से कोई कहता है, अभी तो केवल 2 दिन हुए हैं और तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। और दोस्तों हमको पता चलता है ये कोई और नहीं अपना हीरो यूनफेंग होता है, जो कि अपने सेकंड रोल को अदा करने के लिए तैयार था और एक पेड़ की डाल के ऊपर खूब मजे से बैठा हुआ था। उसको वहाँ पर बैठे हुए देखकर कियान फेंग उससे कहता है, तुम्हारा हर एक चीज के लिए शुक्रिया, क्योंकि मुझे आज बहुत वैल्यूएबल ट्रेजर मिला है। यूनफेंग इस बात को सुन के पेड़ की डाल के ऊपर से नीचे उतरता है और उसकी तरफ देख के एकदम से हैरान होते हुए कहता है, अरे ये क्या, तुम तो गोल्डन कोर स्टेज पे पहुंच गए हो। तुमने तो सच में अपनी बॉडी के अंदर गोल्डन कोर को बना लिया है। इस चीज को देखने के बाद में यूनफेंग वहाँ पे हैरान होने का बहाना करते हुए जोर जोर से पागलों के तरीके हंसना स्टार्ट कर देता है। फिर वहाँ पे क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुमने कहा कि तुमको एक बहुत वैल्यूएबल ट्रेजर मिल गया। मुझे देखकर पता चल रहा है तुम सच में बहुत लकी हो। आखिर तुम्हारे साथ में वहाँ पर किस तरह का चमत्कार हुआ, ये तो बहुत बढ़िया हुआ कि मैं तुम्हारा इंतजार करने में सफल हुआ। कियान फेंग वहाँ पे बहुत सीरियस होते हुए उसकी तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहता है, तुम्हारी नजर में केवल तुमने रिल्म के ऊपर ध्यान केंद्रित किया है। तुम ये नहीं समझोगे कि मैं किस चीज को वैल्यूएबल ट्रेजर मानता हूँ। यूनफेंग वहाँ पे बड़ी स्पीड में उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए चिल्ला के कहता है, सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान ही यहाँ पर राज करेगा। क्या यही इस दुनिया की सच्चाई नहीं है? अब तुम मुझसे लड़ने लायक बन गए हो। जैसे ही वहाँ पर यूनफेंग ने उसके ऊपर एक फिस्ट का अटैक किया होता है, कियान फेंग वहाँ पे कोल्ड लुक दे रहा था और फिर उसके फिस्ट को आते हुए देखकर अपने हाथों से उसके मुक्के को रोकते हुए कहता है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम केयरफुल रहो, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी पावर को कंट्रोल करने में महारत हासिल नहीं की है, इसलिए मैं अपनी ताकत को कंट्रोल नहीं कर सकता। यूनफेंग वहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर जोर जोर से हंसते हुए एकदम से सीरियस लुक बनाकर कहता है, ऐसा मत सोचो कि तुम मुझे हरा सकते हो, क्योंकि तुम गोल्डन कोर स्टेज में पहुंच चुके हो। क्या हाई लेवल के मॉन्स्टर से लड़ना जीनस लोगों के लिए बुनियादी आदर्श नहीं है? यूनफेंग जब इस बारे में बोल ही रहा था तभी कियान फेंग वहाँ पर अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहता है, प्रोमोडियल फिजिक्स स्ट्रेंथनिंग इवोकेशन। उसके ऐसा कहने के साथ में ही उसकी आंखें वहाँ पर चमकना स्टार्ट हो गई थी और अचानक से जो उसकी बॉडी की पावर थी वो वहाँ पर बढ़ने लगी थी, जिस कारण से कि उन दोनों की ताकतें एक दूसरे से वहाँ पर लड़ रही थी कंपेयरिंग में, क्योंकि दोनों बराबर थे। वहाँ पर एक दूसरे से टकराव होने के कारण वो उछलते हुए पीछे की तरफ चले गए थे और तभी फिर से वहाँ पर जंप करते हुए बड़ी स्पीड में एक दूसरे से लड़ने के लिए वहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अपने मुक्कों को खूब पावर के साथ में एक दूसरे से टकराते हैं। कियान फेंग का पावर इतना ज्यादा बढ़ चुका था यूनफेंग के साथ में मुक्का टकराने के कारण बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी
एनर्जी वहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो गई थी और उनके दोनों को टकराने के साथ में ही वहाँ पर एक बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है और ऐसा होने के साथ में ही उन दोनों के ऊपर एनर्जी के स्लैश लगते हैं। लेकिन इस चीज के होने के बावजूद वो दोनों के दोनों फाइट का मजा ले रहे थे। तभी युनफेंग वहाँ पर हंसते हुए कहता है मुझे आज तुमसे लड़कर बहुत मजा आ गया है, हम फिर से लड़ेंगे। qianfeng वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है जो कुछ भी है अभी लड़ो मुझसे, और साथ ही वहाँ पर खूब स्पीड में जंप करते हुए युनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। इस चीज को देखकर युनफेंग वहाँ पर हंसते हुए अपने मन में कहता है उसे लड़ाई में अपनी ताकत की सीमा को पार करके जो एक्सपीरियंस मैंने दिया है वो अपनी ताकत को बेहतर ढंग से कंट्रोल कर सकेगा। इससे फ्यूचर में उसकी पावर कंट्रोल से बाहर होने से बच जाएगी। मेरे बेटे इसे एक्सपीरियंस करो और खूब मजा लो। और इसी के साथ वो दोनों दोस्तों बहुत भयानक तरीके से वहाँ पर लड़ना स्टार्ट हो गए थे, जो कि आसमान में फाइट कर रहे थे, कभी इधर से उधर। मतलब उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो लोग दिखाई ही नहीं दे रहे थे। और कुछ समय के बाद दिखाते हैं युनफेंग वहाँ पर बड़ी स्पीड में अपनी तलवार के ऊपर बैठ के जाते हुए हंस के कहता है हे लड़के, तुम इतने बुरे भी नहीं हो, ये एक शानदार लड़ाई है, लेकिन चलो इसे बराबरी पर छोड़ देते हैं। क्या तुम मुझे अपना नाम बताने की हिम्मत कर सकते हो? मैं अगली बार तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। qianfeng उसको जाते हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्साते हुए चिल्ला के कहता है मैं ताओ सेट का डिसाइपल qianfeng हूँ, मैं तुम्हारे अगली बार आने का इंतजार करूंगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, इस लड़ाई को लड़ने में qianfeng को भी बहुत मजा आया था, जिस कारण से उसको जाते हुए देखकर वहाँ पे वो स्माइल कर रहा था। और साथ ही इस लड़ाई में जितना भी एक्सपीरियंस उसने गेन किया है उसके कारण उसको अपनी ताकत का भी अंदाजा हो चुका था और वहाँ पर वो खुश होते हुए अपनी मुट्ठी को बांध लेता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके ताओ सेट पे आ गया था, जहाँ पर उसी हट के अंदर qianfeng बैठी हुई थी, जिसमें कि फर्स्ट एपिसोड में वो मिली थी अपने हीरो को। युनफेंग अपने बेटे के साथ सारा का सारा मेटल सेटल करने के बाद qianfeng के पास आता है और वहाँ पर आने के साथ में खांसते हुए उसको बताता है ये देखो मैंने उसको कल्टीवेशन करवा दी, हम लोग जीत गए हैं, जितना भी मैटर था मैंने सेटल कर दिया है। युनफेंग की इस तरह की कोशिश को देखकर qianfeng बहुत ज्यादा खुश होते हुए वहाँ पर ब्लेस करती है और साथ ही टी पॉट के अंदर से वही चाय को दोबारा बनाते हुए उसके आगे देते हुए कहती है तुमने आज जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना हीरो ट्यूबलाइट युनफेंग उस चाय के कप को लेने के बाद उसको समझ में नहीं आता कि अब मैं कहूँ क्या। वो भी वहाँ पर शर्मा कर अपने सर को खुजलाते हुए कहता है अरे ये क्या, मुझे तुम्हारा अचानक से शरीफों की तरह पेश आने की आदत तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं है। ये लो लौंडिया लाइन मार रही है और यहाँ पे इन्होंने सब कुछ नाली में डाल दिया। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद qianfeng एकदम हैरान हो गई थी और अगले ही पल वहाँ पे वो बहुत जरा गुस्साते हुए उस मेज पे हाथ मारकर चिल्ला के कहती है तुम कमीने हरामखोर, क्या तुमने मुझे यहाँ पर भूत समझ रखा है? जो तुमको मेरा शुक्रिया अदा करना इतना शर्मनाक लग रहा है, फिर भी तुम अभी भी मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम मुझसे मार खाना चाहते हो? qianfeng को गुस्साते हुए देखकर युनफेंग को दिल को सुकून आता है और वहाँ पे वो हंसते हुए कहता है हाँ ये बात हुई, ये तुम्हारी असलियत है, दुनिया की सबसे मर्दाना औरत qianfeng की बेचारी को समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये लौंडा मेरी तारीफ कर रहा है कि मेरी बुराई, जिस कारण से वहाँ वो गुस्सा रही थी। लेकिन फिर वहाँ पे वो अपने आप को शांत करती है और साथ ही ब्लश करते हुए अपने हीरो से कहती है वो बात ये है, सच बताओ क्या मैं बहुत ज्यादा मर्दाना हूँ? युनफेंग वहाँ पे उसको थम्स अप दिखाते हुए कहता है हाँ तुम बहुत ज्यादा मर्दाना हो, तुम अपने ऊपर इस चीज को लेकर शक मत करना। युनफेंग की इस बार की बात सुनने के बाद तो qianfeng वहाँ पर बहुत ज्यादा तेज गुस्साते हुए चिल्ला के कहती है तुम कमीने हरामखोर, तुम्हें सचमुच कभी किसी लड़की की फीलिंग के बारे में पता नहीं चलेगा और मेनियाक पोशन ले लेके लड़कियां संतुष्ट हो सकती हैं तुमसे। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके कुछ साल पहले पे चला जाता है, जहाँ पर qianfeng आज के qianfeng से एकदम अलग ही लुक पर थी। तभी अपना हीरो बताता है उस समय ताओ सेट की qianfeng ने डिवाइन लैंड की शांति के लिए ट्रेवल किया, इविल लोगों को सजा दी और बुराई को खत्म किया। उसने डार्क सेट के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जो कोई भी लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे उन्हें खदेड़ा। तुम हर जगह छाई हुई थी, तुम्हारी हिम्मत किसी भी आदमी से कम नहीं थी और तो और तुम मौत से भी नहीं डरती थी। इसके अलावा तुम हमेशा सीधी, ईमानदार और सिंपल रहती हो। एक बाउंडलेस दीवार पर तुम्हारे दहाड़ने भर से तुमने 1 लाख भयंकर सैनिकों को भगा दिया। तुम सचमुच हीरो बनने की हकदार थी।
यूनफेंग की इस तरह की तारीफ सुनकर तो कियान फेंगजुई वहाँ पे ब्लेस करने लगी थी। और तभी यूनफेंग आगे कहता है, और इसके विपरीत मैं इस बात से थोड़ा संकोच करता हूँ कि तुम बात करते समय एक औरत की तरह छटपटा रही हो। अब जो यूनफेंग ने बोला था वो कुछ ज्यादा ही बाउंड्री पार हो गया था, जिस कारण से कि कियान फेंगजुई अपनी तलवार से यूनफेंग की गर्दन के ऊपर अटैक कर देती है। एक रिवर्ट वन होने के कारण उसके इंस्टिंक्ट्स ने उसको वहाँ पर एकदम से बचा लिया था, जैसा कि आप उसका चेहरा ही देख सकते हैं कि गर्दन कटते कटते बची है। तभी वहाँ पर यूनफेंग घबराते हुए कहता है, अरे ये तुम क्या कर रही हो? जब हम लोग एक दूसरे की बातों से एग्री ही नहीं करते तो तुमने मुझ पर हमला करना क्यों शुरू कर दिया? अब अपना हीरो ट्यूबलाइट बेचारा कहाँ समझ सकता है औरत की फीलिंग को। वहाँ पर कियान फेंगजुई गुस्साते हुए चिल्ला के कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक औरत हूँ और तुम एक बेवकूफ कमीने इंसान हो जिसे औरतों की फीलिंग के बारे में घंटा कुछ नहीं पता है। कियान फेंगजुई इस तरह चिल्लाते हुए देखकर यूनफेंग वहाँ पे धीरे से हंसते हुए कहता है तुम तो बहुत जोर से बोल रही हो, क्या तुमको डर नहीं लग रहा कि पूरा सेट तुम्हारी इस बात को सुन लेगा? यूनफेंग को चिल्लाने के चक्कर में वो इन सब चीजों को भूल ही गई थी और तभी अचानक से वहाँ पे वो शॉक्ड हो जाती है। उसको ऐसे घबराते हुए देखकर यूनफेंग वहाँ पे स्माइल कर रहा था। फिर वहाँ पर वो इस चीज को समझते हुए अपने गुस्से को शांत करके वहाँ पर बैठते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना। लेकिन यूनफेंग तो अपना यूनफेंग वहाँ पर घबरा कर उसको आगे छेड़ते हुए कहता है, वैसे तुम पूरी रात आखिर क्या कर रही थी? और तो और तुम मुझसे अचानक माफी क्यों मांगने लगी हो? मुझे तुम्हारी इस तरह की हरकतें पसंद नहीं है। कियान फेंगजुई वहाँ पर ब्लेश करते हुए कहती है, क्या तुम अब भी मुझे इन सब चीजों के लिए दोष दोगे कि मेरे कारण तुम दोनों एक दूसरे को पहचानने लायक भी नहीं बन पाए? यूनफेंग वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहता है, अफसोस, मैंने सोचा कि तुम कुछ और कहना चाहती थी, तो क्या तुम बस इतनी सी बात से परेशान थे? कियान फेंगजुई वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, तो क्या तुम्हारे लिए ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है? तुम्हारा बेटा तुमको पहचान नहीं पाया? यूनफेंग उसको समझाते हुए कहता है, बेशक ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन मैं एक माँ के रूप में आपकी कोशिश को समझ सकता हूँ। शायद अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता। कियान फेंगजुई जिसको मूंगफली समझ रही थी वो तो बादाम निकला, जिस कारण से कि वो शॉक्ड हो जाती है और तभी वहाँ पर खिलखिला के हंसते हुए कहती है, तुमको समझना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। यूनफेंग वहाँ पर हंसते हुए कहता है, मुश्किल है? लेकिन कैसे? इतने सालों के बाद भी मुझे नहीं पता कि मैं आपकी नजरों में कैसा हूँ, प्लीज मुझे बताओ ना। यूनफेंग की बात सुनकर कियान फेंगजुई वहाँ पर अपनी निगाहों को चुराते हुए कहती है, तुम एक चमगादड़ की तरह अंधे जिसे कुछ महसूस नहीं होता और जिसकी सोच भी बिल्कुल बेवकूफों की तरह है। अपनी इस तरह की तारीफ सुनने के बाद तो यूनफेंग का मुंह वहाँ पे फटा का फटा रह गया था और हैरान होते हुए कहता है, अरे ये क्या बोल रही हो तुम? लेकिन कियान फेंगजुई वहाँ पे ब्लश करते हुए स्माइल करके कहती है, लेकिन तुम एक असली मर्द हो। अब इस बात को सुनकर तो पहले से ज्यादा अपना हीरो वहाँ पे शॉक्ड हो गया था और उन दोनों की निगाहें एक दूसरे की निगाहों से वहाँ पर एकदम जुड़ गई थी। और तो और वहाँ का समय कुछ समय के लिए वहाँ पर रुक चुका था। मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता साल लम्हा एक दामन भर गया, तेरा नजारा मिला, रोशन सितारा मिला, तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला। लेकिन अपना ट्यूबलाइट चूतिया का कुछ समझ में नहीं आता कि इतने रोमांटिक पल में करना क्या है, जिस कारण से कि ब्लश करता हुआ अपने मन में कहता है, अरे अचानक मुझे इतनी शर्म क्यों महसूस हो रही है, और तो और मेरा दिल इतनी जोर जोर से क्यों धड़क रहा है, मुझे किसी और टॉपिक पे बात करना होगा। और तभी वहाँ पर इतने प्यारे पल को यूनफेंग मेज पे घूंसा मारते हुए चिल्ला के कहता है, हे आखिर तुम क्या कर रही हो? कियान फेंगजुई को समझ में नहीं आता अब इसका कहने का मतलब क्या है और शॉक्ड होते हुए ब्लश करके कहती, और वहाँ पे ब्लश करते हुए शॉक्ड होके कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी अपना चूतिया हीरो वहाँ पे सर खुजलाते हुए कहता है, अब जब हमारे बेटे ने अपने ब्रेक थ्रू में सफलता हासिल कर ली है, क्या वो ताऊ सेट के सिलेक्शन से बाहर होने के लिए बाद में निराश है? कियान फेंगजुई वहाँ पर उसको समझाती है, वो ठीक है, मैंने उसके ट्रेनिंग करने के लिए पहाड़ों पर भेजने के लिए अरेंजमेंट कर दिया है, वो बिल्कुल ठीक है। एक चीज है जिसका मुझे ध्यान रखना होगा। इस बात को सुनकर यूनफेंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये क्या बोल रही हो? क्या उसने इससे पहले कभी भी सेट को नहीं छोड़ा था?
क्या तुमको लगता है कि वो इसे संभाल सकता है? जब वहाँ पे वो उस बात को बोल के चाय पी रहा था तभी क्यान फेंजी उसको बताती है डार्क साइड की बेटी ये हुआन ने टावर एबिस को छोड़ दिया था, जिससे नदी के पास ब्राइट स्वॉर्ड लॉज में तबाही मच गई थी। जैसे ही वहाँ पर वो इस बात को सुनता है, जो चाय उसने वहाँ पर पी थी पूरी की पूरी फिर से एक बार क्यान फेंजू के चेहरे पे लगने वाली थी। लेकिन अब क्यान फेंजू इन सब चीजों से वहाँ पर परेशान हो चुकी थी, जिस कारण से वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है रिबाउंड, और जो पानी वहाँ पर उसके मुंह पे जाने वाला था वो वहाँ पर पलटता है और सीधे अपने हीरो युनफेंग के मुंह पे आकर धड़ाम से आकर गिरता है। वैसे ये स्किल मेरे को दोस्तों बहुत बढ़िया लगी। युनफेंग वहाँ पे शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहता है ये क्या कह रही हो तुम? क्यान फेंजी को समझ नहीं आता, तभी शॉक्ड होते हुए कहती है क्या हुआ, तुम इतने हैरान क्यों दिख रहे हो? दूसरे साइड में युनफेंग वहाँ पे परेशान होते हुए अपने बालों को जोर जोर से घसीटते हुए कहता है मेरा बेटा कहाँ है? उससे कहो जल्दी वापस आ जाए। क्योंकि दोस्तों वो अपनी बेटी के बारे में जानता था कि वो कितनी ज्यादा डेंजरस है। क्यान फेंजी वहाँ पे बहुत रिलैक्स होते हुए कहती है वो पहले ही इस पहाड़ से उतर चुका था। युनफेंग वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के कहता है डार्क साइड टावर एबियास की वाह ये हुआन लोमड़ी की तरह चालाक है, मुझे डर है कि हमारे बेटे को उससे नुकसान हो सकता है। क्या तुम्हें इस चीज को लेकर चिंता नहीं हो रही है? क्यान फेंजी वहाँ पे फिर उसको शांति से बताती है हमारा बेटा अब अपने से 2 रिल्म ऊपर वाले से भी आसानी से लड़ सकता है और अब वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने लायक है। वो नहीं मरेगा, भले उसे नुकसान उठाना पड़े, फिर भी दुनिया की धोखेबाजी को समझना उसके लिए फायदेमंद है। मुझे चिंता नहीं है, लेकिन तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? अब बेचारा युनफेंग वहाँ पे इस चीज के बारे में बता नहीं सकता कि दूसरे साइड में जो लड़की है वो इसकी बेटी है, जिस कारण से बेचारा वो चुप हो गया था, अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं बोल पाता। लेकिन तभी वहाँ पर इस चीज से निपटने के लिए बहाना बनाते हुए कहता है अरे हाँ तुम ठीक बोल रही हो, हमारे बेटे का मैटर सॉल्व करने के बाद मुझे वापस कांग्रेस ऑफ ऑल लॉज को चेक करने के लिए जाना होगा। अच्छा तो ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अचानक से उसको जाते हुए देखकर क्यान फेंजी रोकते हुए कहती है लेकिन तुम अचानक से क्यों? युनफेंग उसकी तरफ देखता है लेकिन फिर क्यान फेंजी अपनी बातों को वहाँ पे रोक लेती है और असली क्यान फेंजी वहाँ पे बाहर निकलते हुए कहती है हाँ ठीक है ट्यूबलाइट, तुम यहाँ से चले ही जाओ तो अच्छा होगा। और इसी के साथ दोस्तों युनफेंग वहाँ से उड़ता हुआ सीधे आसमान के सैर करने निकल गया था और ऊपर पहुँचने के बाद में उसको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी और वो चिल्लाते हुए कहता है हे भगवान अब आगे क्या होगा, ऐसी घटिया चीजें क्यों हो रही हैं? एक साइड वो अपने डॉक्टर के बारे में बताता है जो कि लास्ट टाइम युनफेंग को मारने के लिए अपने हथियार को बाहर निकालते हुए कहती है मैं आपको 9000 तरीके से मारूंगी। वहाँ पे वो घबराते हुए कहता है मेरी बेटी बहुत तेज तर्रार है और तो और षड्यंत्र रचने में उसका कोई जोड़ नहीं है, उसका बचाव करना कठिन है, लेकिन मेरा बेटा अभी अभी ब्रेक थ्रू करके दूसरे रिल में पहुंचा था और उसे अपनी जनरेशन का सबसे बेहतरीन डिसाइपल माना जाता था, हालांकि वो बहुत सीधा साधा है। अरे नहीं यार ये बहुत बुरा होगा अगर सभी को गलती से चोट लग जाए। इसका इशारा दोस्तों इसकी बेटी की तरफ है। हाँ मैं इस बारे में बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, मैं ये हुआन को ढूंढ सकता हूँ और उससे हमारी बेटी को घर ले जाने के लिए कह सकता हूँ। इस बात को सोचने के बाद वो बड़े एटीट्यूड में हंसते हुए कहता है मैं कितना होशियार हो चुका हूँ। ये अच्छी बात है कि मैं बहुत सी लड़ाइयों को एक्सपीरियंस करने के बाद इतने खराब मामलों को भी हल कर सकता हूँ। और इस बात को सोचने के बाद दोस्तों वो बड़ी स्पीड में डार्क साइड की तरफ निकल गया था ये हुआन से मिलने के लिए। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ टाइम के अंदर ही वहाँ पर डार्क साइड में पहुँच जाता है और उसके सामने पहुँचने के बाद फिर से दोस्तों वही रिपीट होता है ये हुआन तुरंत बाहर निकल के आ। हेलो गाइस, इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए दोस्तों 1 लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था युनफेंग अपने बेटे की मदद करने के लिए डार्क साइड में चला गया था ये हुआन से मदद मांगने के लिए। अब देखते हैं आगे। वहाँ का एक गार्ड अपने हीरो को देखकर हैरान होते हुए कहता है अबे यार ये क्या नौटंकी चल रही है, अभी कुछ दिन पहले ही तो यहाँ पर ये आया है और अब एक बार फिर से ये रिवर्ट वन हमारी मिस अल्फा के साथ में इश्कबाजी करने के लिए आ गया। उसको इस तरह से कहते हुए देखकर उसका साथी समझाता है अबे नीची आवाज में बात कर, ये एक सीक्रेट है। उसका साथी वहाँ पर गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है एक छोटी शैतान यहाँ से चली गई है और अब हमारे पास एक बड़ी परेशानी पैदा करने वाला आ गया। दूसरे साइड में युनफेंग को दिखाते हैं जो कि कोड लुक के साथ में वहाँ पर खड़ा हुआ ये हुआन का इंतजार कर रहा था। उसके चिल्लाने के कारण बड़ी स्पीड में एक लाइट डार्क साइड के अंदर से बाहर की तरफ आ रही थी। उस लाइट को देखने के बाद युनफेंग
यूनफेंग बिल्कुल हैरान सा हो गया था, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो ये हुआन थी, आप उसके कपड़ों को देख ही सकते हैं, वो अचानक से लगता है नहाते हुए आ गई है, क्योंकि वो बस एक टॉवल लपेटे हुए है। यूनफेंग जब उसके ऐसे खुले बॉडी को देखता है, उसके फिगर को देखता है, तो वहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाता। उसकी नाक से अचानक से खून निकलना स्टार्ट हो गया था। लेकिन अपना हीरो एक असली लौंडा है, जिस कारण से कि अपनी आंखों को बंद करते हुए चिल्ला के कहता है, अरे ये तुम कैसे आ गई हो? तुम इस तरह के कपड़े क्यों पहने हुए हो? और तो और नीचे के लोग तुम्हें देख रहे हैं। ये हुआन वहाँ पे हंसते हुए बताती है, मैं नहा रही थी जब तुमने अचानक से मुझे बुलाया, तो मैं जल्दी से इसी कपड़ों में यहाँ पर चली आई। दूसरे साइड में यूनफेंग वहाँ पे हल्की हल्की निगाहों से उसकी बॉडी को ताड़ रहा था, जिस चीज के कारण ये हुआन वहाँ पे हंसते हुए सीधे उसके क्लोज आकर फ्लर्ट करते हुए कहती है, वैसे पिछली बार मिले हुए हमें कुछ ही दिन हुए हैं और तुम फिर से अचानक मुझे क्यों बुला रहे हो? इस तरह के कपड़ों में उसको इतना क्लोज आते हुए देखकर यूनफेंग वहाँ पे घबरा सा गया था, पीछे हटने लगता है और तभी अचानक से उसके हाथों को पकड़ के उसके डार्क सेट के अंदर ले जाते हुए चिल्ला के कहता है, चलो जल्दी करो, अंदर जाओ, पहले सबसे पहले तुम अपने कपड़े बदल लो, फिर हम लोग बात करेंगे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उसके कमरे को दिखाते हैं, जहाँ पर ये हुआन उस टॉवल को उतार कर दोस्तों न्यू ड्रेस पहनने जा रही थी। दूसरे साइड में उसकी परछाई को देखकर यूनफेंग वहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा था और साथ ही साथ दोस्तों घबरा भी रहा था। फिर कुछ समय बाद ये हुआन अपने कपड़े बदल के वहाँ पर आते हुए कहती है, रिवर्ट वन, ये देखो मैंने कपड़े बदल लिए, मुझे अब तुम बताओ आखिर तुम अचानक यहाँ पर क्यों आए? यूनफेंग जब पीछे पलट के देखता है ये हुआन को, तो दोस्तों उसकी खूबसूरती सच में उसके इन कपड़ों के साथ में चार चांद लगा रही थी और वो एकदम लल्लन टाप पटाखा माल लग रही थी, जिस कारण से कि यूनफेंग वहाँ पे अपनी फीलिंग पे कंट्रोल नहीं कर पाता। वहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लश करते हुए घबरा कर अपनी निगाहों को हटा कर कहता है, हाँ तुमने सही कहा, तुम्हें इस कारण को जरूर जानना चाहिए कि मैं यहाँ पर क्यों आया। जब वो इस तरह से निगाहें हटाकर ये हुआन से बात कर रहा था, तभी ये हुआन अपने बेड पर जाकर धीरे से फिसलते हुए वहाँ पर लेट गई थी, लुढ़क गई थी और अदाएं दिखाते हुए यूनफेंग से कहती है, वैसे मैं इस तरह से मन को पढ़ने वाली नहीं हूँ और ना ही दिल से दिल मिलाने वाली मेरे पास स्किल है, तो मैं इस चीज के बारे में कैसे जान सकती हूँ रिवर्ट वन? मुझे तो साला एक चीज नहीं समझ में आता दोस्तों, जब यूनफेंग को इतना ज्यादा खुला ऑफर मिलता रहता है तो ये कुछ करता क्यों नहीं है? क्या इसकी सारी की सारी गर्लफ्रेंड वही फर्टिलिटी पोशन ले लेके इसके साथ में काम चलाएंगी क्या? इतना बड़ा चूतिया ट्यूबलाइट अपना हीरो है। ये हुआन के इस तरह के पोज को देखने के बाद तो यूनफेंग वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लश करने लगा था और उसके पसीने छूट रहे थे। तभी घबराते हुए आगे बताता है, ये हमारी बेटी के बारे में है, ये लिंगलोंग के बारे में है, तुम कैसे नहीं जानती इन सब चीजों के बारे में? ये हुआन वहाँ पे घबराते हुए कहती है, क्या हुआ लिंगलोंग को, उसे क्या हुआ है? दूसरे साइड में यूनफेंग वहाँ पे पसीने पसीने होते हुए बताता है, वो टावर ऑफ एबेस को छोड़कर बाहर तबाही मचा रही है। मैंने सुना है कि उसने ब्राइट स्वॉर्ड लॉज के साथ भी परेशानी खड़ी कर दी है। इस बात को सुनने के बाद ये हुआन वहाँ पे चिल होते हुए अपने हाथों को इशारा करके अपने हाथ में एक वाइन का गिलास पकड़ के बड़े एटीट्यूड में कहती है, ओहो, तो वो जंगली लड़की सचमुच यहाँ से भाग गई है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा। अपनी बेटी के बारे में इस बात को सुन के यूनफेंग का मुंह तो वहाँ पे फटा का फटा रह गया था और वो चिल्ला के कहता है, अरे आखिर ये तुम क्या बोल रही हो? क्या तुमको उसके बारे में टेंशन नहीं होती है? ब्राइट स्वॉर्ड लॉज उससे निपटने के लिए लोगों की तलाश कर रही है। जहाँ पर एक बाप होते हुए यूनफेंग बुरी तरह वहाँ घबरा रहा था। दूसरे साइड में ये हुआन बिल्कुल चिल होते हुए कहती है, क्या तुमको लिंगलोंग या ब्राइट स्वॉर्ड लॉज के बारे में टेंशन हो रही है? ये हुआन को इतना शांत देखकर यूनफेंग चिल्लाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल टेंशन हो रही है लिंगलोंग के बारे में। ब्राइट स्वॉर्ड लॉज ने पहले ही ताओ सेट को मदद के लिए बोल दिया है और तो और कियान फेंजियो ने पहले ही किसी को पहाड़ के नीचे भेज दिया है। जब यूनफेंग बहुत सारा टेंशन ले रहा था, दूसरे साइड में दोस्तों जो ये हुआन थी बड़े मजे से वहाँ पर अपने वाइन की चुस्कियां ले रही थी और यूनफेंग की तरफ देखकर हंसते हुए कहती है, ओहो, ताओ सेट ने किसे भेजा है? अगर वो वाकई में कमाल का नहीं है तो शायद वो लिंगलोंग के खिलाफ बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इस तरह का मेरा अनुमान है, क्योंकि मेरी लौंडिया बहुत शातिर है। जब उसने तुम्हारे पेट में खंजर भोंकने से पहले सोचा नहीं तो उनका क्या होगा तुम खुद ही सोच लो। मैं सच में कियान फेंजियो के
उस तरह के एक्सप्रेशन को देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ जब उसके लोगों की मेरी लड़की के साथ में मुलाकात होती है। ये हुआन के इस तरह की बात सुनकर यूनफेंग के और ज्यादा पसीने छूट रहे थे और वो धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, अबे यार, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, उसने हमारे बेटे को भेजा है। इस बात को सुनने के बाद तो ये हुआन वहाँ पे अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करती है लेकिन रोक नहीं पाती और वहाँ पर जोर जोर से हंसते हुए कहती है ये तो सचमुच बहुत मजेदार है। उसको इस तरह से मौज उड़ाते हुए देखकर यूनफेंग बहुत जरा गुस्सा के कहता है, अरे तुम हंसना बंद करो। अगर वो दोनों सच में एक दूसरे से लड़ेंगे तो किसी को भी चोट लगना अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन तभी ये हुआन एकदम शांत होते हुए कहती है, ओहो, क्या कियान फेंग कल्टीवेशन करने में बेकार नहीं है? कियान फेंगजू ने उसे पहाड़ के नीचे भेजने की हिम्मत कैसे की? यूनफेंग वहाँ पर अपने आप को शांत करने के लिए गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, उसका कारण भी मैं हूँ। फिर वो सारी की सारी बात वहाँ पर बताना शुरू करता है, ब्ला 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 ब्ला। जितनी भी वहाँ पर उसने कियान फेंग की मदद करी थी वो सब वहाँ पर बता देता है। ये हुआन उसकी इस बात को सुन के वहाँ पे एकदम शांत हो गई थी। उसको समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूँ। और फिर हमें कुछ समय बाद दिखाते हैं। ये हुआन वहाँ पर हंसते हुए कहती है, तुमने एक बाप होने के तौर पे इतना पावरफुल इंसान होने के बावजूद तुम्हारा बेटा इतना ज्यादा बेकार भाग्य लेके कैसे पैदा हुआ? उसको इतना हंसते हुए देख के यूनफेंग वहाँ पे टेंशनाइट होते हुए कहता है, अरे यार, क्या तुम हंसना बंद कर सकती हो? लेकिन अब उसके पास में एक सॉलिड फाउंडेशन है और वो युआन यिंग स्टेज पर मौजूद लोगों के खिलाफ लड़ सकता है। क्या तुमको चिंता नहीं है कि तुम्हारी बेटी को चोट लग सकती है? यूनफेंग को इतना टेंशनाइट देखकर जो ये हुआन थी धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आती है और आने के साथ में दोस्तों उसके दिल को शांति प्रदान करने के लिए उसकी गोदी पर बैठ गई थी। तोफू कबूल करें। फिर वहाँ पर उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है, तुम पूरी दुनिया में एक ऐसे इंसान हो जिसे कोई नहीं हरा सकता और मेरे जैसी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी औरत भी आपके प्रोटेक्शन में बहुत अच्छी तरह से रह रही है। मैं तुमको बता दूं, हमारी बेटी की योग्यता और समझदारी मेरी तुलना से भी परे है। और इस बात को कहते हुए वो यूनफेंग के साथ में फ्लर्ट करते हुए आगे कहती है, उसने उन चालाक और इतना रस सूझबूझ के साथ चलने वाले लोगों को भी टावर एबिस में पूरी तरह से निराश करके छोड़ दिया है। कियान फेंगजू के बेटे का पहला ओपोनेंट लिंग लॉन्ग होगी और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसको बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़े। यूनफेंग उसको इस तरह से फ्लर्ट करते हुए देखकर वहाँ पे शर्माते हुए अपनी निगाहें हटाकर कहता है, अरे आखिर तुम ये क्या कर रही हो? अपना ध्यान अपने काम पर लगाओ। तुम मेरी गोद में आकर क्यों बैठ गई हो? नीचे उतरो अभी। लेकिन दूसरे साइड जो ये हुआन थी वो घंटा उसकी बात नहीं सुनती, अपनी बॉडी को उससे टच कराते हुए उसके क्लोज आ रही थी, जिस चीज के कारण यूनफेंग वहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा था। साथ ही वहाँ पर ये हुआन उसके साथ में फ्लर्ट करते हुए आगे कहती है, वो बात ये है, मैंने सोचा कि इस तरह के रूढ़िवाद रास्ते से हटना और नियमों का पालन न करना हमारे सेट का प्रिंसिपल है। मैंने सही कहा ना? यूनफेंग जब ये हुआन को अपनी लाइन क्रॉस करते हुए देखता है, उसके माथे के ऊपर फिंगर रखकर अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, ट्रांसलोकेशन। और ऐसा होने के साथ में दोस्तों ये हुआन जो अपने हीरो की गोद में बैठी हुई थी वो दोबारा से उसी बेड के ऊपर जाकर टेलीपोर्ट हो जाती है। इस तरह से अपने आप से अलग करते हुए देखकर ये हुआन वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, तुम कमीने बेवकूफ इंसान, तुम तो सचमुच एक औरत के दिल के बारे में कुछ नहीं समझते हो। क्या मेरे फ्लर्ट करने के बाद में भी तुम इस चीज को नहीं समझ पाए कि मैं तुमसे क्या चाहती हूँ? दूसरे साइड में अपना ट्यूबलाइट और कठोर लौंडा उस जगह से खड़े होते हुए कहता है, बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ में चलो। ये हुआन वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है, लेकिन किस लिए चलूं? तभी वहाँ पर अपना हीरो बहुत सीरियस लुक बनाते हुए कहता है, अपनी बेटी को वापस लाने के लिए अगर वे एक दूसरे को चोट पहुँचाते हैं तो ये अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा उपाय ये है कि उनकी आपस में मुलाकात ना होने दें। लेकिन दूसरे साइड में तो ये हुआन वहाँ पर फूली हुई बैठी थी, क्योंकि वो जिस चीज को चाहती थी अपने हीरो यूनफेंग से उसने उसे नहीं दी, जिस कारण से गुस्साते हुए कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे सेट की शिक्षा का एक पार्ट ये है कि बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। अब तो दोस्तों इस बात को सुनने के बाद यूनफेंग वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए ये हुआन से कहता है, बस अब तुम बहुत ज्यादा कर चुकी हो, अपनी घटिया हरकतें करना बंद करो। ये तुम्हारी उम्र की औरतों के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा मैं यहाँ पर बातचीत करने नहीं आया हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा।
युनफेंग जैसे अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है तो दूसरे साइड में ये हुआन वहाँ पर उसी पोज में जब वो बैठी हुई थी हवा में उड़ना स्टार्ट हो जाती है, जो कि देखने में दोस्तों सच में बहुत ज्यादा मजेदार था। अपने साथ में ऐसा होते हुए देखकर ये हुआन गुस्साते हुए कहती है, तुम बहुत ज्यादा बदतमीज आदमी हो, और इसके अलावा लिंग लॉन्ग अब बड़ी हो चुकी है जो अपनी जिंदगी में आजादी चाहती है। अगर हम चली भी गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। युनफेंग वहाँ पर अपनी स्किल का इस्तेमाल करके ये हुआन को भी अपने साथ में वहाँ पर आगे ले जाते हुए कहता है, कम से कम हम उन पर नजर रख सकते हैं और किसी भी गड़बड़ी को रोक सकते हैं। और इसी के साथ वो वहाँ पर अपनी स्पीड को इस्तेमाल करते हुए डार्क साइड के अंदर से ये हुआन को किडनैप करके ले जा रहा था, और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी दोस्तों कि वो वहाँ पर बिल्कुल लाइट की स्पीड से उड़ रहा था, जिस चीज के कारण ये हुआन की हालत वहाँ पर खराब हो रही थी। और वो चिल्ला के कहती है, हे युनफेंग, तुम क्या कर रहे हो, इतनी स्पीड से क्यों उड़ के चल रहे हो। जैसा कि दोस्तों आप लोग मैप में देख ही सकते हैं कि डार्क साइड किस जगह पर है, और वो जो स्वॉर्ड माउंटेन विला है जो साउथर्न रिवर के पास है वो कितनी दूरी पर है। लेकिन युनफेंग एक रिवर्टवान है, सर्वशक्तिमान, जिस कारण से कि वो बहुत ज्यादा स्पीड को यूज करते हुए सीधे उस सिटी में वहाँ पर पहुँच गया था, और उस सिटी को देखते हुए कहता है, ये लो हम लोग यांगजाओ स्टेट में पहुँच गए हैं। युनफेंग फिर हमें उस स्टेट के बारे में बताता है। साउथर्न रिवर प्रोविंस में डीप कल्टीवेशन करने वाली एक फैमिली है जिसका इतिहास कई सालों पहले का है, जब 5 सेनाओं ने एक बहुत ज्यादा कीमती मोती के लिए कंपटीशन किया था। वे लोग हमेशा से लड़ने के लिए अड़े रहे और बाहरी रूप से उन लोगों ने किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठाया। उनके चाहने वालों ने भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, लेकिन उन्होंने ताओ सेक्ट जैसे दूसरे सेक्ट से मदद मांगी, जो एक शक पैदा करने वाली बात है। इस बात को बताने के बाद वो ये हुआन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या कर रही हो, जल्दी चलो। जब ये हुआन की तरफ देखता है दोस्तों, इतनी ज्यादा स्पीड में उड़ के आने के कारण ये हुआन के हाल एकदम बेहाल हो चुके थे। वो वहाँ पर एक मस्त सेक्सी पोज बनाकर खड़ी हुई थी, क्योंकि दोस्तों इतनी तेज उड़ के आया था वो, उसके सारे के सारे कपड़े फट गए थे। फिर से ये हुआन के इतने हॉट बॉडी फिगर को देखने के बाद में युनफेंग के नाक से खून निकल आया था। युनफेंग वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, अरे रुक जाओ, तुम्हारे कपड़ों को अचानक क्या हो गया है, ये हर जगह से फट क्यों गए हैं। ये हुआन वहाँ पे खूब मस्त पोज बनाते हुए अपने हीरो को लुक दिखाते हुए कहती है, इस बात को तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए, तुम इतना तेज उड़े, मेरी ड्रेस तुम्हारी हवा के प्रेशर को पूरी तरह से झेल नहीं सकी। और इस मौके का फायदा उठाते हुए ये हुआन उसके हाथों को अपने बलून से चिपकाते हुए कहती है, क्योंकि हम पहले से ही बाहर निकल चुके हैं तो चलो, तुम मुझे कपड़े क्यों नहीं दिलाते। यांगजाओ स्टेट के कपड़े अपने डिजाइन के लिए बहुत फेमस हैं। चलो जल्दी चलो, मुझे कपड़े दिलाओ चल के। युनफेंग अपने हाथों में इतनी गर्माहट महसूस करने के बाद वहाँ पर ब्लश कर रहा था, साथ ही घबराते हुए कहता है, तुम इस तरह से मेरे हाथ को मत पकड़ो, जल्दी करो, दोनों बच्चे जल्दी हमें मिल सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा सॉफ्ट और गर्म महसूस हो रहा है, छोड़ो। इतनी देर से युनफेंग जबरदस्ती ये हुआन को लेके आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर ये हुआन युनफेंग का हाथ पकड़ के बहुत ज्यादा खुशी खुशी खूब स्पीड में उस सिटी की तरफ ले जाते हुए कहती है, मैं इस बारे में जानती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे कपड़ों की पेमेंट करनी होगी। युनफेंग वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, लेकिन बजट के बारे में सोचो, एक रिवर्टवान होने के बाद में भी मेरी कंडीशन अभी सही नहीं है, और तो और इन सब चीजों के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, यहाँ तक कि मैं भी बहुत ज्यादा बढ़िया हूँ। उसकी इस बात को सुनकर जो ये हुआन थी खिलखिला के हंसते हुए कहती है, मैं तुम्हारी बात को समझ गई, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ खरीदवाने में मदद करनी होगी। तुम इतने अनरोमांटिक इंसान हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम अभी भी सिंगल क्यों हो। सिंगल वाली बात सुनकर युनफेंग वहाँ पे घबराते हुए कहता है, मैं लड़ाइयों में फंसा रहता हूँ। डिवाइन लैंड को एकजुट करने के बाद मुझे देश को फिर से सही सिचुएशन में लाने के लिए ध्यान केंद्रित करना है, मेरे पास किसी के साथ डेटिंग करने का समय नहीं है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमको क्लाउड वीव बुटीक शॉप दिखाई जाती है, जिस चीज के बारे में ये हुआन ने अपने हीरो को बताई थी। वहाँ पर बहुत अच्छे डिजाइन की ड्रेस मिलती है। उसी शॉप में एक जगह पर अपना हीरो चेंजिंग रूम के बाहर खड़े होकर घबराते हुए कहता है, क्या तुमने अब तक अपनी ड्रेस को चुन लिया है कि तुमको कौन सी ड्रेस लेनी है? तुम इस बारे में मत भूलो कि हम यहाँ पर आए क्यों हैं। ये हुआन वहाँ पर ड्रेस पहन के बाहर की तरफ आते हुए कहती है, एक औरतों को अपने कपड़े चुनने में कुछ समय लगता है, इस ड्रेस के बारे में तुम्हारा क्या कहना है?
युनफैंग पीछे की तरफ पलटते हुए कहता है, अरे कोई भी ड्रेस चलेगी, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो चलो चलते हैं। लेकिन दोस्तों जब वो ड्रेस पहन के आती है तो पहले से ज्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही थी, और ये ड्रेस तो दोस्तों उसकी खूबसूरती के ऊपर 4 चांद लगा देती है। और मैं खुद इस ड्रेस के ऊपर दोस्तों फिदा हो गया हूँ। अभी तक की ड्रेसअप में मुझे सबसे अच्छी ड्रेस लगी है। ये हुआन के इस ड्रेसअप के साथ उसके फिगर को देखने के बाद तो युनफैंग वहाँ पे फ्रीज हो गया था, कुछ कह ही नहीं पाता। तभी वहाँ पर ये हुआन अपने हीरो से कहती है, हे कहाँ खो गए हो, क्या मैं इस ड्रेस में अच्छी लग रही हूँ? युनफैंग वहाँ पे ब्लश करते हुए अपनी निगाहों को चुराते हुए कहता है, ओफो हे भगवान, तुम तो कमाल की लग रही हो। इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है कि तुमने उस समय इतने ढेर सारे हीरो को वहाँ पर दीवाना बना दिया था। ये हुआन वहाँ पे बड़ी अदाएं दिखाते हुए कहती है, लेकिन तुम उनमें से एक नहीं हो। क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि मैं तुमको उस तरह से आकर्षित नहीं कर पाई, या तुम्हारा इंटरेस्ट कुछ अलग है? युनफैंग वहाँ पे इस बात को सुनने के बाद फिर से दोस्तों फ्रीज हो गया था। वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा था। तभी वहाँ पर बहाना बनाते हुए औरतों की तरीके पलट के चिल्लाते हुए कहता है, क्योंकि एक सख्त लौंडा इंसान दोस्तों पिघल नहीं सकता। ये सब बकवास करना बंद करो, मेरे पास मेरे ग्रैंड एम्बिशंस हैं। मैं प्यार मोहब्बत के इन रिश्तों में समय को बर्बाद नहीं कर सकता। अगर तुमने अपनी ड्रेस को चुन लिया है तो चलो चलते हैं। ये सच में बिल्कुल चूतिया हीरो है दोस्तों। इतने अच्छे माहौल को ये खुद लात मार के खराब कर देता है साला। ये हुआन वहाँ पर युनफैंग को उस ड्रेस को दिखाते हुए कहती है, ये कमर के पास से थोड़ी ढीली है, ये देखो मेरी कमर के पास, क्या तुमको ये ढीली नहीं लग रही है? और इस बात को कहते हुए वो अपने फिगर पोज दे रही थी अपने हीरो के आगे। ओफो मैं क्या करूँ, मुझे कोई भी ड्रेस पूरी तरह से फिट नहीं लगती, ऐसा लगता है कि मुझे इसे सिलवाना पड़ेगा। युनफैंग उसकी इस तरह की बात को सुनने के बाद तो दोस्तों नीला पड़ गया था। इतना तेज उसको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी वो गहरी सांस छोड़कर अपने आप को शांत करते हुए आगे की तरफ बढ़ के कहता है, चलो पहले अपनी बेटी का मामला निपटा ले, मैं बाद में तुम्हारे लिए एक कस्टमाइज्ड ड्रेस को सिलवा दूंगा। इस बात को सुनकर ये हुआन तुरंत उसके पास आती है और फिर से उसके हाथों को अपनी छाती के पास लाके कस के पकड़ते हुए कहती है, तो ये हमारी डील रही, चलो ठीक है, तुम मेरे लिए एक ड्रेस बनवा के दोगे। युनफैंग वहाँ पे अपने हाथों को फिर से उस जगह पर देखकर बहुत जरा घबराते हुए कहता है, ये हमारी कोई ट्रिप नहीं है, हम अपनी बेटी को ढूंढ सकते हैं। तुमने यहाँ जो जासूस रखे थे वे सब कहाँ हैं? ये हुआन वहाँ पे उसके हाथ को पकड़ के आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, चलो चलते हैं, हम चलकर उनसे पूछते हैं। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके फीनिक्स टावर पे आ गया था, जहाँ पर ये हुआन एक लेडीज के पास आई थी उससे बातचीत करने के लिए। वहाँ पर वो लेडी बहुत जरा घबराते हुए कहती है, सर मैम, कुछ समय पहले मिस लॉन्गलिंग अचानक गायब हो गई। ताओ सेट का कोई परेशानी पैदा करने वाला जो मिस लिंग लॉन्ग के लिए चीजों को कठिन बनाना चाहता था, और हमारे सीक्रेट गार्ड जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो सभी गायब हो गए। युनफैंग वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, ये क्या बोल रही हो, इसके पीछे कौन है? वो लेडी वहाँ पर उनके आगे घुटने टेकते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे इस चीज के बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका। रिवर्ट वन प्लीज मेरी जान को बख्श दे। ये हुआन वहाँ पे जब उस लेडी को इतना रोते हुए देखती है तो उससे कहती है, ठीक है तुम यहाँ से जा सकती हो। उसकी इस बात को सुनने के बाद वो लेडी वहाँ पर रोते हुए तुरंत वहाँ से भागकर चली जाती है। लेकिन तभी युनफैंग वहाँ पर कुछ सोचते हुए ये हुआन से कहता है, लिंग लॉन्ग तो बहुत ज्यादा शातिर है, और मेरे बेटे की प्रेजेंट टाइम की कल्टीवेशन को देखते हुए उसके पीछे जो कोई भी पड़ा है वो बहुत स्किल्ड होगा, जो इन सब को बिना निशान छोड़े गायब करने में कामयाब रहा। ये हुआन तुम इतनी शांत क्यों दिख रही हो? ये हुआन वहाँ पे अपने हीरो के साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है, मुझे किस बात की चिंता करनी चाहिए? सबसे पहली बात, मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है, वो ऐसी नहीं है जो किसी और के जाल में फंस जाए। शायद उसने जानबूझकर किसी खास मतलब से अपने ओपोनेंट को उसे पकड़ने की परमिशन दी। और दूसरी बात, जब मेरे साथ में ना हारने वाले रिवर्ट वन मौजूद हैं, तो कुछ लोगों को ढूंढना तो बस एक आसान काम है। मैंने सही कहा ना? इस बात को सुनने के बाद युनफैंग की दिमाग की बत्ती जलती है और वहाँ पे वो घबराते हुए शॉक्ड होके कहता है, हाँ मुझे अब समझ में आ गया है। अरे हाँ यार, मैं अभी अभी एक बाप बना हूँ, तो मुझे इस चीज की आदत नहीं है। मैं इतना घबराया हुआ था कि मैं लगभग अपने कंट्रोल को खो बैठा था। ये सच है कि चिंता करने से इंसान उलझन में पड़ जाता है। उसकी ऐसे इस तरह की घबराहट को देखकर ये हुआन वहाँ पे खिलखिला के हंस रही थी। और तभी युनफैंग बिल्कुल सीरियस होते हुए कहता है, चलो ठीक है, मैं अब उनकी तलाश करना शुरू करता हूँ।
और इसी के साथ वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, एक्टिवेट द सिक्स्थ सेंस, नो द एंटायर रियल। युनफेंग ने जैसे उस स्किल को एक्टिवेट करा था तभी उसके चारों तरफ एक ब्लू कलर का प्रोटेक्शन बैरियर सा बनना स्टार्ट हो गया था, जो कि दोस्तों धीरे धीरे फैलते फैलते इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि पूरे के पूरे जिस स्टेट के अंदर वो लोग आए थे वो पूरे स्टेट के ऊपर छा गया था, उसको कवर कर लेता है। मतलब बोले तो साउथर्न रिवर प्रोविंस में, जैसा कि आप देख ही सकते हैं वो कितना ज्यादा बड़ा बैरियर है। युनफेंग की इस तरह की पावरफुल स्किल को देखने के बाद तो ये हुआन के पसीने छूट गए थे और वो घबराते हुए कहती है, क्या ये कुछ बहुत ज्यादा नौटंकी भरा नहीं हो गया? और तभी वहाँ पर युनफेंग अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, हाँ मैंने उनको ढूंढ लिया है, वो कहाँ पर हैं? और उसका हाथ पकड़ के आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, चलो चलते हैं हम लोग। युनफेंग की इस तरह की स्पीड को देखकर तो ये हुआन शॉक्ड हो चुकी थी। वो जिस जगह पर मौजूद थे दोस्तों वहाँ से वो लोग गायब हो चुके थे। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर स्वॉर्ड माउंटेन विला पे आ गया था, जहाँ पर युनफेंग टेलीपोर्ट होकर ये हुआन के साथ पहुँच गया था। स्वॉर्ड माउंटेन विला में पहुँचने के बाद वो लोग वहाँ पे देख रहे थे। जहाँ पहुँचने के बाद ये हुआन हैरान होते हुए अपने हीरो से पूछती है, वो लोग कहाँ हैं? युनफेंग जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हमारे बच्चे नीचे हैं। ये हुआ नीचे की तरफ देखते हुए कहती है, सीक्रेट डंजन वाले कभी भी अच्छा काम नहीं करते, वे केवल अच्छा काम करने का दिखावा करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वे बहुत कुछ घटिया काम करते हैं, वे असलियत में एक विलन है। युनफेंग भी उस जगह की तरफ देखते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर चल के उनके सीक्रेट को देखते हैं। और इस बात को कहते हुए वो ये हुआन की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर ये हुआन बहुत अदाओं के साथ अपने हाथ को उसके हाथ में देते हुए कहती है, अब हम अंदर कैसे जाएंगे? युनफेंग वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, हम लोग बस यहाँ से सीधे नीचे ही जाएंगे। और इस बात को कहने के साथ में वो वहाँ पर अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए कहता है, जेट क्लियर टेक्निक, फ्लो थ्रू ऑल। युनफेंग के टेक्निक एक्टिव करने के साथ में ही वो बिल्कुल एक सोल के तरीके, जिस तरह एक आत्मा जगह के आर पार निकल जाती है, वो भी वहाँ पर उतरते हुए सीधे जमीन के अंदर जाने लगे थे। जिस चीज को देखकर ये हुआन थोड़ा ताजुब कर रही थी और स्माइल भी। और नीचे की तरफ जब वो जाते हैं तो जमीन के अंदर बहुत ढेर सारे स्केलेटन्स और सब चीजें ये हुआन वहाँ पे देख रही थी। साथ ही हैरान होते हुए अपने हीरो से कहती है, ये जमीन के अंदर से भागने की टेक्निक नहीं है, ये कौन सी अजीब टेक्निक है? उसकी इस बात को सुन के युनफेंग उसे बताता है, जब से मैं जेट क्लियर रिल में आया हूँ, दुनिया को देखने के बारे में मेरी पूरी सोच बदल गई है। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठोस है, लेकिन सच तो ये है सब कुछ खाली है, जिसमें हमारा शरीर भी शामिल है। ये सब जानने के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया और अचानक से मुझे ये नई टेक्निक मिल गई। ये टेक्निक मुझे हर चीज के आर पार देखने की परमिशन देती है, जिस तरह से एक पानी छन्नी से होकर गुजरता है। ये हुआन वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, ये टेक्निक तो सचमुच बहुत मजेदार है। ये 500 साल पहले की आखिरी सभ्यता के ढूंढी गई रिसर्च से जुड़ी हुई है। युनफेंग वहाँ पर हंसते हुए कहता है, हाँ जब से मैं तुमसे मिला हूँ तुम पुरानी सभ्यताओं के सुराग को उजागर करने में लगी हुई हो। ये हुआन वहाँ पे इस बात को सुनकर मुंह बनाते हुए कहती है, 500 साल पहले वॉर खत्म होने के बाद बहुत सारी जानकारी मिट गई, लेकिन अभी भी कुछ पुरानी सभ्यताओं के अवशेष मौजूद हैं। उन पुराने अवशेष के पास टेक्सचर थे जो हमारी दुनिया के सच्चे नेचर के बारे में बताया करती थी। उन्होंने न्यूक्लियर नामक इन छोटी चीजों की खोज की जिनसे सब कुछ बना हुआ है, और आइटम का 99% हिस्सा खाली जगह पर है। ये लगभग वैसा ही है जैसा तुमने कहा। ये हुआन की इस सारी बात को सुनकर युनफेंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो बहुत बढ़िया है। एक बार जब हम बच्चों के पास वापस आ जाएंगे तो तुमको मुझे अपनी रिसर्च के बारे में पूरी तरह से खुलकर बताना होगा। ये हुआन भी अपनी तारीफ सुनकर वहाँ पर खुश होकर कहती है, हाँ बिल्कुल। और इस बात को बोलते हुए वो लोग एक जगह को पार करके वहाँ से नीचे की तरफ आते हैं। और उस जगह पर पहुँचने के बाद जब वो सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर उसका बेटा और बेटी दोनों के दोनों जंजीरों से बंधे हुए थे। तभी वहाँ पर कियान फेंग लिंग लॉन्ग से कहता है, अरे यार क्या तुम इसे एक शानदार प्लान कहती हो? अब हम इस बेकार से डंजन में फंस गए हैं और जो कोई भी हमें नुकसान पहुँचाना चाहता है उसकी दया पर टिके हुए हैं। उसकी इस बात को सुन के लिंग लॉन्ग वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है, अगर कोई छोटी चुड़ैल के बारे में लगातार बात नहीं कर रहा होता तो फिर हम इनके हाथों नहीं पकड़े गए होते। मुझे तुम्हें सच नहीं दिखाना चाहिए था। अब क्या तुम इस पर यकीन करते हो? इस स्वॉर्ड माउंटेन विला का असली चेहरा ये है। उसकी इस बात को सुनकर कियान फेंग वहाँ पे हैरान हो गया था और साथ ही शर्मिंदा होते हुए उससे कहता है, मुझे माफ कर देना उन सब चीजों के लिए। लेकिन दूसरे साइड में जो लिंग लॉन्ग थी वो वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद में भी वहाँ पर पिनपिना रही थी और साथ ही उसकी मौज लेते हुए कहती है, तुम बस एक टाउ सेट के बेवकूफ इंसान हो। इस तरह के
आपके एक बेवकूफ डिसाइपल को पहाड़ के नीचे कैसे भेज दिया किसी ने। उसकी इस बात को सुनकर कियान फेंग वहाँ पे समझाते हुए कहता है, अरे यार क्या तुम्हारा अभी भी मूड ऑफ है, जबकि हम इस जगह पर फंसे हुए हैं और सच्चाई जानने से कुछ नहीं बदलता। लिंग लॉन्ग उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए कहती है, तो फिर क्या तुम अब मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? कियान फेंग अपनी हथकड़ी को दिखाते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हारी मदद करता भी हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, ये चीज बहुत मजबूत है, मैं सोने और लोहे को भी काट सकता हूँ, लेकिन फिर भी इससे फ्री नहीं हो सकता। लिंग लॉन्ग उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए कहती है, मेरी तरफ देखो और अपनी पलकें बिल्कुल मत झपकाना। उसकी इस बात को सुनकर युन फेंग को वहाँ पे समझ में नहीं आता अब ये मेरी छोटी शैतान क्या करने वाली है। साथ ही वहाँ पर घबराते हुए ये हुआन से कहता है, अरे यार अब ये क्या करने वाली है? मैंने सोचा था कि वो दोनों बहुत गुस्सा होंगे, एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होंगे। मेरा बेटा फेंग आमतौर पर बहुत सीधा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लिंग लॉन्ग से इतनी आसानी से माफी मांग रहा है। उसकी सारी बातें सुनकर ये हुआन वहाँ पे खिलखिला के हंसते हुए अपने हीरो से कहती है, लिंग लॉन्ग के पास इस जनरेशन के बीच सबसे पावरफुल कल्टीवेशन एबिलिटीज नहीं हो सकती है, लेकिन जब लोगों के दिमाग में हेर फेर करने की बात आती है तो बहुत बड़े दिग्गज भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। युन फेंग वहाँ पे हैरान होकर ये हुआन की तरफ देखते हुए कहता है, वो तो सचमुच तुम्हारा ही एक छोटा वर्जन है जैसी तुम हो। ये हुआन वहाँ पे हंसते हुए कहती है, तो इसमें क्या गलत है? क्या ये बुरी बात है कि वो मेरी तरह है? युन फेंग वहाँ पर हंसते हुए कहता है, खैर एक दूसरे के खिलाफ होना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन दोस्त होना या फिर बेटी होना वाकई बहुत बढ़िया है। कम से कम वो मेरे लिए कोई खतरा तो नहीं है। ये हुआन उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ये भी अच्छी बात नहीं है। अगर वो सभी लोगों को अच्छा महसूस करवाएगी तो क्या उसके मन में हर चीज के लिए चिंता कम नहीं हो जाएगी? दूसरे साइड में हमें लिंग लॉन्ग को दिखाते हैं जिसने कि वहाँ पर कहा था कि मेरे को ध्यान से देखो, और उसके ऐसे कहने के साथ में वो अपने मुंह को खोलती है तो उसके मुंह के अंदर एक सीटी रखी हुई थी, जिसको निकालने के साथ में वो खूब जोर से बजाती है। लेकिन सीटी बजाने के बावजूद वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, जिस चीज को देखने के बाद कियान फेंग को वहाँ पे कुछ नहीं समझ में आता और तभी हैरान होते हुए पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जैसे लिंग लॉन्ग ने वहाँ पे सीटी बजाई थी, जो उसके कपड़ों के अंदर बटन बने हुए थे साइड में, वो अचानक से मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं और वो जो बटन थे वो एकदम से डार्क ब्लैक कलर के कीड़ों के अंदर बदल गए थे और वो कीड़े चलते हुए जो उसकी हथकड़ियां थी उस तरफ आगे बढ़ रहे थे और वहाँ पर पहुँचने के साथ में ही उसके हाथ और पैरों की हथकड़ी को वहाँ पे काटना स्टार्ट कर दिया था। जिस चीज को देखकर कियान फेंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये क्या चीज है? कियान फेंग वहाँ पे अपने जंजीरों को कटवाते हुए हंसते हुए कहती है, ये गोल्डन डिवोरिंग वर्म है। मैंने इन इमोर्टल वर्म्स को बहुत छोटे थे तभी चुराया था। इमोर्टल वर्म्स का नाम सुनकर कियान फेंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या कहा? इमोर्टल वर्म्स के बच्चे? ये तो जगहों में परेशानी पैदा करने वाले एक बहुत बड़ा विलन है और तुम उसके साथ में कैसे जुड़ी? जब वो इस बारे में बोल ही रहा था उतनी देर में उन इमोर्टल वर्म्स के बच्चों ने मतलब कीड़ों ने लिंग लॉन्ग की जंजीर को वहाँ पर काट डाला था। लिंग लॉन्ग वहाँ पे अपने हाथ को झाड़ते हुए कहती है, तो ये देखो मेरी जंजीर टूट गई। और इस चीज को देखकर कियान फेंग वहाँ पे हैरान हो गया था और तभी अचानक से जो इमोर्टल कीड़े थे वहाँ पर दोबारा से उसके कपड़ों पे जाकर बटन के रूप में बंध गए थे। जिस चीज को होते हुए देखकर कियान फेंग वहाँ पे हैरान हो रहा था और दूसरे साइड में जो लिंग लॉन्ग थी उसको बहुत ज्यादा छेड़ते हुए अपने बट के ऊपर पैट करते हुए कहती है, तो मुझे बताओ आखिर ये तुम्हें कैसे लग रहे हैं? मेरी कमर तुम्हें अट्रैक्टिव लग रही है कि नहीं? लिंग लॉन्ग की इस तरह की हरकत को देखकर कियान फेंग वहाँ पे झिझकते हुए चिल्ला के कहता है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस उन कीड़ों को देख रहा था। कियान फेंग वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है, खैर अगर तुमने उस जगह पर देखा है तो तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। तुम सारे राइटियस पाथ पे चलने वाले लोग बहुत ज्यादा अजीब होते हो, हमेशा बस दिखावा और पाखंडी बने रहते हो। लिंग लॉन्ग की बात सुनकर कियान फेंग वहाँ पे ब्लश करते हुए शर्मिंदा होकर कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इतने सीधे इंसान को देखकर तो लिंग लॉन्ग वहाँ पे बहुत खिलखिला के हंसने लगी थी क्योंकि वो इस तरह से शर्मिंदा हो रहा था। फिर वहाँ पे लिंग लॉन्ग उस जगह पर गोल गोल घूमते हुए कहती है, तुम सच में बहुत अजीब हो, मुझे सिर्फ देखने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो इसीलिए मुझे तुम अच्छे से देख लो। अब तो दोस्तों कियान फेंग वहाँ पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था, वो ब्लश करते हुए अपनी निगाहें वहाँ से हटा लेता है। दूसरे साइड में खड़ा अपना हीरो अपनी बेटी की ऐसी हरकत को देखकर बहुत अजीब महसूस कर रहा था, लेकिन ये हुआन तो उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। तभी युन फेंग ये हुआन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या उसे सच में आपकी
आपकी ये स्किल एक विरासत में मिली है। ऑर्डिनरी लड़के उसके साथ में कैसे कंपटीशन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि फैंग इस समय बस उसके इशारे पर नाच रहा है। ये हुआन वहाँ पे हंसते हुए कहती है, तुम्हारे इस कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। युन फैंग फिर उससे आगे कहता है, तो फिर हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने आप को उनके सामने दिखा देना चाहिए और फिर उनको यहाँ से ले जाना चाहिए? ये हुआन वहाँ पे ना में सर हिलाते हुए कहती है, लिंग लॉन्ग के लिए ये आसान है। ये दुनिया अब इन बच्चों के लिए है। अगर उनको हमेशा बड़े लोग प्रोटेक्ट करते रहेंगे तो हमारे चले जाने के बाद क्या होगा? युन फैंग उसकी इस बात को सुनकर वहाँ पे सोचते हुए कहता है, तुम बात तो सही कह रही हो डार्लिंग। तभी ये हुआन वहाँ पे हंसते हुए कहती है, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। और उस आइडिया को ये हुआन युन फैंग के कान में बताती है, ब्ला 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 ब्ला। जिस आइडिया को सुनने के बाद युन फैंग वहाँ पे क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, ये काफी बढ़िया रास्ता है। तो फिर चलो अपने प्लान को आगे बनाने चलते हैं। और इस बात को कहते हुए जिस जगह पर उसके बेटा बेटी कैद थे दूसरे साइड में जाने लगे थे। लिंग लॉन्ग तो अपने भाई के आगे वहाँ पर इतरा रही थी, जिस चीज को देखते हुए कियान फैंग वहाँ पे खिसिया के कहता है, हे तुम मुझे क्यों नहीं खोल देती हो? लिंग लॉन्ग गेट के बाहर का नजारा लेते हुए कहती है, इतनी जल्दी भी क्या है, रुक जाओ। और इस बात को बोलने के बाद लिंग लॉन्ग उस गेट के ऊपर अपनी उंगली से पता नहीं कुछ करती है दोस्तों। वहाँ पर एक छोटा सा स्पार्क जनरेट होता है और लिंग लॉन्ग तुरंत वहाँ पर जंप लगाकर पीछे की तरफ आ गई थी। साथ ही वहाँ पर अपनी उंगली को चाटते हुए कहती है, उन्होंने इस दरवाजे के ऊपर लाइटनिंग बैरियर लगाया हुआ है। ये कमीने हरामखोर लोग हमेशा बिना किसी ओरिजिनलिटी के इस सामान का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। कियान फैंग उस गेट की तरफ देखते हुए कहता है, ये पर्पल डिवाइन थंडर बैरियर है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसमें जला देने वाली चमक और सुप्रीम पावर है। ये सब कुछ जला देती है और सोल को चकनाचूर कर देती है जब कोई इसे छूता है। यहाँ तक कि युआन निंग स्टेज का कल्टीवेशन भी इसका सामना नहीं कर सकते। इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लिंग लॉन्ग उसकी तरफ देख के मौज लेते हुए कहती है, तुम तो सचमुच बहुत कुछ जानते हो। कियान फैंग वहाँ पे उसकी तरफ देख के सीरियस लुक देते हुए कहता है, मेरे पास कोई कल्टीवेशन नहीं थी, इसलिए मैंने ताओ सेट के स्क्रिप्चर्स को बहुत डीप स्टडी किया ताकि कोई रास्ता निकल सके। मैंने फॉर्मेशन के फील्ड में भी बहुत ढेर सारी रिसर्च की थी। उसकी इस बात को सुनकर लिंग लॉन्ग वहाँ पे हंसते हुए कहती है, तुम इतनी ढेर सारी किताबें पढ़ने से पागल हो गए होगे। ऐसी घटिया पढ़ाई किसी को कैसे रोक सकती है? और इस बात को बोलने के बाद वो अपनी उसी ड्रेस में से अपनी कमर के दूसरे साइड से एक बटन को बाहर निकालते हुए कहती है, तुम अपने कान को बंद कर लो। और उसको ऐसा करते हुए देखकर इस बार तो कियान फैंग वहाँ पे बहुत जरा घबरा गया था कि अब ये क्या करने वाली है। बाहर की तरफ एक गार्ड वहाँ पर पहरा दे रहा था और तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत तेज धमाके की आवाज आती है, जिस चीज के कारण गार्ड वहाँ पे घबराते हुए जब उस तरफ देखता है जिस जगह पर कियान फैंग और लिंग लॉन्ग थे वहाँ पर बहुत ढेर सारा धुआं रिलीज हो रहा था, निकल रहा था, जिसको देखते हुए गार्ड चिल्ला के कहता है, आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है? जब वो उस कमरे की तरफ देखता है तो बहुत जरा घबरा गया था और जब वो उस जेल के कमरे के पास आता है तो सामने एक दरार सी पड़ गई थी, जिसको देखते हुए वो चिल्ला के कहता है, आखिर वो लड़की कहाँ पर भाग के चली गई है? कियान फैंग वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, टावर एबिस की वो चुड़ैल भाग गई है। मैंने तुमसे कहा था कि हम दोनों साथी नहीं थे और अब देखो तुमने उस चुड़ैल को भगा दिया और ये हुआन को यहाँ आने पर मजबूर कर दिया है। अब देखना तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? मैं कियान फैंग हूँ, ताओ सेट का एक डिसाइपल। मुझे उस चुड़ैल ने फंसाया और यहाँ पर ले आई। जल्दी करो, मुझे अपने मास्टर से मिलवाओ। मैं तुम्हारे लिए गवाही दूंगा और सब कुछ समझाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि तुम नहीं मरोगे। कियान फैंग की इस सारी बात सुनकर तो जो गार्ड था उसकी बुरी तरह फट चुकी थी और वहाँ पे वो घबराते हुए कहता है, अरे हाँ ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालता हूँ। और इस बात को बोलते हुए वो हेवनली थंडर रिलीज कर देता है। उसके पास एक टोकन था। उस जगह से उस फॉर्मेशन को हटाने के साथ में ही वो गार्ड अंदर आता है और कियान फैंग के पैरों की बेड़ियां खोल रहा था, लेकिन तभी उसको वहाँ पर पीछे से लिंग लॉन्ग के खिलखिला के हंसने की आवाज आती है, जिस कारण से वहाँ पे वो घबरा जाता है। और वहाँ पर लिंग लॉन्ग अपने हाथ में एक बड़ा सा पत्थर लाकर उसकी खोपड़ी के ऊपर धड़ाम से दे मारती है, जिस कारण से उसकी आंखें दोस्तों टमाटर की तरह बाहर आ गई थी। और लिंग लॉन्ग के एक पत्थर के अटैक के कारण वो गार्ड वहाँ जमीन पे गिर कर झाग छोड़ रहा था, मतलब कि दोस्तों बेहोश हो चुका था।
लिंग लॉन्ग वहाँ पे उसको जीप चढ़ाते हुए कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। मैंने तुमसे कहा था कि ये चीज लोगों को फंसा नहीं सकती। लिंग लॉन्ग के हाथ में पत्थर देखकर कियान फेंग वहाँ पे घबराते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं हार मानता हूँ, प्लीज मुझे भी इन जंजीरों से निकलने में मदद करो। लेकिन दूसरे साइड जो लिंग लॉन्ग थी वहाँ पे गुनगुना के जाते हुए कहती है, वो चली देखो प्यार की गली, उससे रोके ना कोई, वो चली मैं चली। और वहाँ से जाते हुए कियान फेंग से कहती है, अच्छा तो ठीक है, बाय बाय, मैं जा रही हूँ। उसकी इस तरह की हरकत के कारण कियान फेंग तो वहाँ पे शॉक्ड होते हुए एकदम फ्रीज सा हो गया था। साथ ही वहाँ पर घबराते हुए चिल्ला के कहता है, अरे तुम ये क्या कर रही हो। और लिंग लॉन्ग वहाँ पे खिलखिला के गुनगुना के जाते हुए कहती है, मैं चली देखो अम्मा की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली। लेकिन तभी वहाँ पर रुकते हुए कहती है, अरे मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं तो ट्रेजर की खोज में जाने के लिए इस जगह को छोड़ रही हूँ। लेकिन कियान फेंग वहाँ पे मदद मांगते हुए चिल्ला के कहता है, तुम मुझे भी क्यों नहीं खोल देती हो। लिंग लॉन्ग वहाँ पे इतराते हुए कहती है, मैं अगर तुम्हें खोल दूंगी तो तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दोगे। तुम धर्मी लोग या तो बहुत चालाक हो या बिल्कुल भोंदू, तुम सिर्फ मेरे लिए मुसीबत ही ला सकते हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि स्वॉर्ड माउंटेन विला सीक्रेट रूप से लोगों को पकड़कर उनके ऊपर एल्केमी के एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। कियान फेंग बेचारा फिर से अफसोस करते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तभी वहाँ पर लिंग लॉन्ग उसकी मौज लेते हुए कहती है, बात चूतिए, तुम एक भोले भाले इंसान तो हो ही और नौसिखिए भी हो जो अभी अभी इस दुनिया में आया है। कियान फेंग वहाँ पे अफसोस करते हुए कहता है, मैं बहुत भोला था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्वॉर्ड माउंटेन विला जो कि खुद में ही एक बहुत सम्मानित सेक्ट है इतना नीचे गिर जाएगा। लिंग लॉन्ग उसकी तरफ देखकर क्रीपी स्माइल देते हुए कहती है, जब तक तुम मेरी बात मानने और मेरी बात सुनने का वादा करोगे मैं तुम्हें जाने दूंगी, ये हमारी डील है। कियान फेंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ फंस रहा है और तभी वहाँ पे वो शपथ खाते हुए कहता है, जब तक ये मार्शल दुनिया के लॉ का उल्लंघन नहीं करता मैं तुम्हारी लीडरशिप के अंदर तुम्हारी बात को मानूंगा। उसको ऐसा कहते हुए देखकर लिंग लॉन्ग वहाँ पे हैरान होकर देख रही थी और साथ ही वहाँ पर बुरी तरह जोर जोर से खिलखिला के हंसना स्टार्ट कर देती है। कियान फेंग वहाँ पे उसके ऐसा करते हुए देखकर शॉक्ड होते हुए कहता है, तुम हंस किस पर रही हो। लेकिन तभी लिंग लॉन्ग वहाँ पे कठोर लौंडिया बनते हुए कहती है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, अगर तुम इस तरह से परेशान करते रहे तो मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूंगी। उसकी इस बात को सुनकर कियान फेंग वहाँ पे घबराते हुए अपने मुंह को बंद कर लेता है और तभी लिंग लॉन्ग कियान फेंग के पास आकर उसको बैठ के घूर रही थी। फिर वहाँ पे दोस्तों जिस तरह से एक पेट होता है आपका पालतू जानवर, उसी तरह से कियान फेंग को भी दोस्तों उसके सर को सहलाते हुए कहती है, तुम एक अच्छे लड़के हो, बिल्कुल तुम्हें इसी तरह से मेरे साथ व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों अब तक तो आप समझ ही गए होंगे ये हुआन की लौंडिया सच में कितनी ज्यादा कमीनी है। लिंग लॉन्ग को इतना पास देखकर कियान फेंग बहुत जरा शर्माने लगा था। ब्लेस करते हुए कहता है, नहीं इतने मेरे करीब मत आओ तुम। लेकिन दूसरे साइड में जो लिंग लॉन्ग थी उसको तो एकदम कुत्ते के तरीके ट्रीट कर रही थी, उसके सर को सहला रही थी, जिसको देखकर कियान फेंग गुस्साते हुए कहता है, मेरे सर से अपने हाथ को हटाओ तुम। और इसी के साथ ये लिंग लॉन्ग कियान फेंग को आजाद कराकर वहाँ से ले जा रही थी। लेकिन जब वो लोग जा रहे थे एक जगह से कोई चिल्ला के कहता है, कियान फेंग इधर देखो ये मैं हूँ। उस आवाज को सुनकर कियान फेंग जब उस तरफ देखता है तो वहाँ दोस्तों कोई और नहीं अपना हीरो युन फेंग था, जो कि रूप बदले हुए अपने बेटे से बोलता है, हाँ ये तो सच में तुम ही हो, चलो जल्दी मुझे बाहर निकालो। उस लड़के को अपने सामने देखकर कियान फेंग समझ नहीं पाता और तभी लिंग लॉन्ग उससे पूछती है, वो लौंडा कौन है। कियान फेंग एक छोटे बच्चे के तरीके बहाना बना के कहता है, वो मेरा जान पहचान का एक इंसान है। फिर वहाँ पर कियान फेंग अपने हीरो के पास आते हुए कहता है, तुम भी यहाँ पर कैसे पकड़े गए। युन फेंग अपने सर को खुजलाते हुए बताता है, वो खैर ये एक बहुत लंबी कहानी है। लेकिन तभी अचानक से ये हुआन उनके पास आते हुए कहती है, मैं और मेरे सीनियर वापस लौटते समय एक गुफा में पहुँचे जहाँ हमने देखा कि लोग कुछ पपेट्स को वहाँ पर रिफाइन करने के लिए जिंदा लोगों का इस्तेमाल करते थे। मेरे सीनियर ने मेरी बातों को नहीं समझा और उन पर हमला कर दिया और आखिरी में हमें पता चला कि ये जगह स्वॉर्ड माउंटेन विला से मिली हुई है और फिर हमें एक मिस्टीरियस एक्सपर्ट ने पकड़ लिया और हमें यहाँ लाकर फेंक दिया। इस बात को बोलते हुए ये हुआन युन फेंग के खोपड़ी के ऊपर एक जोर से घूंसा
मारते हुए कहती है, तुम इतने बेवकूफ हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या बताऊं। यूनफैंग वहाँ पे अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, वो मैंने जो कुछ भी वहाँ पर किया और अब आगे ऐसा कभी नहीं होगा। तो मुझे बताओ, क्या अब तुम हमें बाहर जाने दोगे? क्यानफेंग लिंगलोंग की तरफ देखते हुए कहता है, ये लोग भी हमारी तरह कल्टीवेटर्स हैं, तो क्या मैं इनकी मदद नहीं करनी चाहिए? लिंगलोंग उन दोनों की तरफ बहुत गुस्से भरी निगाहों से घूर के देखते हुए कहती है, ओफो, ये कैसे संयोग की बात है। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बात सुनकर यूनफैंग वहाँ पे बेचारा घबराता हुआ अपनी खोपड़ी को खुजलाता है, लेकिन उसकी इस तरह की एक्टिंग के कारण ये हुआन उसकी खोपड़ी के ऊपर एक जोर से घूंसा मारते हुए कहती है, मुझे पिछले जन्म में श्राप मिला होगा कि मुझे तुम्हारे ऐसे एक तलवारबाज बेवकूफ सीनियर के रूप में मुलाकात होगी। फिर ये हुआन अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहती है, सिस्टर, अगर आप हमें यहाँ से आजाद कर दें तो हम भी आपके साथ में चलेंगे। स्वॉर्ड माउंटेन विला में बहुत ढेर सारे पावरफुल एक्सपर्ट हैं, कुछ मददगार का होना आपके लिए फायदेमंद होगा। लिंगलोंग इस बात को सुनकर खुश होते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात साफ तौर पर बता दूं, अगर हम लोग को कोई ट्रेजर मिल गया तो तुम उसे मुझसे छीन नहीं सकते। ये हुआन उसकी बात को एग्री करते हुए कहती है, हाँ ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे। और इसी के साथ उन चारों की टोली दोस्तों चलते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी और तभी एक जगह पर पहुंचने के बाद लिंगलोंग पीछे की तरफ देखते हुए कहती है, एक मिनट लिए रुक जाओ, मुझे अपना बैग लेना है। इस बात को बोलते हुए बड़ी स्पीड में भाग कर जाती है और एक दीवार पर जो उसका बैग टंगा हुआ था उस बैग को लेते हुए कहती है, हाँ ठीक है, मेरा बैग मुझे मिल गया, चलो चलते हैं आगे। दोस्तों, मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही यार, सब बेचारे जूता चप्पल पहने हुए हैं, बेचारे लिंगलोंग को पैदल क्यों टहला रहे हैं? इन लोग क्या पद यात्रा पर लेकर आए हैं? जब वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा गेट लगा हुआ था और तभी लिंगलोंग क्यानफेंग के कांधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है, हे जाओ और आगे जाकर देखो कोई खतरा तो नहीं है। सीधे भागता हुआ आगे की तरफ जा रहा था। क्यानफेंग को इतनी तेज भागे जाते हुए देखकर वो सभी लोग देख रहे थे और तभी लिंगलोंग पीछे की तरफ पलटती है। उसको वहाँ पर रुके हुए देखकर यूनफैंग उससे कहता है, क्या हुआ, तुम आगे क्यों नहीं चल रही हो? लिंगलोंग पीछे की तरफ देखकर क्रीपी स्माइल देते हुए कहती है, मॉम, डैड, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस तरह से उसको कहते हुए देखकर वो दोनों के दोनों वहाँ पर शॉक्ड हो गए थे, उसके पसीने छूट रहे थे और तभी यूनफैंग वहाँ पर बहाना बनाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ, तुमने मुझे गलत इंसान के रूप में समझ लिया है। लेकिन ये हुआन उसको ऐसा करते हुए देखकर खिलखिला के हंस रही थी और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, इस तरह का दिखावा करना अब तुम बंद करो, लिंगलोंग ने बहुत पहले ही हमको पहचान लिया था। इस बात को सुनकर तो यूनफैंग हैरान हो गया था और तभी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, तुमको इस चीज का पता कैसे लगा? लिंगलोंग वहाँ पे क्रीपी स्माइल देते हुए अपने बैग को खोलती है, उसमें से एक कीड़े को बाहर निकालते हुए कहती है, पिछली बार जब मैंने आपको देखा था तो मैंने आपके ऊपर अपना ये कीड़ा छोड़ दिया था, ये देखो, ये कीड़ा इसलिए इधर उधर फड़फड़ा रहा है क्योंकि इसे आपकी स्मेल आ गई है। तो और इसके अलावा जब मैं अंदर आई तो मैंने देखा कि बगल में दो लोग नहीं बल्कि आधी उम्र वाले दो लोग आए थे। और इसी के साथ दोस्तों ये हुआन के प्लान का खुलासा होता है। जब वो लोग वहाँ से गए थे, यूनफैंग ने वहाँ पर अपनी स्किल को यूज करते हुए वहाँ के इंसान को गायब कर दिया था, जिस तरह से इससे पहले ये टेंगू के पास जब वो गया था एक लड़की को गायब किया था, जिस चीज को उसकी बेटी समझ चुकी थी कि बगल के कमरे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। साथ ही वहाँ पर वो गुस्साते हुए कहती है, मॉम, डैड, आपने अंदर आने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया था? अपनी बेटी की तरफ देख के ये वन हंसते हुए कहती है, जब हम लोग वापस जाएंगे तो मैं तुमको बताऊंगी। अपनी मॉम की इस बात को सुन के लिंगलोंग वहाँ पे अजीब समूह बनाते हुए कहती है, क्या आप मुझे यहाँ पर वापस ले जाने के लिए आई हैं या सिर्फ घूमने और मौज मस्ती करने के लिए आई हो? यूनफैंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या कहा? मौज मस्ती करने के लिए ऐसी खतरनाक जगह पर हम आएंगे? क्या तुम जानती भी हो कि ये कितनी जोखिम से भरी हुई है? उसको ऐसा कहते हुए देखकर लिंगलोंग घूर के देखती है, लेकिन तभी जो ये हुआन थी अपने आप को रिलैक्स करते हुए उससे कहती है, टावर ऑफ एबिस में उसकी उम्र के कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए वो हमेशा कुछ रोमांचक और दिलचस्प चीज करके अपना मनोरंजन करती है। ऐसा नहीं है कि उसे खेलना बहुत पसंद है, लेकिन अगर उसे व्यस्त रखने के लिए कुछ नहीं मिलता तो उसे पता ही नहीं होता कि वो अपने समय में क्या करे। जिस बात को सुनकर लिंगलोंग भी वहाँ पर अपने मुंह को फुला लिया था। अपनी बेटी की इस तरह की प्रॉब्लम को समझते हुए यूनफैंग वहाँ पर उसके पास आता है। साथ ही ये हुआन से टेलीपैथी से बात करते हुए कहता है, ये हुआन, क्या तुम उसे बचपन में फ्रीडम देती थी? कोई उसकी उम्र के दोस्त ना होने के कारण वो सचमुच बहुत अकेली हो गई। इस बात को महसूस करते हुए उसके सर को हाथ से सहलाते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यहाँ आपका साथ देने और आपके साथ मौज मस्ती करने के लिए हूँ।
इस बात को सुनने के बाद लिंग लॉन्ग बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वहाँ पर यूनफेंग के हाथ को पकड़कर एक्साइटेड होते हुए कहती है, पापा ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इस चीज के बारे में उस लड़के को मत बताना जिसको मैं अपना खिलौना बना के खेल रही हूँ। क्या आप उसे जानते हैं? यूनफेंग बेचारा इस बात को सुनकर उसके पसीने आ गए थे और घबराते हुए ये हुआन से कहता है, ओफो, फैंग तो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है, कौन जानता है कि यह उसके लिए अच्छा है या बुरा। लेकिन तभी यूनफेंग उसको समझाते हुए कहता है, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम एक अच्छे दोस्त बन सकते हो, मेरी बात समझी? लिंग लॉन्ग आगे की तरफ भाग के जाते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है, समझ गई, चलो चलते हैं आगे। एक रिवर्टवान होने के बावजूद आज यूनफेंग अपनी बेटी से हार जाता है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह दिखाते हैं जहाँ पर आग जल रही थी और हमको पता चलता है एक घर में आग लगी हुई थी और उसे लोग बुझा रहे थे। उस आग को बुझाने के लिए जितने भी वहाँ पर लोग थे बाल्टी भर भर के उस आग के ऊपर पानी फेंक रहे थे और तभी अचानक से एक आदमी जब आगे की तरफ बढ़ता है, कोई उसकी खोपड़ी के ऊपर जोर से डंडे से मारता है और वहाँ पे वो बेहोश हो गया था। फिर हमको पता चलता है इसी तरह से एक आदमी और आगे बढ़ता है, उसकी खोपड़ी पे भी डंडा पड़ता है और वो भी बेहोश। इसी तरह से तीसरा और चौथा, उन सभी की खोपड़ी पे डंडा पड़ता है और वो लोग बेहोश हो गए थे। और तब जाकर दोस्तों हमको पता चलता है ये जितना भी वारदात हो रहा था ये सारे के सारे उस सेट के डिसाइपल के कपड़ों के चक्कर में चल रहा था। 4 आदमी पेले गए उन 4 कपड़ों के लिए। वो लोग वहाँ पे ड्रेस चेंज करने के बाद आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी एक आदमी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, हे तुम बेकार लोग, तुम लोग कौन से डिपार्टमेंट से हो, जल्दी करो और आग बुझाओ जाके। उसकी बात सुन के लिंग लॉन्ग बहाना बनाते हुए कहती है, अकाउंटेंट कहाँ है, हमें उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया है। वो मोटा आदमी इस बात को सुनकर शांत होते हुए कहता है, वो वेस्ट विंग में किताबें संभाल रहा है, वहाँ कोई आग नहीं लगी है। लिंग लॉन्ग जहाँ किसी की चलने नहीं देती उसकी बात सुनकर कहती है, हाँ हाँ ठीक है, जाओ और उनकी मदद करो जाके, हम वेस्ट विंग जा रहे हैं उसको गार्ड करने के लिए। अब इस बात को सुन के वो आदमी बोलता है, हाँ ठीक है तुम लोग जाओ, और इसके बाद तुरंत वो भागते हुए आग बुझाने चला गया था। लिंग लॉन्ग वहाँ पे खिलखिला के हंसते हुए कहती है, चलो चलते हैं वेस्ट विंग की तरफ। कियान फेंग उसकी इस तरह की ट्रिक को देखकर शॉक्ड होते हुए कहता है, आखिर हम एक अकाउंटेंट की तलाश क्यों कर रहे हैं? लिंग लॉन्ग उसको बताती है, एक मालिक के लिए सबसे भरोसेमंद इंसान उसका अकाउंटेंट होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सीक्रेट को जानता है। अगर हम स्वॉर्ड माउंटेन विला के ट्रेजर को हासिल करना चाहते हैं तो वही सबसे ज्यादा हमारी मदद कर सकता है, वरना क्या हमें सीधे मालिक से जाकर पूछना चाहिए? हुर्रे, चलो जल्दी चलो मेरे साथ। यूनफेंग येहुआन की तरफ देखते हुए कहता है, हमारी बेटी तो सचमुच बहुत इंटेलिजेंट है, वो तो अपने आप ही सदियों पुराने स्वॉर्ड माउंटेन को उलट पुलट कर रही है। येहुआन वहाँ पे हंसते हुए कहती है, उसकी इंटेलिजेंस उसकी माँ से मिलती जुलती है, अगर बाप से मिलती तब तो वो भोंदू होती जैसे तुम्हारा लौंडा है। और इसी तरह से वो लोग चलते चलते आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप दोस्तों मैप में देख सकते हैं कि वो लोग कहाँ से और वेस्ट विंग कहाँ है। वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। वेस्ट विंग में आने के बाद वो लोग अकाउंटिंग हाउस में जाते हैं। वो लोग अंदर जाने के साथ में जो वहाँ का अकाउंटेंट था उसको पेल पाल के उसके मुंह हाथ को बंद कर दिया था। ये हुआन वहाँ के अकाउंट्स को पढ़ते हुए कहती है, ये लोग तो एलेक्सर को रिफाइन करने के लिए एक बड़े पैमाने पर इंसानों की तस्करी में शामिल हो रहे हैं। इसमें कोई ताजुब की बात नहीं कि स्वॉर्ड माउंटेन विला से इतनी कमाल की एलेक्सर्स क्यों होती हैं, और उन्होंने बहुत से स्किल्ड एक्सपर्ट को ट्रेन किया है। यूनफेंग वहाँ पर एक अकाउंट को चेक करते हुए कहता है, लेकिन सबसे ज्यादा सीरियसली बात, इतनी बड़ी मात्रा में हाई ग्रेड के एलेक्सर्स को रिफाइन करने का उनका क्या मतलब है? उनका एनुअल शिपमेंट और कुल मिलाकर जो उनके खुद का इस्तेमाल है वो तो बहुत छोटे से लेवल पे है। इस बात को सुनकर ये हुआन भी हैरान होते हुए कहती है, तुम बात तो सही कह रहे हो पहलवान। और तभी यूनफेंग कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ मेरे पास एक आइडिया है। ये हुआन इस बात को सुनकर हंसते हुए कहती है, अभी तक कुछ पक्का नहीं हुआ है, जब मुझे और ज्यादा जानकारी मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगी। दूसरे साइड में अकाउंटेंट के दिखाते हैं जिसके हाल बहुत ज्यादा बेकार थे, और वहाँ पे वो पूरी तरह जोर जोर चिल्ला चिल्ला के हंस रहा था और हंसते हुए चिल्ला के कहता है, नहीं प्लीज मुझे सच में कुछ नहीं पता, मालिक का सीक्रेट रूम कहाँ है, मेरे ऊपर सिर्फ हिसाब किताब को रखने की जिम्मेदारी है प्लीज मुझे जाने दो। और दोस्त हमको पता चलता है लिंग लॉन्ग वहाँ पे बैठी हुई कियान फेंग के ऊपर हुक्म चलाकर उसके पैरों में गुदगुदी मचवा रही थी, और तभी वहाँ पर अपने मॉम डैड को बुलाते हुए कहती है, अरे तुम लोग यहाँ पर आओ, हमारी मदद करो। अपनी बेटी से यूनफेंग पता नहीं क्यों लेकिन बहुत डरता है। वहाँ पे वो घबराते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है आते हैं। यूनफेंग को घबराते हुए देखकर ये हुआन कहती है, तुमने तो वादा किया था ना, याद है तुम्हें? एक असली मर्द अपना वादा नहीं तोड़ता है।
और इसी के साथ दोस्तों जिस तरह से उसका बेटा उसके बदबूदार पैरों के ऊपर पंख से गुदगुदी मचा रहा था, वहाँ पर युन फेंग को भी लिंग लॉन्ग ने उसके बगल में बैठा दिया था गुदगुदी मचाने के लिए। उसके पैरों की बदबू के कारण उनके हाल बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। तभी युन फेंग अपने बेटे से कहता है, आदमियों के हाल सचमुच बहुत खराब है, हमेशा इन औरतों के द्वारा दबाए जाते हैं। उसकी बात सुनकर कियान फेंग कहता है, अपने वादे को निभाना कोई बुरी बात नहीं है, ये वैसा ही होना चाहिए। अपने बेटे की इस तरह की बात सुनकर युन फेंग अजीब सा मुंह बनाते हुए मन में कहता है, ओफो, मेरा बेटा तो मुझसे भी बहुत जरा सीधा है। फ्यूचर में वो अपने रिश्तों को कैसे संभालेगा? वो अकेला आदमी जो प्यार में लकी है, अपने बेटे का जो कि खुद भी अकेला है, मजाक उड़ाता है। दूसरे साइड में वो अकाउंटेंट के हाल वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। वो बुरी तरह जोर जोर से हंसते हुए कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, अगर मैंने ये बात बता दी तो मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। लिंग लॉन्ग वहाँ पे उसको एक बुक दिखाते हुए कहती है, अगर तुम मुझे बताने से इनकार करते हो तो यहाँ की सारी अकाउंट्स की बुकों को मैं पब्लिक में फेंक दूंगी, और ऐसा होने से तुम्हारा परिवार तो वैसे भी खतरे में पड़ जाएगा। अकाउंटेंट वहाँ पे घबराते हुए कहता है, तुम ये कैसे कर सकती हो? लिंग लॉन्ग वहाँ पे बड़े एटीट्यूड में उससे कहती है, अब तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। वो अकाउंटेंट वहाँ पे पागलों के तरीके हंसते हुए कहता है, मेरी दोनों ही चॉइस मुझे मौत की तरफ ले जाती है, तो फिर बताओ मैं इनमें से कैसे चुनूं? हे भगवान। ये हुआन उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ तुम्हारे मालिक का सीक्रेट रूम कहाँ है, और बहुत परेशानी होने के बावजूद तुम यहाँ पर बच सकते हो, और अगर तुम सही समय पर चूक गए तो तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा। वो आदमी गुदगुदी के कारण इतना ज्यादा पगला चुका था, बुरी तरह चिल्लाते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। वो स्टडी रूम में है, हर बार जब मैं वहाँ पर कुछ देता हूँ तो मालिक बाहर आने में बहुत समय लगाते हैं, मुझे अंदर आने का सही रास्ता नहीं मालूम, वो हमेशा सभी नौकरों को भेज देते हैं। उसकी बात जैसे खत्म होती है, पीछे से लिंग लॉन्ग उसके खोपड़े पे कनपट्टी बजा दी थी, जिस कारण से कि वो वहाँ पर पूरी तरह से बेहोश हो चुका था, और देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़ चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों लिंग लॉन्ग ने वहाँ पर सीक्रेट रूम का पता लगा लिया है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर उसके मालिक के स्टडी रूम को दिखाते हैं, जहाँ पर लिंग लॉन्ग और वो सभी लोग पहुँच गए थे। लिंग लॉन्ग के स्प्रे को वहाँ पे करते हुए हर जगह पर चेक कर रही थी कहाँ पर सबसे ज्यादा उंगलियों के निशान हैं। उसको ऐसा करते हुए देखकर कियान फेंग हैरान होकर कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? क्या हम लोग चैम्बर की तलाश नहीं कर रहे थे? कियान फेंग की बात सुनकर लिंग लॉन्ग उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहती है, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि लड़की के सिर वाले इंसान के साथ में बहस मत करो, क्योंकि इससे मुझे गुस्सा आएगा। और जब वो पीछे पलट के देखती है, युन फेंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो युवान से पूछता है, आखिर ये लड़की का सिर, ये क्या बात है? ये युवान वहाँ पे हंसते हुए बताती है, मुझे लगता है कि तुम्हारा बेटा बहुत सुस्त है। उनकी इन सब चीजों को देखते हुए लिंग लॉन्ग गुस्साते हुए कहती है, खुद जाकर देख लो जो तुम्हें ढूंढना है। उसकी बात को समझते हुए कियान फेंग वहाँ पर उस सीक्रेट रूम को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते हुए देखता है, तो एक ड्रॉर के अंदर उसको वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स दिखाई दे रहे थे, जो कि स्प्रे लिंग लॉन्ग ने पहले डाला था। वहाँ पर उस गाढ़े निशान को देखकर कियान फेंग थोड़ा समझ नहीं पाता, लेकिन उसी बीच लिंग लॉन्ग एक पेंटिंग के पास आगे की तरफ बढ़ती है, तो उस पेंटिंग के ऊपर कुछ ज्यादा ही उंगलियों के निशान लगे हुए थे। लिंग लॉन्ग का ऐसा करते हुए देखकर युन फेंग ये हुआन से पूछता है, आखिर हमारी बेटी के पास और कितनी ट्रिक्स हैं? और इसी तरह से कुछ देर के अंदर उसने वहाँ पर उस सीक्रेट रूम को ढूंढ लिया था। जब वो लोग वहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो स्वॉर्ड माउंटेन विला के उस जगह पर एक सीक्रेट रास्ता बना हुआ था, और वहाँ पर आगे बढ़ने के साथ में ही आखिरी में उस जगह पर एक बहुत अजीबोगरीब लॉक लगा हुआ था। और वो लॉक देखने में दोस्तों कुछ समझ में नहीं आता। उस लॉक को देखकर लिंग लॉन्ग हैरान होते हुए कहती है, ये तो एक जुआनजी लॉक है। जुआनजी लॉक का नाम सुन के कियान फेंग बताता है, मैंने ताओ सेट के स्क्रिप्चर्स को जब स्टडी किया था, और उनके मैकेनिज्म में लू बॉन लॉक, जुआनजी लॉक और हिडन पोएम की शामिल है, जिनकी ऑरिजिन यिन सील की है। और तो और वे लगातार बदलते रहते हैं। अगर हम उन्हें बिना किसी उनकी की के ताकत से खोलते हैं, तो ये अंदर छिपी हुई सारी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देगा। ये इम्पोर्टेंट सीक्रेट चैम्बर हमारी जेल के बैगनी डिवाइन थंडर बैरियर से अलग है। हमारे पास इस बात का जानने का कोई तरीका नहीं है कि इसके अंदर कौन सी पावरफुल फॉर्मेशन छिपी है। हमें क्या करना चाहिए? उन लोगों की इस प्रॉब्लम को समझते हुए युन फेंग वहाँ पर अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, फ्लॉलेस विजन। और उसके ऐसा करने के साथ में ही उस लॉक के अंदर जितने भी फॉर्मेशन लगे हुए थे, वो
वो सारे के सारे उसको वहाँ पर दिखने लगते हैं और देखते हुए पता चलता है उसके अंदर टोटल मिला के 4 फॉर्मेशन लगे हुए थे। इस चीज को देखकर यूनफेंग वहाँ पर ये हुआन को टेलीपैथी के थ्रू बताता है ये सच मुझे कमाल की फॉर्मेशन है, अगर मेरे पास इस तरह से देखने की ताकत नहीं होती तो मुझे डर है कि मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाता। ये हुआन वहाँ पे हंसते हुए कहती है ओफो, तो मुझे बताओ इसका सीक्रेट क्या है। यूनफेंग वहाँ पे इस फॉर्मेशन के बारे में बताता है सभी पिछले मैकेनिज्म हो सकता है इसी मैकेनिज्म के हिस्से थे। ये घुसपैठियों को आखिरी तक लुभाता है और हमारी प्रेजेंट लोकेशन एक बहुत बड़ी ट्रिंग रिंग मैकेनिज्म है। अगर हम लोग पीछे हटते हैं तो करीब 100 मीटर दूर एक छिपी हुई फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगी और अगर हम इसे ताकत से तोड़ते हैं तो यह छिपी हुई फॉर्मेशन को फिर से एक्टिवेट कर देगा। इस फॉर्मेशन को ताकत 4 सोर्स से मिलती है जो सभी दिशाओं में फैली हुई है, जिसमें से लगभग 30% मेरी ताकत के बराबर है। यहाँ तक कि ऐसा हो सकता है इस फॉर्मेशन के कारण आपको भी बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इस बात को सुन के ये हुआन स्माइल करते हुए कहती है सच में इस मैकेनिज्म को बनाने वाला मास्टरमाइंड बहुत चालाक है, अंदर जो छिपा है वो स्वॉर्ड माउंटेन विला का सबसे बड़ा सीक्रेट हो सकता है। यूनफेंग सीरियस लुक देते हुए कहता है तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ पर फॉर्मेशन तोड़ देना चाहिए। ये हुआन वहाँ पे ना में सर हिलाते हुए कहती है ये लिंगलोंग का खेल है, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो हमें इस चीज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यूनफेंग वहाँ पे सर खुजलाते हुए कहता है तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं। ये हुआन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है चाहे ये फॉर्मेशन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, जब तक ये एक्टिवेट नहीं होता तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। लॉक तोड़ना या ऐसा कुछ करना लिंगलोंग के लिए कोई परेशानी पैदा नहीं करेगा। यूनफेंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है मैं इन फॉर्मेशंस के बारे में बहुत अच्छा स्किलफुल नहीं हूँ। इस ज़ोंजी लॉग में हजारों कॉम्बिनेशंस हैं और इसके अलावा एक ही सही है। अगर वह इसे मेरी तरह ताकत से नहीं खोल सकती तो इसे खोलने का कोई तरीका नहीं है। जब वो लोग इस सब चीजों के बारे में बात कर रहे थे तभी लिंगलोंग अपने वही हुतिया बैग के अंदर हाथ डालती है और उसको ऐसा करते हुए देखकर कीनफेंग हैरान होकर कहता है अब तुम क्या करने जा रही हो। लिंगलोंग एक पर्पल कलर की लिक्विड को बाहर निकालते हुए कहती है बस तुम देखो और अपनी नाक को तुरंत बंद कर लो। और इस बात को बोलते हुए वो वहाँ पर उस शीशी को खोलती है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा बदबूदार महक आ रही थी, जिस कारण से कि कीनफेंग अपनी नाक को बंद करते हुए कहता है अबे यार ये क्या बकवास चीज है। उस शीशी से निकलने वाली महक को देखकर यूनफेंग हैरान होते हुए कहता है ये तो। और जब वो ऐसा बोलने ही वाला था उतनी ही देर में लिंगलोंग ने वहाँ पर जो लॉक लगा था फॉर्मेशन वाला उसके ऊपर वो सारा का सारा लिक्विड डालने लगी थी और उसके ऐसा करने के साथ में ही जो ऊपर का मैकेनिज्म था उस लॉक का वो पूरा का पूरा दोस्तों वहाँ पर गलना स्टार्ट हो जाता है। उसके इस तरह के पॉइजन को देखकर यूनफेंग हैरान होते हुए चिल्ला के कहता है ये तो क्रिएशन पॉइजन है मिस्ट्रेस का। लिंगलोंग वहाँ पे पीछे देखते हुए कहती है हाँ बिल्कुल आपने सही कहा और ये उनका सबसे लेटेस्ट क्रिएशन है जो किसी भी मेटल या आयरन को जंग लगाने की एबिलिटी रखता है। मैंने उनसे कुछ उधार लिया है। कीनफेंग वहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहता है मैं समझ गया, तुम इस मैकेनिज्म को अनलॉक करने की कोशिश कर रही हो बल्कि तुम इसे सीधे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रही हो ताकि या फिर चालू ना हो। अपने भाई की इतनी चतुर भरी बातें सुनकर आज यहाँ पर लिंगलोंग बहुत ज्यादा खुश होते हुए उसके सर को सहला कर कहती है मैंने सोचा था कि तुम थोड़ा बेवकूफ हो लेकिन तुमने आज मुझे यहाँ पर सरप्राइज कर दिया। बहुत अच्छा बेटी, ऐसे ही तुम अच्छे से पढ़ाई करो। उसको ऐसा करते हुए देखकर कीनफेंग के पसीने छूट रहे थे और वो घबराते हुए कहता है क्या तुम मेरे सिर को सहलाने की अपनी आदत को बदल सकती हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। उसके इस पॉइजन को डालने के कारण उस लॉक के वहाँ पर एल लग चुके थे, वो बर्बाद हो चुका था, जिस कारण से कि लिंगलोंग वहाँ पर अपना हाथ डालती है उस लॉक के अंदर और ऐसा करने के साथ में ही वो गेट वहाँ पर ओपन हो गया था। वहाँ पर उस गेट को ओपन करके लिंगलोंग पीछे पलट के कहती है ये देखो मैंने कर दिखाया, वाओ आई एम छोट चतुर लौंडिया। अपनी बेटी की चालाकी देखकर वो दोनों भी वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। और जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा रूम था जहाँ पर दोस्तों ट्रेजर ही ट्रेजर रखे हुए थे। उन ट्रेजर्स को देखने के बाद तो कीनफेंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और ये हुआन भी वहाँ पर सब चीज को देख रही थी। वहाँ के सारे ट्रेजर्स की जांच करते हुए वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हुआन तभी वहाँ पर एक बुक को उठाकर चेक करती है, लेकिन तभी उतनी देर में लिंगलोंग वहाँ पे एक शीशे को उठाते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है वाओ ये तो एक हेवनली गार्ड रिस्टोरिंग पिल है। मार्शल आर्ट की दुनिया में इसे देखे हुए बहुत दशक बीत गए हैं।
उतने में कियान फेंग भी एक शीशे को उठाकर बहुत ज्यादा हैरान होते हुए चिल्ला के कहता है, और ये देखो, क्या ये वही लेजेंडरी पिल नहीं है जो किसी को भले उसका आधा शरीर बचा हो, इसे खाने के बाद उसकी फिजिकल बॉडी दोबारा से बन सकती है। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कियान फेंग जब वहाँ पे लेजेंडरी पिल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था, तभी उतने में लिंग लॉन्ग उसके हाथों से उस लेजेंडरी पिल को छीन के अपने बैग में डाल रही थी। उसे ऐसा करते हुए देखकर कियान फेंग गुस्साते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? ये सब तो उनके गलत काम करने के सबूत हैं। लिंग लॉन्ग वहाँ पे उसको समझाते हुए कहती है, तुमने कहा था कि मैं यहाँ के निर्णय लूंगी, तो तुम इस चीज से पीछे कैसे हट सकते हो? लिंग लॉन्ग के तेवर बदलते हुए देखकर कियान फेंग की पूरी तरह फट चुकी थी, उसके पसीने छूट रहे थे। वो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, वो मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। लेकिन उतनी ही देर में लिंग लॉन्ग वहाँ से पलट के आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, मैं यहाँ केवल जस्टिस के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि मैंने इतनी ढेर सारी परेशानियाँ झेली हैं, इसलिए यहाँ पर जितना भी खजाना पड़ा हुआ है वो सारा का सारा मेरा होगा। कियान फेंग उसको इस तरह से सारी चीजें बटोरते हुए देखकर बहाना बनाते हुए कहता है, अरे तुमको कम से कम सबूत के तौर पर कुछ तो यहाँ पर छोड़ना चाहिए। अपने बेटे को इस तरह समझाते हुए देखकर युन फेंग वहाँ पे घबराते हुए मन में कहता है, मेरा बेटा बहुत सीधा है, ये अच्छी बात नहीं है। और तभी वहाँ पर एक पिल की बोतल कियान फेंग की तरफ फेंकते हुए कहता है, कियान फेंग, ये तुम्हारे लिए मददगार हो सकती है, इस पिल की बोतल को तुम रख लो। कियान फेंग उस पिल की बोतल को देखकर वहाँ पे हैरान हो गया था, क्योंकि ये रिसेपरेटिव पिल होती है। फिर वहाँ पे वो अपने सर को खुजलाते हुए कहता है, लेकिन ये तो चोरी का माल है, इसे मैं कैसे रख सकता हूँ? अपने बेटे के पास आकर युन फेंग उसको समझाता है, हम लोग यहाँ पर ट्रेजर की तलाश में आए हैं, इसलिए तुमको इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है। चलो आगे चल के देखते हैं क्या कुछ और है। युन फेंग जब इस बात को बोलने के बाद आगे जाकर वहाँ पे ट्रेजर्स को देख रहा था, तभी कियान फेंग कंफ्यूज होते हुए कहता है, लेकिन तुम सब यहाँ पर क्यों हो? उसके इस बात का जवाब युन फेंग ने नहीं दिया था। इग्नोर करते हुए आगे बढ़ के उस जगह को देखते हुए मन में कहता है, स्वॉर्ड माउंटेन विला में तो बहुत ढेर सारे सीक्रेट्स हैं। लेकिन तभी ये हुआ उसको वहाँ पर टेलीपैथी से आवाज देते हुए कहती है, यहाँ पर जल्दी आओ, इसे आकर देखो। ये हुआन की इस बात को सुन के युन फेंग तुरंत वहाँ पर उसके बगल में टेलीपोर्ट होते हुए कहता है, हाँ बताओ क्या मिला तुमको? ये हुआन जिस बुक को वहाँ पे पढ़ रही थी उस बुक को उसके आगे कर देती है, जिसको देखने के बाद तो युन फेंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, उन्होंने इन गोलियों को बनाने के लिए जिंदा लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया है। ये हुआन में वहाँ पर बहुत सीरियस फेस बनाते हुए गुस्से में कहती है, इतना ही नहीं, यहाँ के ये रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि वो कम से कम 200 सालों से ऐसा कर रहे हैं। मैं जानती थी यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत है। ये हुआन इस बात को बोलने के बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी। उसको वहाँ पे संभालते हुए युन फेंग उससे कहता है, तुम्हारे साथ में क्या गलत हुआ है? जब वो इस बारे में ये हुआन से पूछ रहा था, तभी वहाँ पर कोई पीछे से कहता है, मैं ये जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तुमने मेरे जेट गियर लॉक को कैसे तोड़ा? उस आवाज को सुनने के बाद वो सारे के सारे लोग पीछे पलट के देखते हैं, तो वहाँ पर एक अननोन इंसान पीछे आकर खड़ा हो गया था, और मुझे लगता है कि यही ऑनर है यहाँ का। वो वहाँ पर उन लोग को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, ये मेरा एक मैजिकल लॉक है जिसे मास्टर कारीगरों द्वारा बनाया गया था। लिंग लॉन्ग उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए कहती है, तुम ही सोचो आखिर ये कैसे हुआ होगा। वो जो ऑनर था वहाँ का वो आगे की तरफ बढ़ता है। लिंग लॉन्ग को बचाने के लिए कियान फेंग उसके सामने आ गया था। वो ऑनर वहाँ पे उनकी तरफ देख के स्माइल करते हुए कहता है, तुम दोनों एक दूसरे के काम के टुकड़े हो। वो टावर एबेस में मिस अल्फा की बेटी है, जबकि तुम ताओ सेट की अल्फा के बेटे हो। उन दोनों ग्रुप का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था, लेकिन तुम एक साथ घूम रहे हो। इस बात को बोलने के बाद तो वहाँ पर ये हुआ युन फेंग की तरफ देखते हुए कहता है, और हाँ, तुम दोनों कौन सी खिचड़ी पका रहे हो यहाँ पे? उस बुड्ढे की बात सुनकर कियान फेंग वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, बकवास करना बंद करो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जिंदा चीजों के साथ में इन पिल्स का एक्सपेरिमेंट करोगे। डिवाइन लैंड में रूढ़िवाद के प्रतिनिधि के रूप में हमारे ताओ सेट को इसकी जांच करने का हक है। यहाँ जो कुछ भी मैंने देखा है उसे अल्फा को रिपोर्ट करूंगा और तुम्हारे इन घिनौने कामों को भी बताऊंगा। कियान फेंग की बात सुनकर वो ऑनर वहाँ पे हंसते हुए कहता है, खैर बच्चे, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करने का मौका मिलेगा। कुछ ही दिनों में लोगों को पता चल जाएगा कि तुम दोनों ने यहाँ से सैकड़ों मील दूर एक मंदिर में एक दूसरे से लड़ाई की है। तब तक टावर एबिस और ताओ सेट एक दूसरे के दुश्मन बन के आपस में लड़ रहे होंगे।
उस बड़ाओ की इस तरह की प्लानिंग को सुन के यूनफेंग सीरियस लुक बनाते हुए कहता है, तुम हमारे बीच में झगड़ा क्यों शुरू करना चाहते हो? वो बड़ाओ वहाँ पे पागलों के तरीके जोर जोर से हंसते हुए कहता है, लिंग यूनफेंग ने दुनिया को एकजुट किया है और लोगों के लिए शांति लाया है, जिससे बेघर होने वाले लोगों की संख्या में बहुत ज्यादा कमी आ गई। ऐसे मामले में हम अपनी पिल्स का परीक्षण करने के लिए लोगों को कैसे ढूंढेंगे? बड़ों की बात सुन के ये हुआन टेलीपैथी से अपने हीरो से कहती है, यूनफेंग तुमने ध्यान दिया? उसने हम कहा, मुझे पता था स्वॉर्ड माउंटेन विला इतना सिंपल नहीं हो सकता। ये हुआन की बात सुन के यूनफेंग ने भी वहाँ पर सीरियस लुक बना लिया था, लेकिन तभी कियानफेंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, इसका मतलब तो ये हुआ तुम ही असली दुष्ट हो। ये हुआन उस बड़ों की तरफ देख के स्माइल करते हुए कहती है, तुम तो बहुत ईमानदार हो, मुझे लगता है कि तुम चाहते हो कि हम यहीं पे मर जाएं। क्या तुमको यकीन है कि तुमको बाद में इसका पछतावा नहीं होगा? वो बड़ा वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहता है, छोटी लड़की, तुम्हें यहाँ आने का पछतावा होना चाहिए। तुम्हारा फ्यूचर उज्जवल हो सकता था, लेकिन तुम यहाँ आ गई। ये कितनी शर्म की बात है। लिंग लॉन्ग जब बूढ़ों को इतना जोर जोर से घमंड से हंसते हुए देखती है तो वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है, हे बुड्ढे, क्या मरने से पहले हमें यही कहना है? लिंग लॉन्ग की ये बात सुन के वो बुढ़ाऊ वहाँ पे एकदम से शॉक्ड हो गया था, क्योंकि दोस्तों लिंग लॉन्ग ने अपने पास से एक अजीब सा ट्रेजर बाहर निकाल लिया था और वहाँ पर स्माइल करते हुए उस ट्रेजर की तरफ देख के उससे कहती है, किसने कहा कि मैंने गियर बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया? इस तरह के ट्रेजर का सही टाइम आने पर इस्तेमाल करना चाहिए। और इस बात को बोलते हुए लिंग लॉन्ग ने उस गियर बॉक्स के उस पार्ट को वहाँ पे तोड़ दिया था, और ऐसा होने के साथ में वो बुढ़ाऊ जो लॉक के सामने खड़ा था उसके ऊपर एक लेजर लाइट के तरीके एनर्जी बीम पड़ती है। ऐसा होने के साथ में जो उसकी बॉडी थी वहाँ पर बर्फ के अंदर पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है, और साथ ही दोस्तों कुछ अलग तरह के मैकेनिज्म भी ऊपर से नीचे गिरते हैं, और हमको पता चलता है उसको एक छोटी सी जेल के रूप में वहाँ पर उस मैकेनिज्म ने कैद कर लिया था। जब वहाँ पर ये सब चीजें हो रही थी तो इस चीज को देखते हुए यूनफेंग ये हुआन को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ गया था, और कियानफेंग भी लिंग लॉन्ग को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ गया था। और कुछ ही देर के अंदर जो बुढ़ा इतनी देर से दोस्तों बेफालतू की बीसी कर रहा था वो वहाँ पर उसके अंदर पूरी तरह से फ्रीज होके कैद हो चुका था। कियानफेंग वहाँ पे हैरान होते हुए लिंग लॉन्ग से पूछता है, मुझे याद है, लेकिन तुमने ये कब वहाँ से उठा लिया? लिंग लॉन्ग वहाँ पे विक्ट्री का साइन बनाते हुए स्माइल करके कहती है, इस तरह के सीक्रेट रूम में हमेशा प्रोटेक्शन की कई लेयर्स होती हैं। वो बुढ़ा आदमी चालाक और समझदार है। मुझे बुरे लोगों से निपटने के लिए गियर लॉक को सुरक्षित करना पड़ा, और उस आदमी को बस वही मिला जिसका वो हकदार था। कियानफेंग बेचारा घबराते हुए कहता है, तुम तो सचमुच बहुत इम्प्रेसिव हो। लिंग लॉन्ग कहाँ अपनी आदत से मानने वाली, वो फिर से उसके सर के ऊपर बहुत प्यार से पेट करते हुए कहती है, तुम्हारा तारीफ करने के लिए शुक्रिया। अब एक अच्छे लड़के बनो और मेरी बातों को सुनो। अगर मेरा मूड अच्छा हुआ मैं तुम्हें 1 या 2 बातें सिखा सकती हूँ। जब वो इस तरह से ऐसा कर रही थी, जिस चीज को देखते हुए टेलीपैथी के थ्रू ये हुआन से बोलता है, देखने में अब ऐसा लग रहा है कि वे एक अच्छे दोस्त बनेंगे। ये हुआन वहाँ पे हंसते हुए कहती है, ओहो हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बाद में उनके बारे में परेशान हो जाओगे। उसकी इस बात को सुनकर यूनफेंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, लेकिन ऐसा क्यों होगा? लेकिन तभी ये हुआन सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहती है, वो आखिर कहाँ चला गया? उसके इस आवाज को सुन के यूनफेंग और ये हुआन और वो लोग जब देखते हैं जहाँ पर वो आदमी फ्रीज हुआ था तो वहाँ पर वो आदमी गायब हो चुका था। लिंग लॉन्ग उसको देखकर शॉक्ड होते हुए कहती है, किसी ने उसे बचा लिया, चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। लिंग लॉन्ग जब इस तरह से बोल रही थी तभी अचानक से ये हुआन उनके पीछे अपीयर होते हुए उनके सर पे एक कराटे चॉप मारती है, जिस कारण से कि वो दोनों वहाँ पे बेहोश होकर सीधे जमीन पे धड़ाम से नीचे गिर गए थे। अपने दोनों बच्चों को बेहोश करने के बाद यूनफेंग और ये हुआन अपने असली रूप में आ गए थे। यूनफेंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? ये हुआन वहाँ पे सीरियस होते हुए कहती है, चलो अब अपने काम पर आते हैं। जी तियान चैंग पर उस खतरे की छाप जरूर होगी, क्या तुम उसका पता लगा सकते हो? यूनफेंग भी सामने की तरफ देखते हुए कहता है, टेलीपोर्टेशन साइन हमेशा एक निशान छोड़ जाता है, तुम इस चीज के बारे में क्या जानती हो? दूसरे साइड में ये हुआन को दिखाते हैं जो कि अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है, मैजिक बाउंड्री। वहाँ पर जो उसके दोनों बच्चे बेहोश पड़े हुए थे उसने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके चारों तरफ एक मैजिक बाउंड्री बना दी थी, जो कि इससे पहले दोस्तों यूनफेंग ने भी बनाई थी। जब ये टेंगू के पास गया था उस लड़की को वहाँ पर इसी तरह से इसने गायब कर दिया था। ये टेंगू वहाँ पर मैजिक बाउंड्री लगाने के साथ में सीधे खड़ी होती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें ये सब रास्ते में बता दूंगी।
फिर वहाँ पे यूनफेंग अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है ऑल अराउंड विजन, और उसके ऐसा करने के साथ में उसकी आंखों के अंदर से दोस्तों एक लाइट बाहर निकलती है जो कि उस बर्फ के अंदर कुछ ढूंढ रही थी। और कुछ ही देर के अंदर यूनफेंग को जो वहाँ पर टेलीपोर्टेशन के थ्रू बुड्ढा गायब हुआ था उसका सोर्स छोटा सा मिल जाता है। तभी तुरंत यूनफेंग ये हुआन का हाथ पकड़ते हुए कहता है चलो चलते हैं, और वहाँ पर फिर से अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहता है 10,000 माइल ट्रैकिंग शैडो फॉलोइंग। उसने जैसे अपनी इस टेक्निक को इस्तेमाल किया था तुरंत अचानक से वो वहाँ पर शैडो की स्पीड से दोस्तों जो टेलीपोर्टेशन का छोटा सा रास्ता था वो सीधे उसके अंदर चला गया था, और कुछ ही देर में वो लोग वहाँ से गायब हो गए थे। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। जब वो लोग उस टेलीपोर्टेशन से बाहर निकलते हैं तो सामने की तरफ एक अंधेरी गुफा थी। वो लोग वहाँ पे आने के साथ में इधर उधर देख रहे थे। तभी यूनफेंग वहाँ पे अंदाजा लगाते हुए कहता है मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उन्होंने स्वॉर्ड माउंटेन विला से 10 मील नीचे ऐसी सीक्रेट जगह बनाई है। लेकिन जब वो ये हुआन की तरफ देखता है तो हैरान होते हुए कहता है तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम इतना कांप क्यों रही हो। फिर वहाँ पे वो उसको संभालने के लिए ये हुआन का हाथ पकड़ते हुए कहता है ये हुआन आखिर तुम्हारे साथ में क्या गलत हो रहा है। ये हुआन वहाँ पे बड़ी मुश्किल से अपने आप को घबराने से रोकने की कोशिश करती है, जिस चीज को देखकर यूनफेंग वहाँ पे थोड़ा तसल्ली पाता है। दूसरे साइड में ये हुआन रिलैक्स होते हुए कहती है चलो हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। और इसी के साथ वो दोनों टहलते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे थे। यूनफेंग आगे बढ़ते हुए ये हुआन से पूछता है मैं जानता हूँ कि जब से हम मिले हैं तब से तुम कुछ ढूंढ रही हो जिससे साफ तौर पर मेन फैमिलीज और गुटों पर एक खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए वे तुमको मिस अल्फा कहते हैं। हालांकि मैं जानता हूँ कि तुमने सच में दूसरों को चोट पहुँचाने के लिए कुछ भी बुरा नहीं किया। यूनफेंग की इस बात को सुन के ये हुआन वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, साथ ही ब्लश करते हुए अपने हीरो की तरफ प्यार से देख के कहती है क्या मुझे समझाना सचमुच इतना आसान है। यूनफेंग वहाँ पे उसको आगे बताता है तुमने दूसरों को अपने बारे में नहीं बताया, इसके बजाय तुम सिर्फ अपने एम पर कंसंट्रेट करती रहती हो जिससे लोग तुमको और ज्यादा गलत समझते हैं। लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि तुम मेरी एक दोस्त हो। यूनफेंग की इस बात को सुन के तो ये हुआन वहाँ पे खो सी गई थी एकदम। बहुत ज्यादा फीलिंग से भरने के कारण उसकी आंख वहाँ पर भर आई थी, वो रोने लगी थी। लेकिन वो इस चीज को छुपाते हुए वहाँ पर धीरे से अपने आंसू को पोंछती है, जिस चीज को देखकर यूनफेंग भी थोड़ा सा भावुक हो गया था। फिर ये हुआन वहाँ पे खुश होते हुए अपने हीरो की तरफ देख के कहती है रिवर्ट वन तुम बहुत ईमानदार इंसान हो, मैं अब तुमसे अपने सीक्रेट को नहीं छुपाना चाहती, क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे। यूनफेंग वहाँ पे खुश होते हुए कहता है अरे मेरी जान, इस चीज को सुनने के लिए तो मेरे कान तरस रहे हैं। फिर वहाँ पे ये हुआन आगे बताती है क्या होगा अगर मैं कहूँ पिछले कुछ 100 सालों के परेशानी भरे समय उन सभी चीजों को, क्या सच में इन्हें जो कुछ भी हम लोगों ने झेला, क्या सच में इन्हें पर्दे के पीछे रहने वाले 5 सीक्रेट कल्टीवेटर ने बनाया था। यूनफेंग भी वहाँ पर इस बात को सोचते हुए थोड़ा सा हैरान हो गया था। ये हुआन फिर उसको आगे बताती है इस बारे में सुनकर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। यूनफेंग उसके हाथों को पकड़ के आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है वैन यूनफेंग के पास भी इसी तरह की थ्योरी थी, लेकिन वो बस उन लोग का एक अनुमान था, वो कुछ भी साबित नहीं कर सके। और मैं भी डिवाइन लैंड को एकजुट करने में बिजी था, इसलिए मैं इस मामले तक नहीं पहुंच पाया और बाद में वो मामला ठंडा हो गया। ये हुआन वहाँ पे सीरियस लुक बनाते हुए कहती है कोई नहीं जानता कि वो 5 ग्रेट कल्टीवेटर कौन है और उनका उद्देश्य क्या है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी एक निश्चित जरूरत है, इसलिए वे छिपकर एजेंटों के माध्यम से दूसरों को कंट्रोल करते हैं। यूनफेंग थोड़ा सा सोचते हुए कहता है लेकिन तुम इन सब चीजों के बारे में कैसे जानती हो। ये हुआन वहाँ पे कुछ याद करते हुए बताती है वे मुझे और मेरे जैसे दूसरे बच्चों को अपनी पिल्स के परीक्षण के लिए ले गए थे क्योंकि हम लोगों की यूनिक बॉडी थी। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके ये हुआन के बचपन पे आ गया था, जहाँ पर ये लोग उसको कैद करके लाए हुए थे और जंजीरों से बांध के रखा था। साथ ही वहाँ पर हमें पता चलता है ये हुआन के हाल वहाँ पे बहुत बुरे हो चुके थे और उसी की तरह वहाँ पर बहुत ढेर सारे बच्चे एक खंबे के ऊपर जंजीरों में बांध के रखे गए थे और उनके ऊपर एक फॉर्मेशन चल रहा था। तभी वहाँ पर उनको देखते हुए एक आदमी कहता है क्या तुमने उन पर अपनी नई दवा का परीक्षण किया। वो आदमी घबराते हुए कहता है नहीं, अभी केवल यही बच्चे हैं, आखिरी परीक्षण के लिए सब्जेक्ट अभी तक मिल नहीं पाए हैं, अब हम यूनिक बॉडी वाले लोगों को कहाँ ढूंढ सकते हैं। वो आदमी उन बच्चों की तरफ देखते हुए कहता है अगर तुम जल्दी रिजल्ट नहीं दे पाए तो हमारे गॉड पागल हो जाएंगे, वे हमें मार सकते हैं और डिवाइन लैंड की सिचुएशन फिर से बदल सकती है। हमने ये पोजीशन पाने के लिए बहुत कुछ किया है, अगर ऐसा हुआ तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। वो आदमी वहाँ पे घबराते हुए कहता है हाँ ठीक है, मैं इन बच्चों पर दवा का परीक्षण करूंगा, देखते हैं क्या होता है।
और इस बात को बोलने के साथ में हमें छोटी ये हुआन को दिखाया जाता है, जिसको पकड़ते हुए एक आदमी उसके मुंह में एक लाल कलर की पिल ठूंस देता है और उस पिल को खाने के साथ में उसकी बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती हैं और उसकी आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह गई थी, उसकी नसें दिखना स्टार्ट हो गई थी। अचानक से उस पिल के रिएक्शन के कारण उसके मुंह से भले से बहुत ज्यादा प्रेशर से खून निकलता है, जिस चीज को चेक करने के लिए एक आदमी ये हुआन की गाल को पकड़ के चेक करते हुए कहता है, अरे ये क्या, ये तो मर रही है, उसे जल्दी बाहर निकालो, मुझे उम्मीद है कि दूसरे लोग इसे झेल सकेंगे। और ऐसा बोलने के साथ में ही ये हुआन को जंजीरों से वहाँ पर छोड़ दिया जाता है और ये हुआन धड़ाम से खंबे से नीचे गिरती है और एक आदमी उसके पैर को पकड़ के आगे की तरफ घसीट के कहीं और ले जा रहा था। वो आदमी ये हुआन को घसीट के एक क्लिफ के पास लाकर सीधे वहाँ से ये हुआन को नीचे की तरफ छोड़ देता है गिरने के लिए, और ये हुआन नीचे की तरफ एक जगह पर आकर धड़ाम से गिरती है, जिसके हाल वहाँ पर दोस्तों बुरी तरह खराब हो चुके थे। देखने में तो लग रहा था कि ये आज यहाँ पर मर गई है, और साथ ही हमको पता चलता है जिस चीज के ऊपर ये हुआन आकर गिरी थी वो सारी की सारी दोस्तों यूनिक बॉडी वाले ही इसी की तरीके दूसरे बच्चे थे। ये हुआन वहाँ पे पड़े पड़े जब ऊपर की तरफ देखती है तो वहाँ पर एक और दूसरे बच्चे को उसी की तरीके नीचे की तरफ फेंकते हैं, जो कि सीधे ऊपर से आते हुए ये हुआन की बॉडी के ऊपर धड़ाम से आगे गिरती है। लेकिन ये हुआन की बॉडी तो यहाँ पर फ्रीज पड़ी थी, स्टन हो चुकी थी, जिस कारण से कि वो कुछ नहीं कर पाती। और फिर कुछ देर बाद एक और बच्चा ऊपर से नीचे आता है और ये हुआन की छाती के ऊपर धड़ाम से आके लड़ता है। उसके लड़ने के कारण ये हुआन की बॉडी में कुछ एक्टिविटी आती है। वो वहाँ पर अचानक से होश में आते हुए चिल्लाते हुए वहाँ पर बैठ गई थी। जब वो इधर उधर देखती है, अपने पास में देखती है, तो उसके पास वहाँ पर उसके दोस्त पड़े हुए थे, जिस चीज को देखने के बाद तो वो वहाँ पे घबराते हुए, क्योंकि एक छोटा बच्चा है, वो डर कर पीछे की तरफ भागने लगती है। जब पीछे की तरफ वो डर के भागती है तो वहाँ पर उसको दो आंखें दिखाई देती हैं, जो कि उसकी तरफ घूर रहे थे, और हमको पता चलता है ये एक बहुत जायंट स्नेक होता है, जो कि ये हुआन की तरफ देखकर सीधे उसकी तरफ आगे बढ़ता है उसको खाने के लिए। लेकिन तभी ये हुआन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो जायंट स्नेक होने के कारण ये हुआन के पैरों को उसने वहाँ पे पकड़ लिया था, और उसको पकड़ने के साथ में वो झटके के साथ ये हुआन को अपने अंदर घुसेड़ लेता है, मतलब कि दोस्तों गटक जाता है, खा जाता है। और ये हुआन धीरे धीरे करके उसके पेट के नीचे उतर रही थी। ये हुआन को खाने के बाद वो स्नेक बड़े मजे से वहाँ पर बैठा हुआ था, लेकिन तभी वो स्नेक कुछ देखकर बहुत सारा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उस पिल को खाने के कारण ये हुआन की बॉडी के अंदर रिएक्शन होना स्टार्ट हो गए थे, और जो स्नेक ने उसको खाया था उसकी बॉडी के अंदर ये हुआन का एक अलग ही कलर वहाँ पे ग्लो हो रहा था। और कुछ देर के अंदर ही जिस जगह पर ये हुआन मौजूद थी उसकी बॉडी वहाँ पर फट जाती है, चिथड़े उड़ जाते हैं उसके पेट के, और ये हुआन बड़े मजे से टहलते हुए बाहर की तरफ निकल के आती है। साथ ही वहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर इस तरह के रिएक्शन को देखकर ये हुआन बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी। जब वो पीछे की तरफ देखती है तो वहाँ पर उसके दोस्त मरे हुए पड़े हुए थे, जिस चीज को देखने के बाद ये हुआन टहलते हुए आगे की तरफ बढ़ती है तो वहाँ पर रास्ता बंद हो चुका था, जिस कारण से कि ये हुआन अपनी नई मिली हुई ताकत को यूज करते हुए जहाँ कहीं भी पकड़ती है उसके हाथ वहाँ पर घुस रहे थे, और इसी तरह से वो धीरे धीरे करके उस क्लिफ के ऊपर जगह बनाते हुए ऊपर की तरफ चढ़ रही थी। कुछ देर के बाद हमें पता चलता है ये हुआन वहाँ पे ऊपर जाने के बाद उन सबको टपका दिया था, और वहाँ की सिचुएशन को बताती है वो, उन बुरे लोगों ने मेरी पूरी फैमिली को मार डाला और मुझे भी ले गए, लेकिन फिर मुझे सीक्रेट पावर मिल गई, इसलिए मैंने बदला लिया और उन सबको मार डाला। मैं उस टाइम भी एक छोटी बच्ची ही थी, लेकिन उन्हें मारते समय मुझे अचानक अपने जीने का उद्देश्य समझ में आया। लेकिन इतने अपने दोस्तों को खोने के बाद और यहाँ पे इतना कत्लेआम मचाने के कारण ये हुआन वहाँ पे आज बिलक बिलक के रो रही थी, उसको भी वहाँ पे अफसोस हो रहा था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है और ये हुआन अपने हीरो को बताती है आगे, मैं उन 5 कमीनों को ढूंढूंगी और उन्हें मार डालूंगी, बेशक मैं उनके द्वारा मारी जा सकती हूँ। यूनफेंग जब ये हुआन को इतना उदास देखता है तो वहाँ पे उसको संभालते हुए उसके कांधे पे हाथ रख के उसकी तरफ प्यार से स्माइल करते हुए देख के कहता है, हो सकता है कि अभी तुम्हारे पास करने के लिए दूसरे काम हो। जब ये हुआन की निगाहें अपने हीरो की निगाहों से मिलती हैं तो वहाँ पे वो बहुत ज्यादा ब्लश करके अदाएं दिखाते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसा करने से मेरे पहले एम पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा।
साथ ही वहाँ पर गुस्साते हुए कहती है, उन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं उन्हें ढूंढने और उनसे बदला लेने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। ये हुआन के इस तरह के दृढ़ विश्वास को देखकर यूनफेंग सामने की तरफ देखते हुए कहता है, जब से मैं तुम्हें जानता हूँ मुझे हमेशा यही लगता रहा है कि तुम एक अजीब इंसान हो। उसकी ऐसी बात सुन के ये हुआन स्माइल करते हुए कहती है, ओहो ऐसा कैसे कह सकते हो तुम। यूनफेंग वहाँ पे रिलैक्स होते हुए कहता है, तुम हमेशा किसी चीज के पीछे भागती रहती हो बिना इसकी परवाह किए कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। और इसी के साथ वो पुरानी ये हुआन के बारे में बताता है, तुमने कुछ प्रतिष्ठित और नामी परिवारों और कुछ दुष्ट ग्रुप का सफाया कर दिया। इन सब बातों ने आपको दूसरों के लिए डरावना बना दिया। फिर भी यह समझना कठिन है कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस बात को सुनने के बाद मैं समझ पा रहा हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। और इसी तरह से बातचीत करते हुए वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी यूनफेंग रुक के उसकी तरफ देखता है, जिस कारण से कि ये हुआन उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अरे आखिर तुम मुझे इस तरह से क्यों ताड़ रहे हो। यूनफेंग वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारी मदद करूँ क्या तुमको कोई प्रॉब्लम है। ये हुआन उसकी बात सुनकर वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, वे बुढ़े लोग हो सकता है कि बहुत ज्यादा पावरफुल और चालाक हो, मुझे यकीन नहीं है कि मैं खुद ऐसा कर पाऊंगी या नहीं। अगर तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो तो मेरी कामयाब होने की संभावना और अच्छी हो जाएगी। जब वो लोग इस तरह से बातें कर रहे थे तो जिस गुफा में वो लोग आगे बढ़ रहे थे वहाँ पे रोशनी दिखाई दे रही थी और यूनफेंग उस तरफ देखते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो चलते हैं। और इसी के साथ वो लोग वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए उस गुफा के एंड में आगे की तरफ चले गए थे, जहाँ पर दोस्तों जमीन के अंदर बड़ी मुश्किल से रोशनी पहुँच पा रही थी। और दूसरे साइड में हमें एक जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पर जो ऑनर था वहाँ पर आके धड़ाम से नीचे गिर गया था और एक बहुत बड़े से पिलर के ऊपर कोई इंसान बैठा हुआ था। ऑनर वहाँ पे उसको देखकर बहुत सारा घबरा रहा था, कांप रहा था। और वहाँ पे जो शख्स बैठा था वो उसकी तरफ गुस्से भरी नजर से देखते हुए कहता है, वो लोग कौन है जिसे तुमने स्पेस इम्प्रिंट का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया है। वो बुढ़ा बहुत सारा घबराते हुए कांपते हुए कहता है, ये टावर एबियस से मिस अल्फा की बेटी और ताओ सेट से कियान फेंजियो का बेटा है। मेरे प्रभु मुझे अपनी असफलता के लिए खेद है, उन लोगों ने मुझे धोखा दिया था। वो आदमी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सचमुच वे दो कौन है जो आपके पीछे पीछे यहाँ पर आए हैं। अपने प्रभु की बात सुनकर वो आदमी वहाँ पर शॉक्ड हो गया था और साथ ही पीछे की तरफ दो पैर दिखाए गए थे। वो घबराते हुए जब पीछे की तरफ पलट के देखता है तो हमको पता चलता है ये हुआन और अपना हीरो यूनफेंग वहाँ पर पहुँच चुका था, जिसको देखने के बाद वो घबराते हुए चिल्ला के कहता है, ये तो रिवर्ट वन और ये हुआन है, तुम दोनों एक साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उषा रानी, मिस्टर इंद्रजीत सिंह और राकेश कुमार, आप सभी ने जो 10 रुपीज से मेरा सपोर्ट किया है उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइस आप लोग भी मेरे न्यू सेटअप में जितने अमाउंट से चाहें आप मेरे को ऊपर दिए क्यूआर से सपोर्ट कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर हेल्प गाइस, सो प्लीज हरी अप। यूनफेंग उस जगह पर पहुंचने के बाद उस जगह का जायजा ले रहा था, लेकिन तभी ये हुआन ऊपर बैठे हुए उस शख्स की तरफ देखते हुए कहती है, ये तो ग्रेड 5 कल्टीवेटर में से एक है। वो कल्टीवेटर भी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ओहो तुम तो सिर्फ टावर एबिस के एक लीडर हो, क्या तुम सच में ग्रेड 5 कल्टीवेटर्स को जानती हो। यूनफेंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम ह्यूमन के परफेक्ट हार्मोनी स्टेज तक पहुँच गए हो। अपने अंदर छिपी हुई चमक के साथ आपकी ग्रेट पावर अशांत तरंगों की तरह भड़कती है। तुम जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टर मॉर्टल रिल में कभी सामने नहीं आया। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। वो ग्रेट मास्टर अपने हीरो की तरफ घूर के देखते हुए कहता है, 500 साल पहले केवल 5 इमॉर्टल ही सुप्रीम स्टेट तक पहुंच सके थे। हम सैकड़ों सालों से बिना किसी सफलता के इस पर लगन से काम कर रहे हैं, फिर भी ये तुम जैसी युवा पीढ़ी में सामने आ रहा है। ये सच में सोच से परे है। ग्रेट मास्टर ने जैसे इस बात को बोला था उसकी बॉडी वहाँ पर बहुत सारा शाइन करना स्टार्ट कर देती है और कुछ ही देर के अंदर जो उसका रियल अपीयरेंस था वो सबके सामने आ गया था, जो कि दोस्तों एक बुढ़ा था जिसकी दाढ़ी खूब घनी थी। ये बियर्डो बियर लगाता होगा। ये हुआन उस ग्रेट मास्टर की तरफ बहुत सारा गुस्से में घूर के देखते हुए चिल्ला के कहती है, तो क्या यही कारण है कि तुम लोगों की जिंदगी को हल्के में लेते हो, अनेक परिवारों को तोड़ देते हो और दुनिया में परेशानी फैलाते हो। ये हुआन की बात सुनकर वो बुढ़ा वहाँ पे गुस्से में घूर के देखते हुए चिल्ला के कहता है, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। जैसे उसने इस बात को बोला था उसके सिर्फ बोलने भर से बहुत ढेर सारा प्रेशर रिलीज होना स्टार्ट हो गया था। जो ऑनर वहाँ पे आया हुआ था उसके आगे झुका
बुढ़ा था वो तो लुढ़कता हुआ उस प्रेशर के कारण उड़ता हुआ पीछे की तरफ जा रहा था। दूसरे साइड में युन फेंग ने अपने चारों तरफ उस प्रेशर से बचने के लिए एक प्रोटेक्शन बैरियर बना लिया था। वो बुढ़ा गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहता है, हम बहुत पहले ही मॉर्टल के अस्तित्व से ऊपर उठकर इमॉर्टल हो चुके हैं। हमारी नजर में दुनिया की हर चीज सिर्फ जानवरों की तरह है। आखिर मुझे जानवरों के बारे में क्यों सोचना चाहिए? इस बात को बोलते हुए वो वहाँ पर अपनी फिंगर को अचानक से ऊपर करता है और उसके ऐसा करने के साथ में ही जो ऑनर वहाँ पे उसके आगे सर झुका के बैठा हुआ था वो वहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अचानक से उसकी बॉडी हवा में ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो गई थी। वो ऑनर वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के कहता है, मेरे प्रभु आप ये क्या करने जा रहे हैं? ग्रेट मास्टर उसकी तरफ देखकर अपनी उंगलियों को हिलाते हुए कहता है, यहाँ तक कि मेरे वंश के वारिस भी मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते। एक बार जब वो किसी काम के नहीं रह जाते तो उन्हें बिना सोचे समझे त्याग दिया जाता है। और इस बात को बोलते हुए उसने वहाँ पर अपनी मुट्ठी को बांध लिया था। उसके मुट्ठी बांधने के इफेक्ट के कारण दूसरे साइड में जो वो ऑनर था बुरी तरह छटपटा के चिल्लाते हुए कहता है, मेरे प्रभु मुझे माफ कर दो। और तभी अचानक से उसकी बॉडी वहाँ पे नीली होना स्टार्ट हो गई थी। उसकी आंखें बाहर आने लगी थी। साथ ही जो उसकी बॉडी थी, जिस तरह दोस्तों एक गुब्बारा फूल रहा होता है, उसकी बॉडी भी वहाँ पर बहुत स्पीड में फूलना स्टार्ट हो गई थी। फूलते फूलते वो इतना ज्यादा फूल जाती है कि वहाँ पर गुब्बारे के तरीके धड़ाम से फूट जाती है और उसकी बॉडी के खून के छिट्टे उनके चारों तरफ नीचे की तरफ गिर रहे थे। फिर वहाँ पे वो बुढ़ा अपनी आंखों में कोई टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहता है, हेवन से एक जानलेवा आभा रिलीज होती है, अहंकार से भर जाओ और सभी जिंदा चीजें सरेंडर करती हैं। वो वहाँ पर अपने हीरो की तरफ देखते हुए अपने हाथों को बढ़ाकर कहता है, लिंग युन फेंग पूरी दुनिया में सिर्फ एक तुम हो जो हमारे साथ जुड़ने लायक है। क्या तुम हायर रिल्म को ढूंढने के लिए हमारे साथ जुड़ने को तैयार हो? युन फेंग वहाँ पे बहुत जरा कोल्ड लुक के साथ स्माइल करते हुए कहता है, हम दुनिया के बारे में बिल्कुल अलग अलग सोच रखते हैं। और तभी वहाँ पर ये हुआन उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहती है, अब तुम आगे क्या करने जा रहे हो? युन फेंग भी वहाँ पर हंसते हुए कहता है, डार्लिंग तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? ये हुआन फिर से उसके साथ में फ्लर्ट करते हुए कहती है, खैर उसे पकड़ो और उसकी कल्टीवेशन को हटाओ और जानकारी के लिए उससे पूछताछ करो। क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? युन फेंग सख्त लौंडा वहाँ पे सामने की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल मेरी जान, मेरी रानी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरे साइड में वो बुढ़ो भी उन दोनों को घसियाते हुए घूर के देख रहा था। साथ ही वहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए चिल्ला के कहता है, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? उसने जैसे ही वहाँ पर चिल्लाया था फिर से दोस्तों प्रेशर वहाँ पे रिलीज होता है और उस प्रेशर के साथ साथ बहुत ढेर सारी बड़ी बड़ी चट्टानें युन फेंग की तरफ बड़ी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रही थी। युन फेंग ये हुआन को बचाने के लिए अपने पीछे कर लेता है, साथ ही अपने हाथों में पावर को जनरेट करते हुए आगे करके जो पत्थर वहाँ पे बड़ी स्पीड में आ रहे थे उनको वहाँ पे फ्रीज कर देता है, मतलब रोक देता है। और रोकने के साथ में ही अपनी और पावर को रिलीज करते हुए वो जितने पत्थर वहाँ पे आगे बढ़ रहे थे उन सभी को एक साथ वहाँ पर अटैच करना स्टार्ट कर दिया था। जुड़ते जुड़ते वो पत्थर वहाँ पर एक डस्ट में बदल गए थे। वो डस्ट वहाँ पर बड़ी स्पीड में चारों तरफ फैल गई थी। युन फेंग वहाँ पे अपनी स्किल को यूज करते हुए वो जो डस्ट बनी थी उसको वहाँ पर एक स्वॉर्ड में बदलना स्टार्ट कर देता है और फैलने के साथ में ही उस बुड्ढे के चारों तरफ स्पिरिचुअल पावर से बनी हुई बहुत ढेर सारी स्वॉर्ड वहाँ पर अपेयर होना स्टार्ट हो गई थी। और उस स्वॉर्ड के घेरे के अंदर वो बुढ़ा वहाँ पे ऊपर बैठा हुआ था। तू तो गया बेटे। युन फेंग ने वहाँ पर उस स्वॉर्ड को अपेयर करते हुए उस बुढ़ाओ की तरफ अटैक करने के लिए भेज दिया था, लेकिन बुढ़ाओ को तो घंटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो बड़े मजे से चिल होके बैठे थे और तभी अचानक से वो बहुत तेज चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम लौंडे मेरे सामने ऐसी घटिया टेक्निक दिखाने की हिम्मत कैसे की? दुनिया भर की सारी टेक्निक का आविष्कार हमने ही किया है। जैसे ही वो स्वॉर्ड बुढ़ाओ के पास आती है अचानक से दोस्तों वो पत्थर में बदल जाती है फिर से, और वो सारी के सारी स्वॉर्ड पत्थरों में बदलने के बाद में उस बुढ़ाओ के चारों तरफ वहाँ पे फ्रीज हो गई थी, अटक गई थी। वो बुढ़ाओ वहाँ पे गहरी सांस लेते हुए कहता है, सोल को पिघलाकर रिफाइन करो। उसके ऐसा कहने के साथ में जो स्पिरिचुअल पावर उन स्वॉर्ड के ऊपर युन फेंग की लगी हुई थी वो सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर रिफाइन होने के साथ में उस बुढ़ाओ की पावर में कन्वर्ट हो गई थी। और अगले ही पल वो स्वॉर्ड अचानक से वहाँ पर पिघलना स्टार्ट हो जाती है। वो बुढ़ाओ वहाँ पर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो चलो ठीक है, अब मैं तुमको कुछ नया दिखाता हूँ।
ट्रांसफॉर्म स्वॉर्ड्स। और उसके ऐसा कहने के साथ नहीं, जितनी तलवारें वहाँ पर पिघल रही थी, मेल्ट हो रही थी, वो सारी की सारी एक साथ वहाँ पे जुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। और जुड़ते जुड़ते दोस्तों वहाँ पर एक बहुत बड़ी जायंट स्वॉर्ड अपेयर हो गई थी। वो बुढ़ाऊ वहाँ पे उस स्वॉर्ड को अपेयर करते हुए कहता है लेवल 10। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये स्वॉर्ड सचमुच बहुत ज्यादा बड़ी है। बुढ़ाऊ तो वहाँ पे चींटी की तरह लग रहा था। वो बुढ़ाऊ वहाँ पे बड़े एटीट्यूड में अपने हीरो से कहता है तो मुझे बताओ लौंडे, क्या तुम मेरे हमले को झेल सकते हो? और इस बात को कहते हुए वो तुरंत उस स्वॉर्ड से युनफेंग के ऊपर बड़ी स्पीड में अटैक करने के लिए भेज दिया था। इतनी बड़ी स्वॉर्ड को अपनी तरफ आते हुए देखकर ये हुआन तो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। लेकिन तभी युनफेंग अपने हाथों में एनर्जी को जनरेट करते हुए बड़े एटीट्यूड में कहता है ओफो, चाहे तुम कोई भी हरकत करो मैं तुमको एक ही बार में हरा दूंगा। जैसे वो स्वॉर्ड वहाँ पर आगे बढ़ती है, युनफेंग वहाँ पर अपने हाथों में एनर्जी जनरेट करते हुए सिर्फ अपनी एक फिंगर से उस स्वॉर्ड को वहाँ पर रोकते हुए कहता है अनंत समय के आगे कोई भी चीज नहीं टिक पाती। जैसे उसने वहाँ पर अपनी स्किल को एक्टिवेट करके उस स्वॉर्ड को टच किया था, वो स्वॉर्ड धीरे धीरे करते हुए दोस्तों जो इतनी बड़ी जायंट स्वॉर्ड थी वो वहाँ पर सुकड़ना स्टार्ट हो गई थी। और सुकड़ते सुकड़ते इतनी छोटी हो जाती है कि युनफेंग वहाँ पर एक उसको खंजर की तरीके लग रहा था। वहाँ पर युनफेंग उस स्वॉर्ड को वापस बुढ़ो की तरफ भेजते हुए कहता है तो ठीक है, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। छोटी होने के साथ में वो स्वॉर्ड बिल्कुल गोली की स्पीड से बुढ़ो की तरफ आगे बढ़ रही थी। बुढ़ो उस स्वॉर्ड को आते हुए देखकर घबराते हुए कहता है अरे नहीं, ये तो बहुत तेज है। और अगले ही पल वो स्वॉर्ड बड़ी स्पीड में उस बुढ़ाऊ के दाढ़ी और बाल को काटते हुए पीछे की तरफ निकल गई थी। वो बुढ़ाऊ घबरा गया था कि गर्दन मेरी कटते कटते बची। उस स्वॉर्ड की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी, जिस दीवार पे जाकर वो टकराती है वो दीवार दोस्तों उसकी धज्जियां उड़ गई थी। यहाँ पर वो स्वॉर्ड रुकती नहीं है, वो जमीन को चीरते हुए बड़ी स्पीड में आगे की तरफ निकल रही थी। आगे की तरफ जाते हुए वो जमीन को तोड़ के बाहर निकलती है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि जिस जगह से वो निकल के जा रही थी दोस्तों वो पूरा का पूरा एरिया वहाँ पर फटता जा रहा था, जैसा कि आप बादल और पानी को देख के समझ सकते हैं। युनफेंग के अटैक के कारण वहाँ पर पीछे लाइट दिखना स्टार्ट हो गई थी। उसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था, बुढ़ाऊ के पीछे एक बहुत बड़ा होल हो चुका था। बुढ़ाऊ वहाँ पे उस होल को देखकर घबराते हुए कहते हैं अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे साइड में दोस्तों आज इतने टाइम बाद जब ये हुआन ने युनफेंग की असली पावर को देखा था तो उसके पसीने छूट गए थे। वो वहाँ पे घबराते हुए अपने हीरो से कहती है अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। कम से कम ये तो सोचो, वो एक बुढ़ा आदमी है, वो तुम्हारी इस तरह की पावर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने हीरो की पावर देख कर तो बुढ़ाऊ की वहाँ पर फट चुकी थी और ये हुआन की बात सुनने के बावजूद इस बार बुढ़ाऊ कुछ नहीं बोलते। और तभी अगले पल वो वहाँ पर अपनी एक पावर को इस्तेमाल करते हुए दोस्तों गायब हो चुका था, जिसको देखने के बाद तो ये हुआन चिल्लाते हुए कहती है तुम बूढ़े लोमड़, जब जीत नहीं पाए तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। युनफेंग वहाँ पे सामने की तरफ देखते हुए कहता है मैं तुमसे पहले ही बोल चुका हूँ, मैं उस बुड्ढे को उसी की ट्रांसफॉर्म स्वॉर्ड से हरा दूंगा, मैं अपना वादा निभाऊंगा। इस बात को बोलने के बाद युनफेंग अपनी बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर को ऊपर की तरफ भेजते हुए कहता है ट्रांसफॉर्म स्वॉर्ड, उस बुड्ढे को ढूंढो। जिस जगह से दोस्तों भी तलवार निकली थी बाहर, वहाँ पर अपने हीरो की एनर्जी रिलीज होते हुए सीधे ऊपर आसमान की तरफ निकल के जाती है। युनफेंग की स्किल इतनी ज्यादा बेहतरीन थी, वो एक ट्रांसफॉर्म स्वॉर्ड जो ऊपर गई थी वो बहुत ढेर सारी स्वॉर्ड में दोस्तों कन्वर्ट हो जाती है और बहुत बड़े एरिया में वहाँ पर फैल गई थी उस बुढ़ो को ढूंढने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक मकड़ी की जाल के तरीके है। युनफेंग वहाँ पर उसको ढूंढने के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया था। कुछ ही देर में वो अपनी आंख को खोलते हुए कहता है हाँ, मैंने उसे ढूंढ लिया। फिर वहाँ पर ये हुआन का हाथ पकड़ के आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है तो चलो डार्लिंग, चलते हैं हम लोग। हमारा सीन शिफ्ट होके स्नो माउंटेन पे आ गया था जो कि डिवाइन लैंड से हजारों मील दूर है। युनफेंग वहाँ पे ये हुआन को लेके आ चुका था और दोस्तों हमको पता चलता है युनफेंग इतना ज्यादा पावरफुल है जिसका कोई हद नहीं। उसने जो वहाँ पे स्वॉर्ड का अटैक किया था उसको ढूंढने के लिए एक बर्फ के पहाड़ के ऊपर उसको वहाँ पर ब्लॉक कर लिया था। उसके हाथ पैर जांग सब जगह पे स्वॉर्ड घुसी हुई थी। बुड्ढा वहाँ पे अटक चुका था। उसको इस तरह से फंसे हुए देखकर ये हुआन बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है तुम चालाक बूढ़े आदमी, तुम तो यहाँ तक भाग के निकल आए। वो बुढ़ा वहाँ पे अपने हीरो को देखकर बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है आखिर ये तुमने कैसे कर दिखाया, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये सुप्रीम स्टेट सच में इतनी ज्यादा भयानक हो सकती है? जब वो ऐसा बोल रहा था तभी ये हुआन उड़ती हुई सीधे उसके पास जाकर बड़े एटीट्यूड में हंसते हुए कहती है सुप्रीम स्टेट तो सिर्फ प्राचीन ग्रंथों में कुछ एक है, ये बस पहाड़ों और समुद्रों को
हिला सकता है और ब्रह्मांड में हेर फेर कर सकता है। तुम बुढ़े लोगों ने खुद इस रिल्म को अभी तक पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो फिर तुम कैसे जान सकते हो कि सुप्रीम स्टेट एक रिवर्ट वन है या नहीं। ये हुआन की बात सुनकर वो बुढ़ा बहुत जरा घबराते हुए कहता है, क्या कहा, क्या ऐसा हो सकता है? रिवर्ट वन ने पहले ही सुप्रीम स्टेट को पार कर लिया है। इस बात को बोलते हुए यूनफेंग की तरफ वो देख रहा था। तभी यूनफेंग बहुत कोल्ड लुक के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैंने कभी भी सुप्रीम रिल्म की खोज करना बंद नहीं की है। दूसरी तरफ दोस्तों हमें ये हुआन को दिखाते हैं, और जैसा कि हम लोग को तो मालूम ही है वो इन ग्रेट कल्टीवेटर से कितनी नफरत करती है। उसको अपने पास आते हुए देखकर वो बुढ़ा बहुत जरा घबरा गया था, उसके पसीने छूट रहे थे। तभी ये हुआन उसकी तरफ बहुत जरा शैतानी नजर से देखते हुए कहती है, मैं तुमको इस दुनिया के साथ खिलवाड़ करने के लिए दोषी नहीं ठहराती, मैं तुमको इतनी बर्बादी करने के लिए भी दोषी नहीं ठहराती, और तो और मैं तुमको जिंदा चीजों के ऊपर परीक्षण कर गोलियों को रिफाइन करने के लिए भी दोषी नहीं ठहराती। अब मुझे तो सिर्फ तुम्हारे इस रिल्म के अंदर दिलचस्पी है। तुमने एक बार मेरी स्टडी की थी, इसलिए ये बिल्कुल सही रहेगा कि मैं तुम्हारा सब कुछ तुम्हें लौटा दूं। क्यों, मैंने सही कहा ना? ये हुआन की आंखों को देखने के बाद तो वो बूढ़ा बहुत जरा घबरा गया था। तभी ये हुआन यूनफेंग की तरफ प्यार से देखते हुए कहती है, मेरी डार्लिंग, क्या तुम पीछे की तरफ पलट सकते हो, या फिर अगर मैं थोड़ी भी भयानक टेक्निक को अपनाऊंगी तो तुम अपनी आंखों को बंद कर लोगे? मैंने सही कहा ना? यूनफेंग वहाँ पे उसकी बातों को समझ चुका था, जिस कारण से कि वो वहाँ पर गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं इसे अब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और इस बात को बोलते हुए वो अपनी आंखों को बंद कर लिया था। दूसरे साइड में ये हुआन को दिखाते हैं, जिसने कि अपने हाथ को बढ़ाते हुए उस बुढ़े के सर के ऊपर अपना हाथ रख दिया था। साथ ही वहाँ पर वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही थी, जिस कारण से कि वो बुढ़ा जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, रुको, रुक जाओ, तुम क्या जानना चाहती हो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। लेकिन इतने सालों का बदला दोस्तों आज लेने का मौका मिला था ये हुआन को, तो वो कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है, अगर मैं तुम्हें तकलीफ ना दूं तो मुझे कामयाबी का एहसास कैसे हो सकता है। इस बात को बोलने के बाद वो वहाँ पर अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है, डार्क विजन टेक्निक, हेवनली डीवन सेजुरे। ये हुआन ने जैसे उस टेक्निक को एक्टिवेट किया था, जो बुढ़ऊ था उसकी बॉडी के अंदर से जितनी भी उसकी पावर थी वो सारी की सारी ये हुआन अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्व करना स्टार्ट कर दिया था। उसके आंखों के थ्रू उसकी सारी की सारी मेमोरीज और पावर ये हुआन वहाँ पर अपने अंदर खींच रही थी, जिस चीज के कारण उस बुढ़ऊ को वहाँ पर बहुत तकलीफ हो रही थी। और अगले ही पल वो बुढ़ऊ वहाँ पर जोर से चिल्लाता है, लेकिन ये हुआन वहाँ पर अपनी स्किल को और ज्यादा भयानक लेवल पे बढ़ाते हुए उसके ऊपर अपनी एनर्जी को चार्ज करना स्टार्ट कर दिया था। ऐसा होने के साथ में ही ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ा पोर्टल खुलता है और एक एनर्जी सीधे ये हुआन की बॉडी के ऊपर गिरना स्टार्ट हो गई थी। जैसा कि आप समझ सकते हैं ये हुआन ने वहाँ पर उस बुढ़े की पावर को एब्जॉर्ब करके अपना रिल्म ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिस कारण से कि ऐसा हुआ है। ये सारा का सारा कांड होते हुए अपना हीरो पीछे खड़ा होकर देखते हुए अपने मन में कहता है, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके वो इस डिवाइन लैंड में टॉप कल्टीवेटर बन जाएगी। क्या मेरे लिए उसे इस तरह से लाड़ प्यार करना सही है या गलत? लेकिन दूसरी साइड तो दोस्तों ये हुआन के ब्रेक थ्रू के कारण वहाँ पे बहुत ढेर सारी एनर्जी फ्रैक्चुलेट होना स्टार्ट हो गई थी। ये हुआन की बॉडी के अंदर से भी पर्पल कलर की एनर्जी वहाँ पर निकलना स्टार्ट हो गई थी। अपने इस तरह के ब्रेक थ्रू को देखने के बाद ये हुआन वहाँ पर हैरान हो रही थी, शॉक्ड हो जाती है। और तभी दूसरे साइड में हमें उस बुढ़ऊ को दिखाते हैं। ये हुआन ने उसकी सारी की सारी मेमोरी और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो बुढ़ऊ तो वहाँ पर द मम्मी बन चुका था दोस्तों, सूख चुका था। दूसरे साइड में ये हुआन की बॉडी के अंदर से बहुत ढेर सारी एनर्जी निकल रही थी। वो बुढ़ा वहाँ पर आखिरी सांस लेते हुए कहता है, प्लीज मेरे ऊपर दया करो। ये हुआन उसके ऐसे हाल को देखकर वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। अपना बदला लेने के बाद ये हुआन अपने हीरो की तरफ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और यूनफेंग भी उसकी तरफ देखकर वहाँ पर खुश था। और तभी ये हुआन उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहती है, चलो ठीक है, अब तुम मेरे साथ में लड़ो। उसकी इस बात को सुनकर तो यूनफेंग वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है, हो जाए शुरू। और दोस्तों ये प्यार मोहब्बत इन लोग का तो मुझे घंटा नहीं समझ में आता। ये हुआन बड़ी स्पीड में अपनी सुप्रीम पावर को यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी और यूनफेंग के पास जाकर उसके ऊपर अपनी एक हथेली से बहुत पावरफुल अटैक किया था, जिस कारण से कि उसके चारों तरफ बहुत ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन दूसरे साइड यूनफेंग के उसके इतने पावरफुल अटैक के बाद में भी घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहाँ पर उसकी तरफ देख कर हंस रहा था। उसको हंसते हुए देख कर ये हुआन भी हंसते हुए कहती है, तुम तो सचमुच बहुत डरावने हो। भले
भले ही मैं अपना सबसे बेस्ट दे रही हूँ, फिर भी मैं तुम्हें जरा सा हिला भी नहीं सकती। इस बात को सुनकर यूनफेंग उसे बताता है, नहीं, तुम पहले ही मेरी 40% पावर तक का इस्तेमाल कर रही हो। ये हुआन वहाँ पर हैरान होते हुए अपनी बॉडी को चेक करते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो साफ तौर से उस बूढ़े आदमी की सारी एनर्जी छीन ली है। यूनफेंग वहाँ पे बड़े कोल्ड लुक के साथ उसको बताता है, चाहे तुमने उस आदमी से कितनी भी एनर्जी ले ली हो, अगर तुम्हारी बॉडी उसको संभाल नहीं सकती तो वो बेकार है। ये पानी से भरे हुए प्याले की तरह है, उसमें और पानी डालने से कोई फायदा नहीं होगा। तुमने तो यहाँ पर अपनी शरीर की क्षमता से बहुत ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। यूनफेंग की बात सुनकर ये हुआन वहाँ पे ब्लेस करके बहुत अदाएं दिखाते हुए कहती है, तो फिर क्या तुम प्लीज जो एनर्जी मेरे अंदर ज्यादा है उसे फ्री करने में मेरी मदद कर सकते हो, जो मेरे अंदर घुस चुकी है। दोस्तों, इसके चैप्टर आगे और ज्यादा मस्त होने वाले हैं। जितना आप लोग को देखने में मजा आता है, मेरे को एक्सप्लेन करने में मजा आता है। दोस्तों, मैंने इसके आगे के चैप्टर को रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन पता नहीं कैसे लैपटॉप का तार हिलने के कारण सारे की सारी रिकॉर्डिंग दोस्तों गायब हो गई। इसीलिए दोस्तों दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ये हुआन इस बात को बोलने के बाद अपने हाथों में एक डार्क कलर का एनर्जी बॉल तैयार कर लेती है और साथ ही वहाँ पर अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है, डिमोनिक थंडर। वो एनर्जी बॉल जब अपने हीरो की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर उसका साइज बढ़ना स्टार्ट हो गया था। साथ ही दोस्तों उस एनर्जी बॉल के अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर की तरफ प्रेशर रिलीज होने लगा था। उस एक एनर्जी बॉल के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी भरी हुई थी कि वहाँ का सारा एटमॉस्फेयर बदलना स्टार्ट हो जाता है। उसके अंदर से पर्पल कलर की थंडर बाहर रिलीज हो रही थी। साथ ही उस जगह का सारा एटमॉस्फेयर बदलने के कारण समंदर के अंदर भंवर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और तो और आसमान के ऊपर से बहुत बड़े बड़े बर्फ के क्रिस्टल नीचे समुद्र में गिर रहे थे। ये हुआन और यूनफेंग जो ऊंची सी बर्फ की चट्टान के ऊपर खड़े हुए थे, वो चट्टानी वहाँ पर टूटना स्टार्ट हो गई थी। आधे घंटे बाद हमें दिखाते हैं ये हुआन की सारी एनर्जी वहाँ पर खत्म हो गई थी। ये हुआन इतनी ज्यादा थक चुकी थी, अपने बल पे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो वहाँ पर यूनफेंग को पकड़े हुए उसकी हाल बुरे हो चुके थे। यूनफेंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो मुझे बताओ क्या तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है? ये हुआन थके हाल वहाँ पे करारते हुए कहती है, हाँ, पहले से बहुत आराम है। फिर वहाँ पे यूनफेंग की तरफ बहुत प्यार और उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए उसके गालों को वहाँ पे सहलाते हुए कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अतीत में झेली गई सारी परेशानियों का अर्थ समझाया। जब वो इस तरह से बात कर रही थी तो जो वहाँ का सीन था दोस्तों वो बहुत जरा रोमांटिक हो चुका था। वो पल वहाँ पर थम सा गया था, लेकिन अपना हीरो ट्यूबलाइट घंटा उसको समझ में नहीं आता औरत की फीलिंग के बारे में, जिस कारण से वो पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, तुम उस बुड्ढे को पूछताछ करने के लिए उसे वापस ले जा सकती हो। अगर तुमको कोई भी जानकारी मिलती है तो मुझे बताना मत भूलना। ये हुआन का वहाँ पे अब आदत सी पड़ चुकी थी, ट्यूबलाइट यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाएगा। तभी वहाँ पर वो अदाएं दिखाकर हंसते हुए कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अगर तुम एक रिवर्ट फान बन भी गए तो भी तुम लड़कियों की फीलिंग के बारे में घंटा कुछ नहीं समझ पाओगे। अब जब बर्फ के टुकड़े फड़फड़ा रहे हैं तो क्या तुमको इसके लिए कुछ करना नहीं चाहिए? और दोस्तों यहाँ पे टू मीनिंग बात हो रही है, समझ पाना तो समझ लेना। अपने ट्यूबलाइट को अभी तक यहाँ पर कोई भी चीज समझ में नहीं आती। वो वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या इसका मतलब क्या हुआ? अब ये हुआन उसकी ट्यूबलाइट पंथी और ज्यादा झेल नहीं पा रही थी, जिस कारण से कि वो आगे बढ़ती है और यूनफेंग के होंठ के पास अपने होंठ ले जाकर सीधे उसको बहुत प्यार से वहाँ पर किस करना स्टार्ट कर दिया था। और ऐसा अपने साथ में होते हुए देखकर यूनफेंग तो वहाँ पर शॉक्ड हो गया था, क्योंकि आज पहली बार जिंदगी में बिना किसी फर्टिलिटी पोशन के उसको एक सच्चा किस मिल रहा है। ये हुआन वहाँ पर उसको किस करने के बाद अचानक से डिसअपीयर हो गई थी और उस बुड्ढे को भी वहाँ से ले गई थी। वहाँ से वो जाते हुए अपने ट्यूबलाइट हीरो से कहती है, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं सिर्फ रोमांटिक सीन को बर्बाद नहीं करना चाहती, इसीलिए अब मुझे जाना होगा। और हाँ, तुम जाकर लिंग लॉन्ग को चेक करो। यूनफेंग जब अपने साथ इस तरह का चमत्कार होते हुए देखता है, वहाँ पे वो गुलब्बो बन चुका था। वो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, अरे आखिर अभी मेरे साथ में क्या हुआ? ये लो, अब इस चूते को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। ये हुआन के किस करने के कारण उसकी धड़कनें बहुत ज्यादा स्पीड में भाग रही थी, उसके पसीने छूट रहे थे। वो वहाँ पर ब्लश करके घबरा रहा था कि जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ मेरे दोस्त कि मुझे एक लड़की ने चुम्बन दे दिया, मेरे जंग लगे होंठ आज कामयाब हो गए। फिर वहाँ पे वो अपने आप को संभालते हुए कहता है, लेकिन उसने जाने से पहले मुझसे क्या कहा था? अरे हाँ, मुझे याद आया, लिंग लॉन्ग, मुझे जाकर लिंग लॉन्ग और फैंग को चेक करना है। इस बात को याद करने के बाद तुरंत यूनफेंग वहाँ से 9-2-11 हो जाता, बड़ी स्पीड में निकल गया था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके उसी माउंटेन वैली सेट को दिखाते हैं, जहाँ पर यूनफेंग पहुँचने के बाद जिस जगह पर उसने उनके चारों तरफ प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन बैरियर लगाया हुआ था वहाँ पहुंचकर अपनी पावर को यूज करके उस प्रोटेक्शन बैरियर को वहाँ पे हटा दिया था। उस बैरियर के हटने के कारण क्यान फेंग और लिंग लोंग धीरे धीरे करके वहाँ पे खड़े होते हैं। तभी क्यान फेंग अपनी गर्दन को सहलाते हुए कहता है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ और मेरी गर्दन क्यों दर्द हो रही है। लेकिन जब वो सामने की तरफ देखता है तो एकदम से शॉक्ड हो गया था क्योंकि रिवर्ट वन अपना वहाँ पे खड़ा हुआ था। इस चीज को देखने के बाद क्यान फेंग लिंग लोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आते हुए कहता है, तुम कौन हो और तुमने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश क्यों की। लिंग लोंग जब पहली बार किसी को अपने लिए खड़े होते देखती है तो वहाँ पे हैरान हो गई थी, साथ ही खुश भी हो गई थी कि कोई मेरा दोस्त बन गया है। लेकिन लिंग लोंग अपने नेचर को बदल नहीं सकती, जिस कारण से कि वो क्यान फेंग के खोपड़ी के ऊपर एक जोर से घुसा मारते हुए कहती है, तुम बेवकूफ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता ये रिवर्ट वन है। युन फेंग और क्यान फेंग की निगाहें एक दूसरे से वहाँ पे टकराती हैं क्योंकि क्यान फेंग को पहली बार पता चला कि यही रिवर्ट वन है। लिंग लोंग के सर पे मारने के कारण वो सर पकड़ के कहता है, क्या कहा, यही रिवर्ट वन है, क्या तुम सच कह रही हो मुझसे। दूसरी तरफ युन फेंग वहाँ पे घबराते हुए मन में कहता है, अरे नहीं यार, धत तेरे की, मैं तो अपने रूप को बदलना ही भूल गया, ये कितनी शर्म की बात है। रिवर्ट वन को अपने सामने देखकर क्यान फेंग घुटनों के पर उसके आगे झुककर ग्रीट करते हुए कहता है, रिवर्ट वन मेरी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करें, मैं हूँ क्यान फेंग, टाओ सेट का एक डिसाइपल। लिंग लोंग अपनी हरकतों से बाज कहाँ आने वाली, वो वहाँ पर उसको छेड़ते हुए कहती है, तुम्हारे सेट के लोग एक रिवर्ट वन को भी नहीं पहचानते, तुम तो बस उनको अपमानित कर रहे थे। क्यान फेंग वहाँ पे शर्मिंदा होते हुए कहता है, रिवर्ट वन हमारे सेट में बस एक बार ही आए थे, लेकिन केवल ट्रू डिसाइपल ने ही उनको देखा है। मैं सच में पहले किसी रिवर्ट वन से नहीं मिला था। लिंग लोंग ड्रामा क्वीन वहाँ पे नाटक करते हुए कहती है, क्या हुआ रिवर्ट वन, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी क्यान फेंग इधर उधर देखते हुए अपने हीरो से पूछता है, रिवर्ट वन क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या आपने मुझसे थोड़े बड़े दो सीनियर्स को आपने देखा है। युन फेंग इस बात को सुन के वहाँ पे घबराते हुए कहता है, वो मैं। उसके ऐसे हाल को देख के लिंग लोंग समझ चुकी थी अगर इनके हाथ में दिया तो भांडा जरूर फोड़ देंगे, इसीलिए वहाँ पर एक होशियार बेटी बनकर वो उसको बचाते हुए कहती है, मुझे लगता है कि ये वही लोग होंगे जिन्होंने रिवर्ट वन को बताया होगा, इसीलिए वो यहाँ पर आए हैं। युन फेंग अपनी बेटी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ तुमने सही पकड़ा है, मैं उनके बताने के बाद यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्वॉर्ड माउंटेन विला के लोग ऐसी गंदी हरकतें करेंगे। इस बात को बोलते हुए युन फेंग वहाँ पर अपने पास से एक तिलिस्मान को बाहर निकाल लेता है और क्यान फेंग को देते हुए कहता है, ये एक निगेटिव तिलिस्मान है जिसके अंदर सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, तुम इसे सिर्फ क्यान फेंजी को ही दोगे जाके। क्यान फेंग उसके आगे ग्रीट करते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया, इसीलिए अब मैं वापस जाऊंगा। लेकिन क्यान फेंग को लिंग लोंग की वहाँ पर चिंता थी, जिस कारण से वो उसकी तरफ देखता है। दूसरे साइड में लिंग लोंग उसको चिढ़ाते हुए कहती है, मेरे खिलौने, चलो अगली बार फिर हम बाहर घूमने जाएंगे। उसकी इस बात को सुन के क्यान फेंग उसको भी ग्रीट करता है, साथ ही उसको वहाँ पर समझाते हुए कहता है, रिवर्ट वन के सामने किसी भी तरह की चाल मत चलना, नहीं तो मैं तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर सकूंगा। लिंग लोंग अपनी केयर करते हुए देखकर वहाँ पे स्टन सी हो गई थी, लेकिन फिर एक कठोर लौंडिया बनते हुए वहाँ पर नखरे दिखा के कहती है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तुम ही बेवकूफ हो, चलो जाओ यहाँ से। क्यान फेंग जाने से पहले रिवर्ट वन को वहाँ पे बताता है, रिवर्ट वन हालांकि लिंग लोंग टावर एबिस की लीडर की बेटी है, उसने सिर्फ स्वॉर्ड माउंटेन विला के बुरे कामों को उजागर किया है और कुछ भी बुरा नहीं किया। मैं अब यहाँ से चलता हूँ, आप इन सब चीजों को देख लेना। और इस बात को बोलने के साथ में वहाँ से वो डिसअपियर हो गया था, गायब हो जाता है। उसके जाने के बाद लिंग लोंग युन फेंग को वहाँ पर घूर के देख रही थी, जिस कारण से युन फेंग के हाल वहाँ पे खराब हो चुके थे। तभी लिंग लोंग वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, यहाँ के सारे ट्रेजर सिर्फ मेरे हैं, इन ट्रेजर को आप मुझसे छीन नहीं सकते हैं। उसको इतना गुस्से में देखकर युन फेंग वहाँ पे घबराते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात को समझ गया, स्वॉर्ड माउंटेन विला को उजागर करने का सारा श्रेय सिर्फ तुम पर जाता है। लिंग लोंग वहाँ पे इधर उधर देखते हुए कहती है, लेकिन मेरी मॉम कहाँ पर है, वो दिखाई नहीं दे रही। युन फेंग वहाँ पे थोड़ा घबराते हुए कहता है, वो वापस चली गई है, तुम भी यहाँ के सारे एलेक्सर्स को इकट्ठा करो और वापस जाओ। लिंग लोंग किसी को तंग करे बिना कहाँ कुछ करती है, जिस कारण से वो बहाना बनाकर पिनपिनाते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे यहाँ पर पूरी तरह से मजा नहीं आया है। जिस बात को सुनकर युन फेंग वहाँ पर गुस्साते हुए कहता है, तुमने यहाँ पर जितनी भी परेशानियां पैदा करी हैं, उसके कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा अशांति फैल गई और लोग तुम पर नजर रखे हुए हैं, ये जगह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। लिंग लोंग वहाँ पे गुस्से में उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहती है, ये कैसी बात कर रहे हैं आप, मैंने गायब होने वाली टेक्निक, आकार बदलने वाली टेक्निक, मैकेनिज्म आर्ट और टावर एबिस में उन बूढ़े लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली फॉर्मेशन को भी सीखा है। मैं एक कठोर लौंडिया हूँ और तो और मैं आपकी सोच से कहीं ज्यादा जानती हूँ।
इसीलिए मैं संकट में नहीं फंसूंगी। आपने क्या देखा नहीं, उस ऑनर का मैंने क्या हाल किया। दुनिया में 36 रैंक पर होने वाले बूढ़े आदमी को भी मैंने अपनी चाल में फंसा लिया था। और तो और वो मूर्ख लड़का, वो मुझसे उम्र में बहुत बड़ा है, फिर भी मैं उस पर कंट्रोल रखती हूँ। अपनी बेटी की इस सारी बात को सुनकर युनफेंग घबराते हुए कहता है, खैर लेकिन तुम मेरी बात को समझो। लिंगलोंग वहाँ पे फिर से गुस्साते हुए पलट के चिल्ला के कहती है, आप शांत हो जाओ। आप तो बस इस बात से डरते हो कि मैं आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दूंगी। मैंने सही कहा ना, आप नहीं चाहते कि अगर लोगों को पता चले कि आप मेरे फादर हो तो आपको बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। लेकिन आप चिंता मत करो, कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा, भले ही मैं इस सीक्रेट को सबको बता दूं। अपनी बेटी को इस तरह से रोते हुए देखकर उसका दिल पिघल चुका था, जिस कारण से कि वो उसके पास आकर उसको समझाते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा बाप नहीं बन पाया हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। इस बात को सुनकर लिंगलोंग उससे कहती है, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपने तो बस मेरी माँ के साथ उनकी मदद करी एक बच्ची को लाने के लिए, क्योंकि वो एक बच्चा चाहती थी। बताइए क्या ऐसा ही था? युनफेंग अपनी बेटी की बात सुनकर वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहता है, अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं और तुम्हारी माँ बस तुमको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी एक अच्छी जिंदगी को जियो। लिंगलोंग इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और स्माइल करते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है डैडी, तो क्या आप मेरे साथ में घूमने चलेंगे? मुझे इससे बहुत खुशी मिलेगी। अचानक से उसके बदलते रूप को देखकर युनफेंग हैरान हो गया था, साथ ही घबराते हुए अपने मन में कहता है, अरे नहीं यार, क्या मैं फिर से इस लड़की के जाल में फंस गया? ये छोटी लड़की हमेशा मुझे पकड़ लेती है। हेलो गाइस, इतने प्यार और सपोर्ट के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग जो कमेंट करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। युनफेंग अपनी बेटी की बात सुनकर घबराते हुए उसको समझा के कहता है, खैर तुमको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कुछ मजे करना चाहती हो तो बेझिझके मुझको बताओ, क्या तुम कुछ नया और मजेदार आजमाना पसंद करती हो? लिंगलोंग उसकी बात सुनकर शॉक्ड होते हुए कहती है, आपका कहने का मतलब क्या है? हाँ, मैं कुछ भी अलग करने की कोशिश करना चाहती हूँ। युनफेंग वहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिर मैं इसको क्या अलग करवाऊं। तभी वहाँ पर उसको एक आइडिया आता है और वो खुश होते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया, मैं तुमको कुछ अलग दिखाऊंगा। मेरे सीक्रेट ठिकाने पर जाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अपने पापा के सीक्रेट ठिकाने की बात सुनकर लिंगलोंग बहुत एक्साइटेड होते हुए कहती है, आखिर आपका किस तरह का सीक्रेट ठिकाना है? युनफेंग उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। वहाँ पर अपनी बेटी का हाथ लेने के साथ में ही अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, स्प्रेस स्काई व्हील। उसके ऐसा कहने के साथ में ही उसके चारों तरफ उसकी वही पावरफुल प्रोटेक्शन बैरियर अपेयर हो गई थी। लिंगलोंग वहाँ पे उस बैरियर को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, क्या ये आपकी सबसे मजबूत प्रोटेक्शन टेक्निक है? ऐसा कहा जाता है कि डार्क साइड के 1 दर्जन से ज्यादा मास्टर इस पर अटैक करने के बाद में भी कोई अंतर नहीं ला सकते। डैडी, हम क्या करने जा रहे हैं? युनफेंग उसको खुश देखकर वो भी हंसते हुए कहता है, जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचेंगे तुम देख लोगी, चलो चलते हैं। और इसी के साथ वहाँ पर उस प्रोटेक्शन बैरियर को एक्टिवेट करके वो हवा में उड़ने लगा था, और अगले ही पल बड़ी स्पीड में जिस सीक्रेट ट्रेजर रूम के अंदर वो थे उस जगह को तोड़ते हुए सीधे बाहर की तरफ निकल रहे थे। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी, वो एकदम लाइट की स्पीड से निकल के जा रहे थे। लिंगलोंग वहाँ पे इतनी तेजी से उड़ने के कारण एकदम शॉक्ड हो रही थी। फिर हमको पता चलता है वो लोग उड़ते हुए सीधे चांद की तरफ निकल के जा रहे थे। वहीं कुछ दूरी पे कियानफेंग भी अपनी तलवार पर बैठ के अपने सेट की तरफ जा रहा था। वो वहाँ पर उनको जाते हुए पीछे पलट के देखकर एकदम से हैरान हो गया था, क्योंकि दोस्तों युनफेंग वहाँ पे लिंगलोंग को अपने साथ में ले जा रहा था। इसी तरह से उड़ते हुए सीधे वो वहाँ पर धरती के एकदम ऊपर आ जाते हैं। देखा जाए तो दोस्तों वो अब स्पेस में आ चुके थे। युनफेंग वहाँ पर अभी भी रुकता नहीं है, वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा था। लिंगलोंग वहाँ पे इस जगह को देखकर इतनी ज्यादा खुश हो गई थी, जैसा कि आप उसके चेहरे को देख के समझ ही पा रहे होंगे। साथ ही वहाँ पर उस जगह को देखकर एक्साइटेड होते हुए कहती है, डैडी ये कितनी बड़ी नीली गेंद है। युनफेंग उसको इतना खुश देखकर वो भी मन ही मन खुश होके कहता है, आखिरकार उसने दिखावा करना खत्म कर दिया और अपनी उम्र की प्योरिटी में आ गई है। लिंगलोंग वहाँ पे कुछ देखने के बाद एकदम से हैरान होते हुए कहती है, डैडी वहाँ पर देखिए, वो क्या चीज है? हमको पता चलता है ये एक सैटेलाइट था। युनफेंग उसको बताता है, हो सकता है कि 500 साल के पहले इंसान जो रहते थे उन्होंने इस चीज को बनाया हो। तभी लिंगलोंग दूसरी तरफ इशारा करके कहती है, उस वाले के बारे में आपका क्या ख्याल है? युनफेंग उस तरफ देखते हुए बताता है, इसे डिवाइन लैंड के पूर्वजों द्वारा बनाया गया था। इसे हम हेवनली पैलेस बोलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मेरिकल है। और दोस्तों हमको पता चलता है ये तो एक स्पेस स्टेशन
मिशन होता है। लिंग लॉन्ग इन सब चीजों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, डैडी आप मुझे कहाँ पर लेके जा रहे हैं? यूनफेंग वहाँ पे एक जगह इशारा करके उसको बताता है, वो देखो वो चांद है, हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं। यूनफेंग की बात सुनने के बाद तो लिंग लॉन्ग इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि चिल्ला के कहती है, चलो जल्दी चलो वहाँ पे। यूनफेंग भी वहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो चलते हैं, हो जाए शुरू। और इसी के साथ बहुत सारा स्पीड में वो चांद की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं चांद पास से कैसा दिखाई देता है। वहाँ पर जाने के बाद हमें पता चलता है यूनफेंग ने उस चांद के ऊपर एक जगह पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को गैदर करते हुए एकदम पृथ्वी की तरह हरा भरा बना के रखा हुआ था और वो लोग उसी तरफ बढ़ रहे थे। यूनफेंग वहाँ पे बढ़ने के बाद उसी जगह में जो उसने बैरियर बनाया हुआ था उसके अंदर धीरे धीरे जा रहा था। लिंग लॉन्ग और यूनफेंग जब उस बैरियर के अंदर पहुँचते हैं तो लिंग लॉन्ग वहाँ की जगह को देखने के बाद तो दोस्तों बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि चांद के ऊपर उसको घास और हवा हर एक चीज महसूस हो रही थी। लिंग लॉन्ग वहाँ पे इन सब चीजों को फील करते हुए कहती है, यहाँ पर क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बेहोश हो रही हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर वो उछलने वाली पोज बनाकर जैसे चांद के ऊपर उछलती है। दोस्तों हम लोग को तो मालूम ही है चांद की ग्रेविटी बहुत हल्की होती है, जिस कारण से उछलते हुए सीधे वो ऊपर की तरफ बहुत ऊंचा निकल गई थी। ऐसा करने के कारण वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, हे आखिर मेरे साथ में क्या हुआ है? मैं हल्का सा उछल के इतनी ऊंचाई तक पहुंच गई हूँ। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर यूनफेंग वहाँ पर हंस रहा था और तभी वो यहाँ पर नहीं रुकती। वहाँ पर एक चट्टान को सिर्फ अपने एक हाथ से उठाकर जोर जोर से हंसते हुए कहती है, यहाँ तक कि इतनी बड़ी चट्टान भी मुझे रुई की तरह हल्की लग रही है। वो वहाँ पर उस चट्टान को अपने दोनों हाथों से पकड़ के उसने आगे की तरफ बहुत जोर से थ्रो कर दिया था, जो कि चांद के ऊपर बड़ी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रही थी और वो सीधे स्पीड पकड़ते हुए धरती की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पर बस उस चट्टान की एक लाइट दिखाई देती है। इसी तरह से जब लिंग लॉन्ग खेल रही थी यूनफेंग वहीं पे एक जगह पर बैठ गया था और आराम से वहाँ पर रिलैक्स करते हुए कहता है, तुम्हें पता है जब मैं बहुत थक जाता हूँ या फिर किसी टेंशन में आ जाता हूँ तो आमतौर पर यहाँ खुद के साथ समय बिताता हूँ। अपने पापा को लेटते हुए देखकर लिंग लॉन्ग भी तुरंत जाती है और एक छोटे बच्चों के तरीके वहाँ पर कूद गई थी घास के ऊपर और वहाँ पर खूब जोर जोर से अपने हाथ पैर को घास पर रगड़ रही थी, खूब मजे कर रही थी। तभी यूनफेंग उसको आगे बताता है, एक बार मैं इंसानी रिश्तों और दुनिया के उलझनों से बचने के लिए एक शांत जगह की तलाश कर रहा था, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिली। फिर मैंने जब ऊपर देखा और चांद को देखा तो उस तरह की सनक ने मुझे यहाँ देखने के लिए प्रेरित किया। इसी कारण मैंने एक ऐसी टेक्निक को विकसित किया। अपने पापा को इस तरह से करते हुए देखकर लिंग लॉन्ग भी खुश होते हुए अपने हाथ को धरती की तरफ आसमान में ऊपर की तरफ देख रही थी। जब लिंग लॉन्ग धरती की तरफ हाथ करती है तो उसका हाथ उस पृथ्वी के बिल्कुल बराबर था। इसी तरह से वो बाप बेटी दोनों के दोनों एक अच्छा टाइम वहाँ पर स्पेंड कर रहे थे। कुछ देर बाद यूनफेंग वहाँ पर बैठ गया था, साथ ही लिंग लॉन्ग से हंसते हुए कहता है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पर तुम्हें समय बिताने में मजा आ रहा है? लिंग लॉन्ग बहुत सारा खुश होते हुए कहती है, वो हो डैडी मुझे बहुत मजा आ रहा है। फिर वहाँ पर लिंग लॉन्ग उस चांद के और जंप करते हुए वहाँ पर आगे बढ़ती है, जहाँ पर यूनफेंग ने लिंग लॉन्ग के चारों तरफ वही प्रोटेक्शन बैरियर बना दिया था। तो वहाँ पे एक सर्चिंग रोबोट था जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग इसी तरह से टाइम स्पेंड करते हुए वहाँ पर कैंप फायर जलाते हैं और खूब ढेर सारे मीट को वहाँ पर भून रहे थे। इस तरह से चांद पर बैठ के मीट को भून के खाना दोस्तों एक अलग ही मजेदार एक्साइटिंग करने वाला है। वहाँ पर कैंप फायर करने के बाद यूनफेंग वहाँ पे एक जगह पे इशारा करते हुए उससे कुछ कह रहा था, लेकिन तभी लिंग लॉन्ग उसके पास आकर उसके कानों में कहती है, ब्ला 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 ब्ला। जिसको सुनने के बाद तो दोस्तों वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और जोर जोर से यूनफेंग और लिंग लॉन्ग वहाँ पर खिलखिला के हंस रहे थे। और इसी तरह से टाइम बीतता चला गया। कुछ देर बाद लिंग लॉन्ग वहाँ पर उसकी गोद में बहुत आराम की नींद ले रही थी। आज पहली बार अपने पापा की गोद में लिंग लॉन्ग बहुत सुकून से लेटी हुई थी। अपनी बेटी को इस तरह से सुकून की नींद लेते हुए देखकर यूनफेंग को भी दोस्तों बहुत राहत का एहसास हो रहा था। वो बहुत ज्यादा खुश था, साथ ही वो पृथ्वी की तरफ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और अपने मन में यही सोच रहा था कि काश मैं अपने सारे बच्चों के साथ में इसी तरह से टाइम को स्पेंड कर पाता। जब वो नीचे की तरफ देखता है तो वहाँ पर दोस्तों जिस तरह से आसमान में जुगनू चमकते हैं, पृथ्वी के ऊपर जो लाइटें थी उस तरह से चमक रही थी। दूसरे साइड में हमको डार्क साइड को दिखाते हैं, जहाँ पर ये हुआन चांद की तरफ देखती है तो वहाँ पर दोस्तों लिंग लॉन्ग ने अपनी शरारत को दिखा रखा था। चांद के ऊपर अपना फेस बनाकर अपनी मॉम को जीप चढ़ा रही थी। अपनी बेटी की इस तरह की हरकत को देख के ये हुआन आज वहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी का एहसास करती है, क्योंकि आज वो अपना टाइम अपने डैडी के साथ में बहुत खुशी से बिता रही थी। इसी तरह से
करते हुए कुछ समय वहाँ पर बीत गया था और लिंगलोंग वहाँ पर सो के उठती है। लिंगलोंग को उठते हुए देखकर यूनफेंग उससे कहता है, बताओ नींद तुम्हें कैसी आई यहाँ पे। लिंगलोंग वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती है, हाँ बहुत बढ़िया नींद आई। यूनफेंग वहाँ पे हंसते हुए उससे पूछता है, तुम्हारा वापस जाने के बारे में क्या ख्याल है। लिंगलोंग उसकी बात सुनकर थोड़ी देर सोचते हुए कहती है, पापा क्या हर पापा अपने बच्चों का आपकी तरह ख्याल रख सकते हैं। यूनफेंग उसके सर को सहलाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, हर बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। मेरे पापा और दादाजी भी यही करते थे, इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे पापा होना अच्छी बात होती है। लिंगलोंग वहाँ पे बिल्कुल खामोश सी हो गई थी। वहाँ पे बहुत शांति से कहती है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप तो सारा दिन बिजी रहते हो, आप हर समय इस तरह मेरे साथ कैसे रह सकते हैं। आपकी इस बात पर मुझे यकीन नहीं होता। यूनफेंग वहाँ पर कुछ सोचते हुए उससे बताता है, मेरे माँ बाप और छोटी बहन की उस खतरनाक समय में मौत हो चुकी है। मैं खुद को एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए समर्पित कर रहा हूँ जहाँ लोग अपने परिवार के साथ रह सके, और वो समय जब आएगा मेरे पास आपके साथ रहने के लिए बहुत ज्यादा समय होगा। अपने पापा की इस बात को सुन के लिंगलोंग वहाँ पे तुरंत खड़ी हो जाती है और दूसरी तरफ पलट के गुस्साते हुए कहती है, आप तो बस ऐसे ही बातें करते रहते हैं। वो समय आने तक तो मैं बहुत बड़ी हो चुकी होंगी और अपनी माँ की तरह बहुत शानदार हो चुकी होंगी। उस समय मुझे आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी बेटी की इस तरह की बात सुनकर यूनफेंग वहाँ पे स्माइल कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ तो लिंगलोंग में अपने पापा को छेड़ने के लिए खाली उनको वहाँ पर पिनकते हुए दिखा रही थी। लेकिन पलट के वो भी वहाँ पर हंसते हुए कहती है, लेकिन मैं अभी भी वापस नहीं जा सकती। उसकी इस बात को सुन के यूनफेंग घबराते हुए कहता है, ये क्या कह रही हो, लेकिन क्यों। लिंगलोंग वहाँ पे यूनफेंग को मुंह चिढ़ाते हुए कहती है, क्योंकि मैंने कांग्रेस ऑफ ऑल लॉज को देखने के लिए हु जुआन के साथ में मुझे जाना है। अपनी दूसरी बेटी का नाम सुन के जो दोस्तों इसी की तरह बिल्कुल चंट थी, यूनफेंग वहाँ पे बहुत ज्यादा घबराते हुए चिल्ला के कहता है, ये क्या बोल रही हो तुम। साथ ही वो जब इन दोनों शैतान लौंडियों को एक साथ होते हुए इमेजिन करता है तो वहाँ पे घबराते हुए मन में कहता है, ये क्या बकवास कर रही है। ये हुआन और हु केजिन को क्या हो गया है। उन्होंने सच में एक छोटी सी डीमन और एक छोटी सी चुड़ैल को जो चाहे करने की परमिशन दे दी है। और फिर वहाँ पर अचानक से वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करने के लिए वहाँ पर ताली बजाते हुए कहता है, नॉन डिस्टेंस रिजोनेंस। वहाँ पर वो उस ट्रिक को यूज करने के लिए अपनी आंखों को बंद करता है और जब वो अपनी आंखों को खोलता है तो घबराते हुए चिल्ला के कहता है, धत तेरे की, ये क्या हो गया। अपने पापा को चिल्लाते हुए देखकर लिंगलोंग उससे पूछती है, आखिर क्या गलत हुआ है। यूनफेंग वहाँ पे घबराते हुए बताता है, मैं हुजुआन का पता भी नहीं लगा पा रहा हूँ, मुझे डर है वो खतरे में हो सकती है। उसके इस बात को सुनने के बाद लिंगलोंग बहुत जरा घबरा गई थी। यूनफेंग को वहाँ पर पकड़ के चिल्लाते हुए कहती है, पापा मुझे भी वहाँ पर लेके चलिए। यूनफेंग वहाँ पे उसके सर को सहलाते हुए उसको समझाता है, तुम वापस जाओ और मेरी खबर आने का इंतजार करो। जब मैं उसे ढूंढ लूंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। हम सभी कांग्रेस ऑफ लॉज देखने के लिए एक साथ जाएंगे। लिंगलोंग इस बात को समझते हुए कहती है, हाँ ठीक है पापा, लेकिन हाँ प्लीज उसे वापस लेके आइए, वो मेरी सिर्फ एक लौती दोस्त है। और इस बात को बोलते हुए वो फीलिंग में भर गई थी और वहाँ पर यूनफेंग को खूब कस के हक कर लिया था। जिस चीज को करते हुए देखकर यूनफेंग वहाँ पे बिल्कुल हैरान हो गया था, साथ ही उसको आज बहुत खुशी भी महसूस हो रही थी। लिंगलोंग की फीलिंग को समझते हुए यूनफेंग उससे वादा करता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उसे लेकर आऊंगा। इस बात को बोलने के बाद यूनफेंग ने अपने उसी प्रोटेक्शन बैरियर में लिंगलोंग को कवर कर लिया था। साथ ही अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए उसको वहाँ पर डिसअपीयर कर देता है, गायब कर देता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमको कोरम स्टेट के कैपिटल को दिखाते हैं। वहाँ पे हु केजिन के पास उसके महल के अंदर एक आदमी उसे आकर बताता है, जिस बात को सुनने के बाद हु केजिन वहाँ पर खड़ी हो गई थी चिंता के कारण। साथ ही चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम लोग अभी तक उसका पता नहीं लगा पाए हो। उसका सोल्जर वहाँ पे घबराते हुए कहता है, योर मेजेस्टी मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी तरफ हु केजिन वहाँ पे बहुत जरा गुस्से में चिल्ला के कहती है, उसको ढूंढने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग लगा दो, हर एक जगह में बहुत अच्छे से ढूंढो और जाओ यहाँ से। हु केजिन की बात सुनकर जो सोल्जर था तो हमको पता चलता है वो एक चिंपैंजी था, वापस की तरफ जा रहा था और तभी अचानक से वो वहाँ पर रुक जाता है। ऐसा होते हुए देखकर हु केजिन वहाँ पे शॉक्ड हो जाती है और हमको पता चलता है अपना हीरो यूनफेंग वहाँ पर अपेयर हो गया था। उसने वहाँ पर अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लिया, जिस कारण से कि समय वहाँ पर रुक चुका है उसके पास का। अचानक से अपने सामने यूनफेंग को देखकर हु केजिन वहाँ पे हैरान होते हुए यूनफेंग को खूब कस के गले लगा लिया था। साथ ही वहाँ पर रोते हुए कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसको इस तरह से हक करते हुए देखकर यूनफेंग दोस्तों गुलब्बो बन गया था फिर से। लेकिन फिर कुछ देखकर वहाँ पे हैरान हो जाता है, क्योंकि दूसरे साइड दोस्तों जो हु केजिन थी वो अपनी बेटी की टेंशन के कारण बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसकी बॉडी वहाँ पर शेक करने लगती है। यूनफेंग जब हु केजिन को इतना घबराते हुए देखता है तो वो उसको वहाँ पर गले लगाकर समझाते हुए कहता है,
सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या तुमको जुआन के बारे में कोई खबर मिली? जुआन का नाम सुनकर हु केजिन वहाँ पे शॉक्ड हो जाती है और अपना सर वहाँ पे नाम हिलाती है कि मुझे नहीं पता चला। जिस बात को समझते हुए यूनफेंग उससे पूछता है, क्या अभी भी तुमको कोई सुराग नहीं मिला? हु केजिन वहाँ पे उदास होते हुए उसको बताती है, हेवनली समिट सेक्ट में उसका पता अचानक से गायब हो गया, क्या तुम उसका पता लगा सकते हो? यूनफेंग वहाँ पे बिल्कुल सीरियस होते हुए कहता है, मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। यूनफेंग की इस बात को सुनकर हु केजिन वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कोई सीरियस बात है। और इस बात को सोचते हुए हु केजिन को वहाँ पे सदमा सा लग गया था, जिसको वहाँ पे यूनफेंग संभालने की कोशिश कर रहा था। साथ ही वहाँ पर हु केजिन बिलक बिलक के रोते हुए कहती है, भले तुम जुआन का पता नहीं लगा सकते, लेकिन वो हमारी बेटी है। हु केजिन को इतना रोते हुए देखकर यूनफेंग वहाँ पे उसको संभालते हुए कहता है, अरे तुम शांत हो जाओ, मेरा हेवनली समिट सेट के लीडर जियाओ चो के साथ में बहुत पुराना रिश्ता बना हुआ है, मैं उनसे खुद इस बारे में जाकर पूछूंगा। हु केजिन जब इस बात को सुनती है कि वो जाने वाला है, तो वो भी वहाँ पर जिदियाते हुए कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी। यूनफेंग वहाँ पे उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद इस कोरम स्टेट के मामले के बारे में क्या? हु केजिन वहाँ पे उसको समझाते हुए कहती है, मेरे लोग मेरे लिए इस चीज को निपट लेंगे, तुम्हें तो पता ही है जुआन मेरे लिए सब कुछ है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। और इस बात को बोलते हुए फिर से वहाँ पर उसने बिलक बिलक के रोना स्टार्ट कर दिया था। यूनफेंग वहाँ पे उसको रोते हुए देख कर कहता है, हाँ ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम चल सकती हो। यूनफेंग की रजामंदी मिलने के साथ में ही हु केजिन वहाँ पे अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करती है, जिस कारण से कि उसकी बॉडी वहाँ पर बहुत ज्यादा ग्लो करना स्टार्ट कर दिया था, शाइन करने लगती है। ऐसा होते हुए देखकर यूनफेंग भी वहाँ पर हैरान हो गया था। और अगले ही पल दोस्तों, क्योंकि इसका रिश्ता एक फॉक्स क्लैन से है, जिस कारण से कि हु केजिन ने भी अपने आप को एक प्योर व्हाइट फॉक्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लिया था। ट्रांसफॉर्म होने के साथ में ही वो तुरंत यूनफेंग की गोद में आकर बैठ जाती है। अचानक से ऐसा होते हुए देखकर यूनफेंग वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था और हु केजिन को गोद में लिए हुए वो वहाँ पर ब्लश कर रहा था कि आखिर ये कैसे हो गया बे, होता सबके पास है, दिखाता कोई कोई है। दूसरी तरफ हु केजिन एक फॉक्स बनने के बाद बहुत मासूमियत भरी आंखों से यूनफेंग की तरफ देख रही थी। उसको इतने प्यार से देखते हुए यूनफेंग भी एकदम मोहित सा हो चुका था। वो तुरंत वहाँ पर उसको लेकर उस सेट से बहुत स्पीड में आगे की तरफ निकलना स्टार्ट हो गया था। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं कोरम स्टेट कहाँ पर है और हेवनली समिट सेट कहाँ पर है। यूनफेंग अपनी बेटी के लिए हेवनली समिट सेट में बहुत स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रहा था। वहीं पर कुछ डिसाइपल्स अपनी तलवार पर बैठे हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से यूनफेंग उनके बीच में अपीयर हो जाता है। वहाँ पे सामने की तरफ देखते हुए यूनफेंग कहता है, आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है? उतनी ही देर में एक लड़का खूब स्पीड में उससे लड़ने वाला था, तो चिल्ला के कहता है, अरे मेरे सामने से हट जाओ, देख के जरा। जैसे उसने कहा था यूनफेंग तुरंत उसकी तरफ देखता है। वो लड़का वहाँ पे अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूनफेंग वहाँ पे अपनी पावर को यूज करते हुए उसको वहाँ पर रोक दिया था। अचानक से उसको सामने आते हुए देख के वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है, तुम हो कौन और अचानक से मेरे रास्ते में क्यों आ गए हो? मरना चाहते हो तो दूसरी तरफ जाके मरो ना, मेरी तलवार मिली है घुसेड़ने के लिए। उस लौंडे की ये बात सुनकर यूनफेंग बहुत सीरियस लुक से कहता है, मेरा नाम लिंग यूनफेंग है। जैसे ही वो वहाँ पर उसका नाम सुनता है वो इतना ज्यादा घबरा गया था, उसके पसीने छूट जाते हैं। वो घबराते हुए चिल्ला के कहता है, रिवर्ट वन, मुझसे गलती हो गई भैया, मेरे मुंह से निकल गया, इधर उधर निकल जाता हूँ कभी कभी। हम लोगों को यहाँ आपके आने के बारे में नहीं पता, क्या आप यहाँ पर कोई अपने पर्सनल काम से आए थे? और इस बात को बोलते हुए दोस्तों वो वहाँ पर बहुत ज्यादा डरा हुआ था। यूनफेंग उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है, यहाँ पर क्या हुआ और तुम्हारा लीडर कहाँ है? वो लड़का उसको ग्रीट करते हुए कहता है, रिवर्ट वन, कोरम स्टेट की एक दुष्ट लड़की हमारे सेक्ट में घुस आई और एक अपराधी को जेल से छुड़वा दिया। हमें उन्हें गिरफ्तार करने का ऑर्डर मिला है। कोरम स्टेट की लड़की का नाम सुनकर हु केजिन और यूनफेंग दोनों के दोनों घबराते हुए कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम? दोस्तों इसके एपिसोड और ज्यादा मजेदार होते जा रहे हैं। हु केजिन वहाँ पे घबराते हुए टेलीपैथी के थ्रू अपने हीरो से कहती है, जल्दी जाओ और जाओ चाओ के सिचुएशन के बारे में पूछो। उसकी इस बात को समझते हुए यूनफेंग वहाँ पे तुरंत डिसअपीयर हो गया था और आप लोग तो जानते ही हैं वो टेलीपोर्ट हो जाता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमको हेवनली समिट सेट दिखाते हैं, जहाँ पर यूनफेंग उनके गेट के सामने आ चुका था और उस जगह को देखते हुए कहता है, अच्छा तो ये क्लींसिंग द माइंड है, मतलब कि मन को शुद्ध करने वाली जगह। तभी हु केजिन अपने हीरो से कहती है, जियाओ चो एक बहुत फेमस हीरो है जिसने डिवाइन लैंड को बनाए रखने के लिए तुम्हारे साथ में लड़ाई लड़ी। वो अब साउथ वेस्ट एरिया में एक गार्डियन डीटी की तरह है। उन्होंने अपने मेडिटेशन चैम्बर का नाम माइंड क्लींसिंग वर्ड क्यों रखा है? यूनफेंग वहाँ पे उसको समझाता है, वॉर बहुत भयानक होती है जिसमें हर एक साइड जीतने के लिए कोशिश करता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को
तैयार रहता है। न केवल वे लोग हैं जो लड़ाई में आगे बढ़ते हैं, बल्कि वे भी हैं जो अंडरग्राउंड बैटलफील्ड की परछाइयों में रहकर डेप्थ में काम करते हैं। उन लोगों को सबसे गंदे और भयानक काम मिलते हैं और किसी भी धैर्य रखने वाले इंसान को उसके डीप डार्केस्ट तक पहुंचाते हैं। उसकी दूसरी पहचान उस भयानक हत्या करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था जिसने एक बार दुनिया के कोने कोने के हीरो को झंझोर कर रख दिया था। ये कोई पछतावा नहीं है, ब्लेडी स्लॉटर में वो नंबर 1 असेसिन है। हू केजन वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है, वो नरक के सामने कोई पश्चाताप नहीं रखता, वो अतीत को पीछे छोड़कर अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकता। रिवर्ट 1, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? अब रिवर्ट 1 इस चीज के बारे में क्या कहे, उसने भी ये सब किया ही हुआ है, जिस कारण से वो कुछ सोचते हुए कहता है, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो मेरे हार्ट को प्योर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो भी इससे निपट लेगा। डिवाइन लैंड को फिर से बनाने के बाद ब्लडी सॉर्टर पूरी तरह से गायब हो गए हैं और अब दुनिया में केवल जियाओ चू है। कोई पश्चाताप फिर से कभी वापस नहीं आएगा। इस बात को बोलते हुए युनफेंग सीधे अंदर की तरफ आ गया था। वहाँ पर एक बहुत प्यारा और सुंदर गार्डन था, जिस जगह को देखने में दोस्तों सच में ऐसा लग रहा था यहाँ पर माइंड को शुद्ध किया जा सकता है। उस जगह को देखते हुए अपना हीरो कहता है, ये आदमी जिंदगी के प्रति बहुत जुनूनी है। यार्ड को बहुत नाजुक ढंग से सजाया गया है। जब वो ऐसा बोल रहा था तभी हू केजन उसकी गोद से उतरकर तुरंत से दोस्तों अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी थी, जो कि देखने में आए हाय क्या मस्त कयामत ढाने वाली लगती है। वो वहाँ पर पीछे की तरफ देखते हुए कहती है, ये किसी भी तरह से जियाओ चो द्वारा बनाया नहीं गया है। इस बात को सुनकर युनफेंग हैरान होते हुए कहता है, अरे लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता है? हू केजन वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए बताती है, आप सभी ग्रेट हीरो जिन्होंने आज दुनिया को जीत लिया है, तुम सभी हिंसा की ऑरा फैलाते हो, फिर भी इस यार्ड को एक ताजा और आरामदायक माहौल के साथ सजाया गया है। किसी ने बहुत मेहनत की होगी। मेरी राय में ये जियाओ चू के असली उत्तराधिकारी बाई सुक्सिन द्वारा बनाया गया था। युनफेंग वहाँ पे उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम उस छोटी लड़की को जानती हो? हू केजन वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए बताती है, वो अक्सर कुछ जड़ी बूटी इकट्ठा करने के लिए कोरम स्टेट आती है। वो जुआन के कुछ दोस्तों में से एक है। चलो अंदर चलते हैं और हम उससे कुछ सीख लेते हैं। और इस बात को बोलने के साथ में ही युनफेंग वहाँ पे पहुँचने के बाद उस गेट को खोलते हुए तुरंत सामने अंदर की तरफ जा रहा था। तभी वहाँ पर कोई उसको देखकर कहता है, रिवर्ट 1, तुमने अभी भी दूसरों के घरों में घुसने की अपनी आदत नहीं बदली है। अब दुनिया में शांति फैल गई है। तुमको मुझे अपनी जर्नी के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था, ताकि मैं तुम्हारे स्वागत के लिए एक बहुत बढ़िया खाने का इंतजाम कर सकूं। युनफेंग वहाँ पे धीरे से आगे बढ़ते हुए कहता है, ओहो, मैं यहाँ पर बिजनेस करने नहीं आया हूँ। और तभी दोस्तों हमको सामने की तरफ एक आदमी खड़ा दिखाते हैं, जो वहाँ पर अपने हीरो से कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कोरम स्टेट की क्वीन के साथ आओगे। क्या तुम यहाँ पर प्रिंसेस जुआन के लिए आए थे? अपनी बेटी का नाम सुनकर हू केजन वहाँ पर उससे कहती है, मेरी बेटी बिगड़ैल है, लेकिन उसे पता है क्या करना है और क्या नहीं। उसके लिए अपने अपराधी को रिहा करना इम्पॉसिबल है। मैं पूरी बात जानने आई हूँ कि आखिर हुआ क्या है। प्लीज आपको पहले ना बताने के लिए हमारी लापरवाही को माफ करें। और इस बात को बोलते हुए हू केजन वहाँ पर उसको ग्रीट करती है, लेकिन तभी वो आदमी जो दोस्तों पट्टी बांधे था देख नहीं सकता। वो वहाँ पर पलटकर हू केजन की तरफ देख के ग्रीट करते हुए कहता है, रिवर्ट 1, योर मैजेस्टी, मेरी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करें। प्रिंसेस जुआन ने सच में हमारे एक बहुत जरूरी अपराधी को रिहा कर दिया और हमारा ट्रेजर चुरा लिया। ये एक बहुत गंभीर अपराध है। हू केजन इस बात को सुनने के बाद बहुत सारा शॉक्ड होते हुए कहती है, ये क्या कह रहे हैं आप? लेकिन तभी दूसरे साइड वो जो आदमी था वहाँ पर उनके आगे घुटने के बल बैठते हुए कहता है, ये मेरी डिसेपल की गलती है। प्रिंसेस जुआन को इसमें शामिल करने के लिए मुझे माफ करें। अब तो दोस्तों इन दोनों को वहाँ पर 440 वोल्ट का झटका लगता है और वो शॉक्ड होते हुए कहते हैं, ये क्या बोल रहे हो तुम? साथ ही वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। युनफेंग वहाँ पर आगे बढ़ते हुए अपने दोस्त के पास जाकर उसको हिला हिला के जोर से पूछता है, तुम हमका बताई दो आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? सुक्सिन ने ऐसा क्यों किया? और तो और जुआन इसमें शामिल क्यों हो गई? तुम्हारे सेट के सारे लोग किसी बहुत जरूरी ट्रेजर की खोज में लगे हैं, वे अब कहाँ हैं? युनफेंग को ऐसा करते हुए देखकर वो आदमी उससे कहता है, रिवर्ट 1, प्लीज आप शांत हो जाएं। दूसरे साइड में हू केजन अभी बेचारी वहाँ पर बहुत परेशान थी। तभी रिवर्ट 1 उसके ऊपर फिर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है जुआन मेरी। लेकिन तभी वो अपनी बात को बदलते हुए कहता है, वो मेरी एक बहुत जरूरी डिसाइपल है जो मुझे अभी मिली है। रिवर्ट 1 की डिसाइपल की बात सुनकर वो आदमी वहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जिस कारण से उसके पसीने छूट गए थे। वो घबरा
चिल्लाते हुए कहता है, वो आपकी एक जरूरी डिसाइपल है। ये क्या बोल रहे हैं? मतलब वो आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके ऐसा कहने के साथ में ही उसके अंदर से बहुत ढेर सारी डार्क ऑरा रिलीज होना स्टार्ट हो गई थी, जिसको देखते हुए यूनफेंग उससे कहता है, हे, आखिर तुम्हारे साथ में क्या प्रॉब्लम है? उतनी देर में वो आदमी यूनफेंग के ऊपर अपनी वही डार्क ऑरा के थ्रू अटैक करते हुए कहता है, जो कोई भी मेरे डिसाइपल को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा वो मर जाएगा। यूनफेंग उसको ऐसा करते हुए देखकर एकदम शॉक्ड हो गया था। तभी हु केजिन भी उसकी तरफ चिल्ला के कहती है, यूनफेंग जरा संभल के। लेकिन जैसा कि दोस्तों हम लोग को तो मालूम ही है, यूनफेंग के चारों तरफ 24 आवर उसका गोल्डन प्रोटेक्शन आर्मर वहाँ पर लगा रहता है, जिस कारण से कि उसकी उंगली सीधे वहाँ जाकर टकराती है और वो आदमी वहाँ पर रुक चुका था। जिस चीज को देखने के बाद वो और जरा गुस्साते हुए कहता है, मरोगे मरोगे तुम मरोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा आज। यूनफेंग वहाँ पे बहुत सीरियस लुक के साथ उसको देखते हुए कहता है, क्या तुमने अभी भी अपनी हत्या करने की इच्छा को नहीं बदला है? दूसरे साइड में वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहता है, मैं ना देखता हूँ, ना सुनता हूँ, ना सोचता हूँ। इसी के साथ फिर से वो अपनी एक टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए यूनफेंग के ऊपर अटैक करके कहता है, किलिंग चॉप। अपनी 2 फिंगरों को यूनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे कर दिया था, जिसको आते हुए देख के यूनफेंग अब सीरियस हो चुका था। वहाँ पर वो अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी को जनरेट करते हुए सीधे अपना हाथ उसके सर के ऊपर आगे बढ़ाते हुए अपनी स्किल को एक्टिवेट करके कहता है, क्लियर कॉन्शियंस, डेविल सेइंग म्यूजिक, डेविल क्रैशिंग थंडर। अब जैसे कि नाम से दोस्तों आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि यूनफेंग ने यहाँ पर क्या किया है। उसके वहाँ पर स्किल एक्टिवेट करने के साथ में ही एक बहुत पावरफुल लाइट सीधे उस काले सूट वाले आदमी के ऊपर पड़ती है और जो कोई भी डेविल उसको वहाँ पे पोजेस कर रहा था, उसके अंदर से बहुत ढेर सारे डेविल्स की आत्मा उसकी बॉडी के अंदर से निकल के बाहर की तरफ जा रही थी। यूनफेंग की स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल थी, वो आदमी जो अभी तक इतनी ज्यादा डार्क एनर्जी से घिरा हुआ था वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इतनी इविल एनर्जी जनरेट करने के कारण उसकी बॉडी वहाँ पर वीक हो चुकी थी, जिस कारण से कि यूनफेंग उसको वहाँ पर संभाल रहा था। तभी एक डिसाइपल पीछे से भागकर आते हुए चिल्ला के कहता है, सेक्ट लीडर यहाँ पर क्या हो रहा है? उस लड़के को चिल्लाते हुए देखकर हु केजिन वहाँ पर अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है, लौंडे जाओ और अब तुम सो जाओ। जैसे हु केजिन ने ऐसा किया था वो वहाँ पे उसको हिप्नोटाइज कर लेती है। उसकी आंखें पर्पल कलर में चमकना स्टार्ट हो गई थी और वो लौंडा धीरे धीरे करके दोस्तों धड़ाम से सीधे जमीन पे आके गिरता है। दूसरे साइड में जो उसका मास्टर था जिसके लिए वो चिल्ला रहा था वो वहाँ पर अभी भी अपनी आंखें बंद करे था। फिर वहाँ पर यूनफेंग की तरफ देखते हुए कहता है, जाओ और उनकी मदद करो, सुखसिन से कहो जब वो चली जाए तो वापस ना आए, मैं सारा दोष अपने ऊपर ले लूंगा। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद यूनफेंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिस कारण से वो शॉक्ड होते हुए उससे पूछता है, मैंने जुआन को एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लेनेट दिया है जिससे मैं हजारों मील दूर से उसके प्रेजेंस को महसूस कर सकता हूँ, अब मैं उसे महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? यूनफेंग की बात सुनकर वो आदमी घबराते हुए कहता है, क्योंकि वो डिजर्टेड लैंड चले गए हैं। और इसका मतलब बता दूं मैं दोस्तों कि मतलब मरे हुए की दुनिया या फिर निर्जन दुनिया। हु केजिन घबराते हुए कहती है, क्या कहा? डिजर्टेड लैंड गए हुए हैं? यूनफेंग तो वहाँ पर इतना घबरा गया था वो वहाँ पर सर पकड़ के कहता है, इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है कि मैं उसे महसूस क्यों नहीं कर सका। फिर वहाँ पे वो सीरियस होकर हु केजिन की तरफ देखते हुए कहता है, पर्पल मेंशन सेलेस्टियल ओपनिंग, डिजर्टेड लैंड एक सीक्रेट और मिस्टीरियस प्लेस है। और इसी के साथ यूनफेंग हमें पूरी तरह समझाने की कोशिश करते हुए बताता है, इस तरह से कहूंगा ये डिजर्टेड लैंड इस दुनिया से अलग थलग सी है जहाँ केवल लकी लोग ही पहुँच सकते हैं। डिवाइन लैंड में कुछ ऐसी जगहें हैं लेकिन उनमें से बहुत की खोज नहीं की गई है। हु केजिन वहाँ पर गुस्से में अपनी पावर रिलीज करते हुए कहती है, मुझे बताओ वो कहाँ पर है? वो आदमी वहाँ पर अपने हीरो को बताता है, यहाँ से 500 मील दूर ना लौटने वाले जंगल में एक जगह है। ये डिजर्टेड लैंड का एक सीक्रेट है जिसे हेवनली सेमेटेड सेक्ट ने बहुत सालों से छिपा कर रखा है। ऐसा कहा जाता है कि एपोकलिप्टिक डीमन को वहाँ 5 एकांत और इमोर्टल बीइंग द्वारा सील कर दिया गया था। तुम जल्दी जाओ वहाँ पे। अपने दोस्त की बात सुनकर तो अब वो दोनों वहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं। जल्दी से यूनफेंग हु केजिन का हाथ पकड़ के वहाँ से जाते हुए कहता है, जल्दी चलो मेरे साथ में, हमारे पास समय कम है। और तुरंत वहाँ से दोस्तों यूनफेंग अपनी स्किल को यूज करते हुए डिसअपीयर हो गया था, टेलीपोर्ट कर लेता है। वो आदमी वहाँ पर सामने की तरफ देखते हुए और अपने उसी डीमन साइड को याद करते हुए बहुत ज्यादा अफसोस कर रहा था। और उसके हाथ में दोस्तों एक अजीबोगरीब माला थी जिसको वो वहाँ पर देख रहा था। तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है, सेक्ट लीडर क्या हुआ यहाँ पे? एक सेक्ट लीडर होने के कारण फिर से वो सख्त लौंडा होता
होते हुए वहाँ पर खड़ा हो जाता है और अपने आंखों में दोबारा से उसी पट्टी को चढ़ा लिया था। दूसरे साइड में युनफेंग अपनी पावर को यूज करते हुए बहुत ज्यादा स्पीड में उस जंगल की तरफ आगे बढ़ रहा था। हु केजिन भी आगे बढ़ते हुए बहुत ज्यादा सीरियस थी, जिसको देखते हुए अपना हीरो उससे पूछता है तुम्हारे साथ में क्या गलत हुआ। हु केजिन वहाँ पर गुस्से में कहती है क्या ये थोड़ा तुमको अजीब नहीं लग रहा है। अपना हीरो भी सीरियस होते हुए कहता है ये थोड़ा अजीब है। मैं सुक्सिन से सिर्फ कुछ ही बार मिला हूँ, लेकिन वो एक अच्छी बच्ची है। जियाओ चो उसे लेकर आया था। मुझे कभी विश्वास नहीं था कि वो एक ट्रेजर चुराएगी। और तो और जियाओ भी एक प्यारी बच्ची है, वो इसमें कैसे शामिल हो सकती है। हु केजिन उससे कहती है सेट का लीडर जियाओ भी अजीब था। अगर उसे पता था कि वे वापस ना लौटने वाले जंगल में चले गए हैं तो उन्हें पकड़ने के लिए भेजे गए लोगों को क्यों नहीं पता चला कि वो कहाँ पर है। उनके बीच कुछ ऐसा जरूर है जो हमें नहीं पता। युनफेंग वहाँ पे इस बात को जानने के बाद अपनी स्पीड और तेज करते हुए कहता है अब हमारे लिए सबसे जरूरी बात ये है कि हम उन्हें ढूंढें और सच्चाई का पता लगा ले। और इसी के साथ युनफेंग बहुत जरा स्पीड में आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया था। कुछ समय के बाद हमको ना खत्म होने वाले जंगल को दिखाते हैं जो कि डार्क अंधेरे से भरा था। युनफेंग वहाँ पर हु केजिन के साथ पहुँच चुका था। सामने की तरफ देखते हुए हु केजिन उससे कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, वो डेजर्ट लैंड चले गए हैं, अब हम क्या करेंगे। इस बात को सोचने के बाद तो हु केजिन बहुत जरा घबरा चुकी थी। वो युनफेंग को पकड़ के घबराते हुए चिल्ला के कहती है युनफेंग शायद तुमको बैक रन का इस्तेमाल करना चाहिए और उनके अंदर जाने से पहले के समय को वापस लाना चाहिए। युनफेंग वहाँ पर ना में सर हिलाते हुए कहता है मेरी बैक रन टेक्निक समय को केवल कुछ मिनट के लिए पीछे ले जाएगी। क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम लोगों को ढूंढने में कितनी माहिर हो। मैंने सही कहा ना, इसीलिए मेरी छम्मक छल्लो अपने नाक का इस्तेमाल करो। क्या तुम भूल गई हो तुम्हारी नाक कितनी ज्यादा तेज है। युनफेंग को ऐसा करते हुए देखकर हु केजिन वहाँ पे ब्लेस करते हुए कहती है अरे हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तो स्मेल को बहुत जल्दी पकड़ लेती हूँ, मैं उनको सूंघ के बाहर निकाल लूंगी। और इस बात को बोलने के बाद हु केजिन वहाँ पे अपनी आंखों को बंद करके अपनी एक टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहती है स्पेशल टैलेंट ऑफ डीमन क्लैन स्मेल। और ऐसा करने के साथ में ही वो अपनी नाक की पावर को और ज्यादा तेज करते हुए बताती है मैं पिछले 3 दिनों में 10 मील के दायरे में किसी भी जिंदा चीज का उसके अंदर से निकलने वाले गन से पता लगा सकती हूँ। और तभी बाई हॉक्सिन अपनी आंख खोलते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर कहती है मैं समझ गई, ये 2 लोग हैं, चलो जल्दी। इस बात को जानने के बाद हु केजिन युनफेंग का हाथ पकड़ के बड़ी स्पीड में उस डार्क फॉरेस्ट के अंदर जा रही थी। और कुछ देर बाद वो लोग एक जगह पर आकर पहुंच गए थे जहाँ पर वो दोनों इधर उधर देख रहे थे। तभी हु केजिन फिर से अपनी नाक का इस्तेमाल करते हुए कहती है मैं अब उनके स्मेल को सूंघ नहीं पा रही हूँ, अब हम क्या करें। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे को एक न्यू सेटअप बनाने के लिए थोड़ा सा आप लोग अपना फंडिंग सपोर्ट मेरे को कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए QR आपको सामने दिख रहा होगा, सो प्लीज मदद करना मत भूलिए। युनफेंग वहाँ पे सेक्ट लीडर की बात को याद करते हुए कहता है केवल लकी लोग ही उस जगह को ढूंढ के एंटर कर सकते हैं। किसी निश्चित समय पर किसी तरह का एंट्रेंस दिखाई दे सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है जो हमें डेजर्ट लैंड की ओर जाने वाले उस चैनल से मिला सके। हाँ बेशक एक और रास्ता भी है, मैं ही एकमात्र ऐसा इंसान हूँ जो ऐसा करने लायक है। और इस बात को बोलते हुए युनफेंग वहाँ पे अपनी एनर्जी को अपने हाथों में जनरेट करना स्टार्ट कर दिया था और धीरे धीरे करके उस जगह पर बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी थी। युनफेंग वहाँ पर उस जगह पर डेजर्ट लैंड के पोर्टल को ढूंढने के लिए अपने हाथों को यूज करते हुए कहता है उस स्पेस की जगह को फाड़ दो। युनफेंग वहाँ पे अपने रिवर्ट 1 की एनर्जी को यूज करते हुए जो स्पेस होता है दोस्तों उसने वहाँ पर उसको पूरी तरह से फाड़ना स्टार्ट कर दिया था। ये पावर तो सचमुच बहुत भयानक लगी मुझे। युनफेंग ने उस जगह पर स्पेस को काटते हुए एक पोर्टल अपेयर कर दिया था जिसके अंदर से प्रेशर रिलीज हो रहा था। युनफेंग वहाँ पर हु केजिन का हाथ पकड़ के ले जाते हुए कहता है जल्दी मेरे साथ अंदर आओ। और कुछ ही देर के अंदर वो डेजर्ट लैंड का पोर्टल फिर से दोस्तों बंद हो जाता है और वो जगह दोबारा से वैसी ही बन गई थी। जब वो दोनों वहाँ पर पोर्टल से आते हैं तो इधर उधर का देख के हाल एकदम शॉक्ड हो गए थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा अंधेरी जगह थी। युनफेंग शॉक्ड होते हुए कहता है अरे नहीं ये जगह। हु केजिन वहाँ पे घबराते हुए कहती है क्या हो गया है। युनफेंग उसको आगे बताता है यहाँ पर दबी हुई बुरी सोल का एक बहुत मजबूत एहसास है, मुझे लगता है कि जुआन पास में है जो एक खतरे के पास है। और इस बात को बोलने के बाद तुरंत वहाँ पे वो फिर से दोस्तों गायब हो चुका था, डिसअपीयर हो जाता है। हु केजिन अचानक से गायब होते हुए देखकर वहाँ पे शॉक्ड हो गई थी, लेकिन वो एक फॉक्स फिर से अपनी स्मेल वाली पावर को यूज करते हुए वो अपनी बेटी की स्मेल ले रही थी। जैसे उसको स्मेल आती है तुरंत उस जगह पर भागते हुए कहती है हाँ जुआन तुम मुझे मिल गई हो।
और बहुत ज्यादा स्पीड में वो आगे की तरफ बढ़ती है। तो जैसे दोस्तों वो झाड़ी से बाहर निकलती है तो सामने उसको अपना हीरो युनफेंग मिलता है और अचानक से झाड़ी के बाहर निकलने के कारण वो सीधे उसी की तरफ बड़ी स्पीड में आगे बढ़ रही थी। अपने आप को ना रोक पाने के कारण आज वहाँ पर वो बड़ी मस्त एक चुम्मी ले लेती है, किस कर लेती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हाँ यार चुम्मी हो तो वैसी। अच्छा हाँ, ये भी बताओ तुम लोग को सरप्राइज चुम्मी कभी मिली है कि नहीं, जैसे यहाँ पर हुआ है। हू केजिन जब अचानक से युनफेंग को किस करती है तो वहाँ पर बिल्कुल समय दोस्तों रुक सा गया था। युनफेंग के गाल बिल्कुल लाल हो चुके थे। हू केजिन घबराते हुए युनफेंग से दूर होकर चिल्ला के कहती है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, उन्हें क्या हुआ है। फिर वहाँ पर कुछ सोचते हुए घबरा के कहती है, शायद कहीं ऐसा तो नहीं जुआन, मेरी बेटी जुआन को कुछ हो गया है। और इस बात को बोलते हुए वो छोटे बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। युनफेंग उसको ऐसा करते हुए देखकर समझाते हुए कहता है, हे तुम शांत हो जाओ, तुम बच्चों के तरीके बिहेव क्यों कर रही हो। युनफेंग की बात सुनने के बाद तो हू केजिन और ज्यादा बिलक बिलक के रोना स्टार्ट कर देती है। उसके दोस्तों नाक और आंख दोनों से आंसू बहने लगे थे। वो चिल्ला के कहती है, मैं कैसे शांत हो सकती हूँ, मुझे जुआन सबसे ज्यादा प्यारी है, मैं अपने आप को नहीं संभाल सकती। जब वहाँ पे वो युनफेंग को समझा रही थी तभी अचानक से पीछे से आवाज आती है, मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जब वो दोनों पीछे की तरफ पलट के देखते हैं, जुआन वहाँ पर भागकर उनकी तरफ आगे आ रही थी। उसी के बगल में दोस्तों सुजिन और दूसरी कोई लड़की दिखाते हैं जो किसी डेविल टाइप की थी। हू केजिन अपनी बेटी को देखकर तो बिल्कुल पागलों के तरीके बड़ी स्पीड में आगे की तरफ भाग के जा रही थी और जुआन को वहाँ पर पकड़ के लटक जाती है। साथ ही चिल्ला चिल्ला के रोते हुए कहती है, तुम शैतान लड़की, तुम मुझे बताए बिना क्यों चली गई। मैं इतना परेशान थी कि मैं ना तो सो पाई और ना ही खा पाई हूँ। अपनी मॉम को इस तरह से बच्चों की तरीके बिहेव करते हुए देखकर जुआन उसके सर को सहलाते हुए कहती है, मॉम मुझे माफ कर दीजिएगा, प्लीज अब रोना बंद करो आप। दूसरे साइड में हू केजिन वहाँ पर ब्लश करके बहुत सारा पिनक चुकी थी। फिर से दोस्तों नौटंकी करते हुए जोर जोर से रोते हुए चिल्ला के कहती है, नहीं मैं तुम्हारे लिए बहुत टेंशन में थी, मैं यहाँ पर और रोना चाहती हूँ। अब जब मैंने देखा कि तुम ठीक हो तो बहुत सारी फीलिंग मेरे अंदर आ रही है जिससे मुझे फिर से रोने का मन कर रहा है। मैं यहाँ पर रोना चाहती हूँ, मैं रोऊंगी और मैं नाराज और परेशान भी हूँ। जब वो इस तरह से कर रही थी तभी दोस्तों जो उसकी फॉक्स वाली टेल थी वो वहाँ पर जोर जोर से हिलना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि आपको पता है कि हू केजिन बहुत ज्यादा खुश है। युनफेंग उसकी टेल को देखकर उसी की बात को याद करता है। एक फॉक्स झूठ बोल सकती है लेकिन उसकी पूंछ कभी नहीं झूठ बोलती। वो खुश होने पर बहुत जोर जोर से हिलती है। युनफेंग उसकी इस बात को सुनकर शॉक्ड होते हुए अपने मन में कहता है, खैर मुझे याद है तुमने मुझे बताया था कि पूंछ हिलने का मतलब है कि तुम खुश हो। जब दिमाग लगाने की बात आती है तो ये दोनों एक जैसी हैं। युनफेंग वहाँ पे हू केजिन को संभालते हुए कहता है, अरे ये तुम कैसी हरकतें कर रही हो, तुम एक कोरम स्टेट की रानी हो तो तुम बच्चों के तरीके व्यवहार कैसे कर सकती हो। युनफेंग की इस बात को सुनने के बाद तो दोस्तों ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने बांध को तोड़ दिया हो। हू केजिन के आंसू वहाँ पर बड़ी स्पीड में निकल रहे थे और ज्यादा वो रोते हुए चिल्ला के कहती है, मुझे इन सब चीजों की परवाह नहीं है, क्या तुमको दिखाई नहीं देता, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं रोना चाहती हूँ। हू केजिन की ऐसी हरकतों को देखकर युनफेंग भी वहाँ पर परेशान हो गया था। तभी अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहता है, तो बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। उसकी बेटी वहाँ पर गहरी सांस छोड़कर रिलैक्स होती है और फिर अपने डैडी का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाते हुए कहती है, बस उनको अकेला छोड़ दो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। वहाँ पर आगे बढ़ते हुए वो अपने डैडी से पूछती है, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जब वो इस बारे में पूछ रही थी तभी दूसरे साइड युनफेंग उन दोनों लड़कियों की तरफ देखता है, जिसमें से एक को तो वो जानता है कि सुक्सिन है, दूसरे को नहीं जानता। जिस चीज को देखते हुए जुआन से पूछता है, मुझे भी तुमसे यही पूछना चाहिए, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। सुक्सिन, तुमने हेवनली समिट सेक्ट से ट्रेजर को क्यों चुराया और क्या तुम जानती हो कि हेवनली समिट सेक्ट का हर एक इंसान तुमको ढूंढ रहा है। युनफेंग की इस बात को सुनने के बाद तो सुक्सिन वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा गई थी। लेकिन दूसरे साइड में हमें उस लड़की को दिखाते हैं जो थोड़ा डेविल की तरीके लग रही थी। वो वहाँ पर अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहती है, वो लोग बहुत क्रूर हैं, चोट मत पहुँचाओ, उन लोगों को तो खत्म कर देना चाहिए। अपनी तीसरी दोस्त की बात सुनकर सुक्सिन और जुआन दोनों के दोनों शॉक्ड होते हुए उसकी तरफ देखती हैं और तभी अगले पल वो लड़की अपने हीरो की तरफ अटैक करने के लिए बड़ी स्पीड में आगे बढ़ रही थी, जिसको देखते हुए युनफेंग तुरंत जुआन को अपने पास से अलग धक्का दे देता है और उसको अटैक करते हुए देख रहा था। साथ ही जब वो बहुत ज्यादा क्लोज आ गई थी, युनफेंग वहाँ पे अपने हाथों में अपनी एनर्जी को गैदर करते हुए अपनी टेक्निक को यूज करता है, डीमन बाइंडिंग पर्पल ऑरा।
उसके इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के कारण जो लड़की बड़ी रंगबाजी में आगे आ रही थी उसको मारने के लिए, उसके उस पर्पल ऑरा के कारण वो वहाँ पर बिल्कुल बंध चुकी थी, जैसे एक रस्सी से बांधा जाता है, और अगले ही पर धड़ाम से सीधे जमीन पर गिर चुकी थी। युनफेंग उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है, तुम लड़की मुझ पर हमला क्यों कर रही हो? वो लड़की वहाँ पर युनफेंग की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ घूर के देख रही थी, जैसे कि उसे मार ही डालेगी, और अगले ही पल उसका गुस्सा वहाँ पे अपने आखिरी चरम तक पहुँच गया था। वो बहुत तेज चिल्लाती है, रोर करती है। उसके ऐसा करने के कारण जो उसकी बॉडी के अंदर से नेगेटिव एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा इंटेंस एनर्जी के साथ में रिलीज होने लगता है। उसकी रोर इतनी ज्यादा पावरफुल थी, हु केजिन, जुआन और सुक्सिन तीनों की तीनों उसकी चिल्लाहट को अपने कानों से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो लोग अपने कान को बंद कर लेते हैं। उस लड़की की इतनी तेज चिल्लाने के कारण जो युनफेंग ने स्पेल करी थी पर्पल बाइंडिंग वाली, वो उसकी एनर्जी वहाँ पर टूट गई थी, ब्रेक कर देती है। युनफेंग की एनर्जी से छूटने के साथ में फिर से इस बार अपनी डार्क इविल एनर्जी के साथ में युनफेंग की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसने वहाँ पर अपनी दिशा चेंज करते हुए सीधे हु केजिन की तरफ बढ़ जाती है। जिस चीज को देखने के बाद तो हु केजिन की बुरी तरह फट चुकी थी कि आखिर मैंने क्या कर दिया, ये मेरे ऊपर अटैक करने के लिए क्यों आ रही है। दूसरे साइड में खड़ी जुआन और सुक्सिन हु केजिन के ऊपर अटैक करते हुए देखती हैं तो चिल्ला के कहती हैं, नहीं ऐसा मत करो तुम। युनफेंग फिर से अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए कहता है, ये एक शैतानी एनर्जी है और इसके अंदर शैतानी सोल है। दूसरे साइड में हमें उस एनर्जी को दिखाते हैं जो कि हु केजिन के बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच चुकी थी, लेकिन युनफेंग भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसने वहां पर अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उसका उतना पार्ट डिसअपियर कर दिया था। साथ ही वहां पर एक टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहता है, भूत भगाना या उसको पकड़ लेना। उसने जैसे अपनी टेक्निक को एक्टिवेट किया था, बहुत ढेर सारी पर्पल कलर की एनर्जी उस घोष के चारों तरफ आना स्टार्ट हो जाती है, और कुछ देर के अंदर ही जो डार्क एनर्जी वहां पर हु केजिन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रही थी, युनफेंग ने अपनी पर्पल एनर्जी के थ्रू उसको एक केज के अंदर बंद कर लिया था, कैद कर लेता है। युनफेंग की पर्पल एनर्जी में कैद होने के बाद में वो लड़की जो अभी तक डार्क एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी वो फिर से इंसानी फॉर्म में आ जाती है, लेकिन उस केज में आने के कारण उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया था। वो वहां पर बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, जिस चीज को देखते हुए युनफेंग वहां पे गुस्साते हुए कहता है, वो एक शैतानी आत्मा है जिसकी स्मेल बहुत बुरी है, ये खतरनाक है, अगर वो बाहर निकल गई तो वह दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी, मैं उसे यहीं पर खत्म कर दूंगा। हु केजिन की तो दोस्तों बुरी तरह फट चुकी थी। वो युनफेंग के पीछे बहुत ज्यादा घबराते हुए कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हेवनली समिट सेक्ट में इतने खतरनाक डरावने शैतान होंगे, ये बहुत खतरनाक है। दूसरे साइड में युनफेंग अपनी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाते हुए उसको दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी जुआन और सुक्सिन उसके पास आकर चिल्ला के उसको रोकते हुए कहती हैं, डैड प्लीज रुक जाइए। हु केजिन भी कहती है, रिवर्ट वन प्लीज उसे चोट मत पहुंचाओ, लेकिन तभी इस चीज को बोलते हुए वो दोनों वहां पर फ्रीज हो गई थी, स्टन हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों जुआन ने वहां पर रिवर्ट वन को अपना डैड कह दिया था। इस बात को जानते हुए जुआन अपने मुंह को बंद करके कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, ये मेरे मुंह से धोखे से निकला है। सुक्सिन जुआन की तरफ देखकर घबराते हुए कहती है, जुआन तुमने उन्हें अभी क्या कहा, क्या वो तुम्हारे पापा हैं? जुआन अपनी दोस्त को मुंह पे उंगली रख के शांत रहने का इशारा करते हुए कहती है, प्लीज इसे हमारा एक सीक्रेट बना के रखो। दूसरे साइड में युनफेंग उन दोनों को ऐसा करते हुए घूर के देख रहा था, तभी हु केजिन वहाँ पे उन दोनों से कहती है, जुआन यहाँ पर क्या चल रहा है? जुआन घबराते हुए चिल्ला के कहती है, वो लड़की जियाओ यी हमारी एक दोस्त है, पापा क्या आप उसे जाने दे सकते हैं? युनफेंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या कहा, क्या वो तुम्हारी दोस्त है? सुक्सिन भी वहाँ पर युनफेंग को समझाते हुए कहती है, हाँ जुआन सही कह रही है, जियाओ यी एक अच्छी लड़की है। जब वहाँ पे सुक्सिन समझा रही थी, दूसरे साइड में जुआन अपनी दोस्त के पास जाकर समझाते हुए कहती है, जियाओ ये मेरे मम्मी पापा हैं, प्लीज अच्छी हरकतें करो। जियाओ ये भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या कहा, तुम्हारे मम्मी पापा हैं, वे तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएंगे और सुक्सिन को भी कुछ नहीं करेंगे, मैंने सही कहा ना? जुआन वहाँ पे उसको आगे समझाती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वे हम लोग को कभी चोट नहीं पहुँचाएंगे। जिस बात को समझते हुए जियाओ ये वहाँ पर अपने आप को शांत करती है। इस चीज को देखने के बाद युनफेंग और हु केजिन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अगले ही पल अपनी बेटी की बात को मानते हुए युनफेंग ने वहाँ पर अपना जो केज बनाया था एनर्जी का उसको रिलीज कर देता है, अनलॉक कर देता है, जिस चीज के कारण जो उसका केज था वहाँ पर धीरे धीरे करके डिसअपियर हो गया था। वहाँ से निकलने के बाद जियाओ ये सीधे जुआन के पास आती है। सुक्सिन भी वहाँ पर उसके पास जाकर उसको चेक कर रही थी, तभी युनफेंग उनकी तरफ देखते हुए कहता है, आखिर यहाँ की जमीन पर क्या चल रहा है?
सुक्सिन वहाँ पर जियाओ ये की तरफ देखते हुए कहती है, इसे सैकड़ों सालों से यहाँ पर अकेले कैद करके रखा गया था क्योंकि वो बहुत खतरनाक है, लेकिन जब से हम यहाँ पर आए हैं उसने हमें कभी नुकसान नहीं पहुँचाया है। जुआन भी अपने डैडी को समझाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल सही है ये, उसने हमें चोट पहुँचाने से बचाने के लिए यहाँ की सभी शैतानी आत्माओं को रोक दिया। वो एक अच्छी बच्ची है। हु केजिन जब अपनी बेटी को ऐसा कहते हुए देखती है, फिर से दोस्तों वो बहुत ज्यादा फीलिंग से भर गई थी। जुआन को वहाँ पर खूब कस के हक करके कहती है, ओ मेरी प्यारी बच्ची, तुमने इस लड़की के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, लेकिन मुझे बिना बताए तुम क्यों छोड़ के चली आई। जुआन वहाँ पर अपनी मॉम के हाल को देखकर उसके सर को सहलाते हुए समझाती है, मम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने वहाँ पर आपके लिए एक नोट छोड़ा था। हु केजिन वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या कहा, लेकिन कहाँ पर नोट छोड़ा था। जुआन उसको आगे बताती है, मैंने उसे आपकी स्टडी डेस्क पर रख दिया था। मैंने आपसे कहा था कि मैं लिंगलोंग के साथ न्यू कैपिटल में घूमने जाऊंगी। अपनी बेटे की इस बात को सुनकर हु केजिन नखरे दिखाते हुए कहती है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता तुमने उसे वहाँ पर क्यों रखा। जब से मुझे पता चला है कि तुम चली गई हो, मुझे किसी भी स्टेट के मामलों से निपटने में बहुत परेशानी आ गई। मतलब कि दोस्तों इसने उस जगह को देखा ही नहीं। जुआन वहाँ पे अपनी मॉम को समझाते हुए कहती है, अब आप बड़ी हो चुकी हो तो आप अभी भी इतना गुस्से में क्यों हो। अपनी बेटी की इस बात को सुनकर हु केजिन बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। उसके हाथ को अपने गालों में रफ करते हुए कहती है, मुझे बस तुम्हारे बारे में टेंशन थी, तुम मेरी एक बहुत प्यारी बेटी हो। उन दोनों माँ बेटी के ऐसे भरत मिलन को देखकर यूनफेंग बेचारा वहाँ पे घबराते हुए मन में कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हु केजिन इतनी बचकानी होगी। फिर वहाँ पे सॉक्सिन की तरफ देखते हुए कहता है, सॉक्सिन तुमने हेवनली समिट सेट का टोकन क्यों चुराया। उन्होंने तुम्हें पकड़ने के लिए अपने सभी डिसाइपल को भेज दिया है। सॉक्सिन वहाँ पर हैरान होते हुए कहती है, मैं। जैसे वो कुछ आगे बोलने वाली थी, जुआन वहाँ पर अपने पापा को बताती है, पापा ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्ला 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 ब्ला। यूनफेंग वहाँ पे उनकी तरफ देखते हुए कहता है, और तुम लोग क्या जानते हो कि हेवनली समिट सेट के एक कैदी को फ्री करके तुमने कौन सा अपराध किया है। जुआन वहाँ पे गुस्से में चिल्ला के कहती है, जुक्सिन अपने मास्टर को बचाना चाहती थी तो फिर पुराने स्कूल के एल्डर उसे क्यों कैद करना चाहते थे। वो सभी लोग बहुत बुरे हैं। जुआन की इस बात को सुनने के बाद हु केजिन और यूनफेंग दोनों के दोनों हैरान होते हुए कहते हैं, ये क्या बोल रही हो तुम, उसे बचाना चाहती थी। फिर यूनफेंग उन लोग से पूरी बात पूछता है, मुझे सही से बताओ पूरा आखिर वहाँ पर मामला क्या है, क्या हुआ था उस जगह पे। इस बात को बताने से पहले जुआन जियाओ ये की तरफ देखते हुए कहती है, ये हम अब बाद में साथ में खेलेंगे, तुम थोड़ी देर के लिए अकेले खेल सकती हो। जियाओ ये वहाँ से जाते हुए कहती है, हाँ ठीक है, हम लोग हॉस कॉप्स खेलेंगे बाद में। और इसी के साथ वो वहाँ से चली गई थी। जियान और जुक्सी अपने हीरो के सामने आ गए थे। यूनफेंग वहाँ पर उनसे आगे पूछता है, जुक्सिन तुम्हारे मास्टर को क्या हुआ है कि मैं तुम्हें हेवनली समिट से दूर रहने के लिए कहूँ। अपने मास्टर की इस बात को सुनकर जुक्सिन वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या उन्होंने आपको आगे कुछ नहीं बताया। यूनफेंग वहाँ पे उसको बताता है, नहीं कुछ भी नहीं बताया। जिस बात को सुनने के बाद तो जुक्सिन वहाँ पे बहुत जरा घबरा गई थी, उसके आंसू आ रहे थे, उसकी बॉडी घबराहट के कारण शेक होने लगती है। फिर वहाँ पे गुस्से में वो चिल्ला के कहती है, नहीं मैं वहाँ नहीं जा सकती, मुझे अपने मास्टर को बचाना है और मैं रेड मैजिक लिली को खोजने वाली हूँ। यूनफेंग वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, तुम किसकी बात कर रही हो, रेड मैजिक लिली क्या है। हु केजिन में अपने हीरो से पूछती है, हाँ आखिर ये क्या चीज है। जिक्सी वहाँ पर उनको आगे बताती है, ये एक ऐसा मैजिकल फ्लावर है जो केवल जीवित दुनिया और पाताल लोक के बीच के जंक्शन पर मौजूद है। इसका इस्तेमाल एक तरह के सूप बनाने के लिए किया जा सकता है जो लोगों को उनके पिछली जिंदगी के बारे में भूलने में मदद कर सकती है। जुक्सिन की बात सुनकर यूनफेंग को वहाँ पर लीडर के उस इविल फेस के बारे में याद आता है जहाँ पर वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कह रहा था, मैं ना देखता हूँ ना सुनता हूँ ना सोचता हूँ। उस बात को समझते हुए यूनफेंग आगे कहता है, क्या जुआओ चो बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है और उसको हुआ क्या है। लिली वहाँ पर बहुत ज्यादा घबराते हुए वहाँ पर सोचते हुए उसको आगे बताती है, डिवाइन लैंड के एकजुट हो जाने के बाद मेरे मास्टर हेवनली समिट सेट के अल्फा बन गए। सेट के मामलों से निपटने और साउथ वेस्ट में विद्रोही से निपटने के अलावा उन्होंने अपने मन के शुद्धिकरण के हॉल में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनाने में भी बहुत सारा समय बिताया। इसी तरह से दिन बीतते गए, फिर दूसरा दिन आ गया और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके उस समय पे चला जाता है जहाँ पर सुक्सिन किचन में बैठी हुई कुछ बना रही थी और अपने मास्टर की सारी चीजों को याद करके बहुत ज्यादा खुश थी। जो चीज वो बना रही थी उसके अंदर से दोस्तों बहुत प्यारी स्मेल आती है, जिसको फील करने के बाद सुक्सिन बहुत ज्यादा खुश होके कहती है, अरे वाह इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी है।
सुक्सिन उस चीज को बनाकर अपने मास्टर की तरफ ले जाते हुए कहती है, मास्टर मैंने आपके लिए सूप बनाया है, प्लीज आकर पी लीजिए। और इस बात को बोलते हुए वहाँ का गेट खोलकर सुक्सिन जब अंदर की तरफ जाती है तो उस जगह पर उसके मास्टर उसको नहीं दिखते, जिस कारण से वो आवाज देते हुए कहती है, मास्टर आप कहाँ हैं? जब वहाँ पे उसको मास्टर नहीं दिखते तो उनके टेबल के पास जाकर उस सूप को जो उसने बनाया था वहाँ पर रख देती है। लेकिन तभी उस टेबल के ऊपर उसको एक लकड़ी की मूर्ति दिखती है, जिसको देखने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि दोस्तों ये एक औरत की मूर्ति थी। जब वहाँ पे वो चीज को देख रही थी तभी अचानक से उसको वहाँ पे चिल्लाने की आवाज आती है। उसके मास्टर बड़े मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए आगे की तरफ आ रहे थे। उनके ऐसे हाल को देखकर सुक्सिन घबराते हुए चिल्ला के कहती है, मास्टर क्या आप ठीक हैं? जिस चीज को चेक करने के लिए सुक्सिन सीधे उसके पास भाग कर जाते हुए कहती है, मास्टर आप ठीक हैं? लेकिन जब वो उसके पास पहुंचती है उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। वो सुक्सिन की तरफ घूर के देखते हुए सीधे उसकी गर्दन को पकड़ लेता है, जिस कारण से कि उसको वहां पर बहुत पेन हो रहा था। साथ ही जब उसको पकड़ता है वो जब उसकी तरफ सुक्सिन देखती है तो उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी, उसका फेस एकदम डरावना सा बन चुका था, जिस चीज के कारण सुक्सिन वहाँ पर घबराते हुए चिल्ला के कहती है, मास्टर आखिर आप क्या कर रहे हैं? मैं सुक्सिन हूँ। सुक्सिन की बात सुनकर वहाँ पर उसको कुछ झटका सा लगता है और उसकी आधी बॉडी के अंदर जो उसके रियल मास्टर थे उनकी अपीयरेंस आ गई थी। वो वहाँ पर घबराते हुए कहता है, सुक्सिन तुम यहाँ पर क्यों? हेलो गाइस, इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे ही सुजन के मास्टर की सेंस हाफ बॉडी पे कंट्रोल करती है तो वहाँ पर वो तुरंत उसके गले को पकड़ के गेट की बाहर की तरफ फेंक देता है। सुजन वहाँ पे लुढ़कते हुए सीधे आंगन में जाकर गिरती है। उसको फेंकने के बाद में उसके मास्टर ने उस जगह पर अपने आप को बंद कर लिया था। अपने मास्टर के ऐसे हाल को देखकर सुजन बहुत ज्यादा घबरा गई थी और आगे बढ़ने के साथ में ही उस दरवाजे के ऊपर जोर जोर से मारते हुए कहती है, मास्टर क्या आप ठीक हैं? सुजन का मास्टर उसको जवाब देता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। सुजन जैसे कुछ आगे बोलने वाली थी तभी उसका मास्टर वहाँ पे गुस्से में चिल्ला के कहता है, क्या कहा तुमने? क्या तुम मेरी ऑर्डर को मानने से इनकार कर रही हो? जिस बात को सुनने के बाद में सुजन वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा गई थी और तभी उसका मास्टर उसको आगे कहता है, और हाँ मुझे तुम्हारा सूप बहुत पसंद आया है, ये बहुत टेस्टी है, मैं इसे पूरा खा जाऊंगा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। सुजन वहाँ पे आगे बताती है, तब से ये अफवाह फैलने लगी कि इस सेक्ट में एक डीमन रहता है जो लोगों को नुकसान पहुँचाता है। एक बार जब वो जा रही थी तभी दो डिसाइपल आपस में बात करते हुए कहते हैं, ओए तुम्हें क्या पता चला कि उस डीमन ने कल रात फिर से किसी के ऊपर अटैक किया है? हाँ मैं इस बात के जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि उस डीमन ने हमारे प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन का पता कैसे लगाया। पता नहीं यार वो क्या चाहता है, लॉर्ड अल्फा ने इसके बारे में कुछ क्यों नहीं किया। सुजन जब उन दोनों डिसाइपल की बात सुनती है तो वहाँ पर सोच में पड़ गई थी। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और एक जगह पर बहुत ज्यादा मौसम खराब था और हमको पता चलता है सुजन वहाँ पर एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रही थी, जिसको चढ़ने में दोस्तों बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। जब वो उस पहाड़ के ऊपर आती है तो वहाँ पर एक स्पिरिचुअल प्लांट लगा हुआ था, जिसको हासिल करने के बाद में सुजन वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमको हेवनली समिट सेट दिखाते हैं, जहाँ पर सुजन का मास्टर एक लकड़ी की गुड़िया के ऊपर नक्काशी कर रहा था। सुजन वहाँ पर उसी स्पिरिचुअल प्लांट के बनाए हुए सूप को अपने मास्टर के पास लाते हुए कहती है, मास्टर ये मैंने सूप कोरम स्टेट में मिले शांत करने वाली जड़ी बूटियों और खट्टे फलों से बनाया है, प्लीज इसे ट्राई करिए आप। इस बात को सुन के उसका मास्टर भी कहता है, हाँ हाँ ठीक है मैं इसे ट्राई करूंगा। और वो उस सूप को लेने के बाद में वहाँ पर पीता है और पीने के साथ में अचानक से कुछ होता है और चम्मच जमीन पे था। और दोस्तों उस सूप के पीने का इफेक्ट इतना ज्यादा गंदा था उसके ऊपर पड़ता है, उसका सर वहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो गया था। उसके अंदर जो डार्क एनर्जी अभी तक शांत थी वो वहाँ पर धीरे धीरे करके निकलना स्टार्ट हो गई थी। अपने मास्टर की तबीयत को खराब होते हुए देखकर सुजन वहाँ पे घबरा के कहती है, मास्टर आखिर क्या गलत हुआ आपके साथ? दूसरे साइड में उसका मास्टर अपने इनर डीमन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और दर्द से करारते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं बस अचानक से थक गया हूँ और मुझे आराम की जरूरत है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। उसने जैसे इस बात को बोला ही था तभी अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से डार्क एनर्जी बाहर निकलना स्टार्ट हो गई थी, जिसको देखने के बाद में सुजन घबराते हुए कहती है, अरे नहीं मास्टर आप ठीक नहीं है, आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, यहाँ पर क्या हो रहा है?
सुजन ने जैसे इस बारे में बोला था तभी दूसरे साइड हमें उसके मास्टर को दिखाते हैं, जिसके ऊपर उसके इनर डीमन ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वहाँ पर वो सुजन की बात सुनने के बाद तो फिर से दोस्तों उसकी गर्दन को पकड़ने के लिए क्रीपी स्माइल देके आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी उसके मास्टर की सेंस उसके हाफ बॉडी पे अपेयर हो गई थी और वो वहाँ पर अपने हाथ को वहीं पे पकड़ लिया था। फिर सुजन की तरफ देखते हुए चिल्ला के कहता है, यहाँ से तुरंत चली जाओ। सुजन वहाँ पर अपनी बातों पर अड़ी पड़ी थी और चिल्ला के कहती है, मैं ऐसा नहीं करूंगी जब तक कि आप मुझे नहीं बताएंगे कि हुआ क्या है। सेक्ट लीडर की इविल पावर ने अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा स्पीड से रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था, जिसको सेंस करने के बाद में उसके सेट के दो एल्डर वहाँ पर अचानक से अपेयर होते हैं। उन दोनों को वहाँ पर देख के सुजन घबराते हुए कहती है, लॉर्ड हाई चांसलर, लॉर्ड ग्रेट चैम्बरलेन। वो दोनों एल्डर तुरंत आने के साथ में ही अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं, डीमन एक्सपेलिंग फिंगर। साथ ही वहाँ पर अपनी एक फिंगर के अंदर स्पिरिचुअल पावर को गैदर करना स्टार्ट कर दिया था। उन दोनों ने अपनी उस फिंगर को सीधे सेक्ट मास्टर के माथे के ऊपर रख दिया था, उनके इनर डीमन को सप्रेस करने के लिए। उनके ऐसा करने के साथ में ही सेक्ट मास्टर की बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो गई थी, जिसको रोकने के लिए वो दोनों भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हैं। लेकिन इस चीज को करने के कारण उन दोनों के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। दूसरे एल्डर उनकी पावर को देखने के बाद उनके पसीने छूट गए थे। घबराते हुए चिल्ला के कहते हैं, जागो ज़ियाओचू, जागो, तुम अपने इनर डीमन को अपने ऊपर कंट्रोल मत करने दो। लेकिन ज़ियाओचू को जो इनर डीमन था उनको ऐसा करते हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो वहाँ पर खूब जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था, जिस चीज को देखते हुए सुजन वहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती है और घबराते हुए कहती है, मास्टर आपके साथ में क्या हो रहा है, प्लीज जागिए। सुजन की बात सुनने के बाद ज़ियाओचू वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। इस चीज को देखकर एल्डर भी वहाँ पर अपनी पावर को और ज्यादा रिलीज करते हुए कहते हैं, तुरंत करो। फिर वहाँ पर उन दोनों एल्डर्स ने अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, जिस कारण से कि जो इनर डीमन की पावर वहाँ पर रिलीज हो रही थी वो धीरे धीरे करके कम होने लगी थी और उन दोनों एल्डर्स ने अपनी पावर के थ्रू उस इनर डीमन को वहाँ पर सप्रेस कर दिया था। इनर डीमन के सप्रेस हो जाने के बाद में जो ज़ियाओचू थे बहुत ज्यादा थकने के साथ में उसी मेज के ऊपर वहाँ पर बैठ गए थे। साथ ही जो उसके एल्डर थे वो भी वहाँ पर थक चुके थे। ज़ियाओचू के वहाँ पर बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा था। तभी उनका एक एल्डर मेडिटेशन करते हुए कहता है, सुजन तुम अल्फा की डिसाइपल हो, इसीलिए आज रात जो कुछ भी हुआ इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। क्या तुमको समझ में आया? सुजन भी ये सब देखने के बाद में बुरी तरह घबरा चुकी थी। वहाँ पे वो उनको ग्रीट करते हुए कहती है, लॉर्ड हाई चांसलर क्या आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि मेरे मास्टर को हुआ क्या है? लॉर्ड चांसलर वहाँ पर गहरी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है यंग लेडी, तुम्हारे मास्टर अब ठीक है, हम उसी के लिए यहाँ पर है। तुम अब हमें छोड़कर जा सकती हो, हमें उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। चांसलर की इस बात को सुनकर सुजन का मन नहीं हो रहा था वहाँ से जाने का, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकती थी, जिस कारण से वो उनको ग्रीट करते हुए कहती है, हाँ ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गई हूँ। और इसी के साथ वो धीरे धीरे वहाँ से बाहर की तरफ निकलती है और जाते हुए उस गेट को बंद कर लिया था। लेकिन वो सुजन है, वो कहाँ मानने वाली, जिस कारण से वो गुस्से में उनकी तरफ घूर के देखते हुए अपने पास से कुछ बाहर निकालती है। तो हमको पता चलता है ये एक तलिस्मान था, जिससे कि आप गायब हो सकते और आपकी स्पिरिचुअल पावर का सेंस भी कोई नहीं कर सकता। सुजन ने वहाँ पर उस तलिस्मान को अपनी बॉडी के ऊपर लगाकर एक्टिवेट कर लेती है, जिस कारण से कि उसकी बॉडी धीरे धीरे करते हुए वहाँ पर डिसअपियर होने लगी थी और अगले ही पल सुजन वहाँ पर पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती है और उसी गेट के बगल में कान लगाकर उनकी बातें सुनती है। तो वहाँ पर एक एल्डर कह रहे थे, अब तुम्हारे इनर डीमन को सप्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, शायद हमें सीक्रेट प्लेस को खोलना चाहिए और रेड मैजिक लिली को ढूंढना चाहिए और उससे तुम्हारा इलाज करना चाहिए। तभी दूसरा एल्डर कहता है, नहीं ये सही नहीं रहेगा, उसके बारे में कहा जाता है कि उस जगह पर डीमन डिस्ट्रॉयर है, हम उसे बाहर निकाल कर लोगों के लिए मुसीबत पैदा नहीं कर सकते, लेकिन हम रिवर्ट वन से इस चीज के लिए मदद मांग सकते हैं। अपने साथी की बात को काटते हुए दूसरा एल्डर कहता है, नहीं रिवर्ट वन इनविंसिबल है, लेकिन वो डेविल डिस्ट्रॉयर तब से इस जगह पर है जब वो 5 इमॉर्टल आसपास थे, हम नहीं जानते कि वो क्या कर सकती है। अगर रिवर्ट वन को चोट पहुंची तो वह उसे खत्म कर देगा, जिसके लिए हमने डिवाइन लैंड पाने के लिए इतनी मेहनत की है। लिली वहाँ पर उनकी बात सुनने के बाद बड़ी स्पीड में उस जगह से भागकर निकल रही थी और साथ ही अपने किचन में आने के बाद एक जगह पर एक बॉल में कुछ बनाते हुए हमें बताती है, बाद में मैंने जुआन से कुछ तेज नींद की गोलियां उधार ली, अपने मास्टर को सुला दिया और उनका टोकन चुरा लिया। फिर मैं रेड मैजिक लिली के बारे में कुछ सुराग ढूंढने में भी कामयाब रही। जैसे ही मैं उस फूल को ढूंढने वाली थी, लॉर्ड हाई चांसलर ने मुझे पकड़ लिया। लॉर्ड चांसलर वहाँ पर उसको पकड़ते हुए कहते हैं, हमारे हेवनली समिट सेट के सीक्रेट रूम में घुसने की तुम्हारी
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहरेदारों, उसे नीचे ले जाओ। वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था सूजन ने अपने हीरो को सब कुछ बता दिया था। फिर वो आगे थोड़ा घबराते हुए कहती है, इसी तरह से मुझे सेट के जेल के अंदर कैद कर लिया गया। यूनफेंग उसकी सारी बात सुनकर उससे कहता है, जुआन, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? तुमने सुक्सिन को हेवनली समिट सेक्ट से जेल से कैसे बचाया? जुआन वहाँ पे बहुत सारा खुश होते हुए कहती है, डैडी ये तो बहुत आसान है, मेरे पास सोल कंट्रोलिंग चार्म है। सोल कंट्रोलिंग चार्म के बारे में पता चलते ही यूनफेंग के पसीने छूट गए थे, क्योंकि हु केजिन ने इसी के थ्रू अपने हीरो के साथ में बाजाबाजी करी थी। वो वहाँ पर घबराते हुए कहता है, ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने सोचा था कि तुम अपनी जिंदगी में केवल एक बार ही अपने सोल कंट्रोलिंग चार्म का इस्तेमाल कर सकती हो। हु केजिन वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, जुआन हमारे 9 टेल वाले क्लैन में एक जीनियस इंसान है। इसके लिए तो मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि वो आपकी बेटी है, जिस कारण से कि वो सोल कंट्रोलिंग चार्म को जितनी बार चाहे उतनी बार इस्तेमाल कर सकती है। यूनफेंग वहाँ पे बहुत ज्यादा घबराते हुए चिल्ला के कहता है, ये क्या कह रही हो तुम? जितनी बार चाहे उतनी बार इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अपने पापा को इतना हैरान देखकर जुआन वहाँ पे हंसते हुए बताती है, हाँ मॉम सही कह रही है। मैं कांग्रेस ऑफ लॉस जाने के रास्ते में सुक्सिन से मिलने के लिए हेवनली समिट सेक्ट में रुकी थी। फिर मुझे पता चला कि उसे जेल में डाल दिया गया है। मुझे तो पहले से मालूम था सुक्सिन एक बहुत अच्छी लड़की है, ये उन सेक्ट वालों की गलती होगी, इसलिए मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया। जिस चीज को करने के लिए मैंने अपनी सोल कंट्रोलिंग चार्म को इस्तेमाल किया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके उस समय पे चला गया था जहाँ पर जुआन एक इंसान के ऊपर अपना सोल कंट्रोलिंग चार्म एक्टिवेट करते हुए कहती है, मुझे बताओ सुक्सिन ने क्या किया है? वो आदमी उसके कंट्रोल में आने के बाद उसको बताता है, भाई सुक्सिन ने हेवनली समिट सेक्ट से एक सीक्रेट बुक को चुरा लिया। लॉर्ड हाई चांसलर ने उसे पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया। जुआन इस बात को जानने के बाद उस आदमी से कहती है, मुझे जेल में ले जाओ और मुझे क्यूटी पाई कहो। वो आदमी वहाँ पर उसकी बात सुनते हुए कहता है, हाँ क्यूटी पाई, जैसा आप कहें। फिर कुछ समय के बाद हमें दिखाते हैं जिस जगह पर जुआन कैद थी। जुआन वहाँ पे पहुँच जाती है, जिसको देखने के बाद वहाँ के गार्ड चिल्ला के कहते हैं, तुम कौन हो? बिना परमिशन के जेल में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जुआन फिर से अपने सोल कंट्रोलिंग चार्म को इस्तेमाल करते हुए कहती है, इस गेट को खोलो। और वो दोनों के दोनों आदमी भी उसके उसी कंट्रोलिंग चार्म के अंदर आ जाते हैं। जुआन की बात को मानते हुए वो तुरंत जेल का गेट खोल देते हैं। जुआन वहाँ पर आगे बढ़ते हुए उनसे कहती है, तुम दोनों ने मेरे साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं चाहती हूँ कि तुम एक दूसरे के मुंह पर 100 बार थप्पड़ मारो। जुआन के कंट्रोलिंग चार्म के कारण वो दोनों आदमी एक दूसरे के मुंह के ऊपर काउंट करते हुए 100 बार थप्पड़ मार रहे थे। और जुआन वहाँ पर जेल की तरफ बड़ी रंगबाजी में आगे की तरफ बढ़ती है। जब वो अंदर की तरफ पहुँचती है तो वहाँ पर एक और एल्डर था। जुआन ने उसके ऊपर भी अपने सोल कंट्रोलिंग चार्म का इस्तेमाल किया था, जिस चीज को वो रेसिस्ट करने की कोशिश करते हुए कहता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ अंदर कैसे घुसी चली आई? जुआन बड़े एटीट्यूड में उस एल्डर से कहती है, बकवास करना बंद करो, बस इस जेल के ताले को खोलो। वो आदमी वहाँ पर अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्किल के कारण वो कुछ नहीं कर पा रहा था और वो चाबी लगाते हुए उस ताले को खोलता है, लेकिन फिर भी अपने आप को रोकते हुए चिल्ला के कहता है, मैं तुम्हारी बात को नहीं सुनूंगा, मेरी बॉडी अपने आप काम क्यों कर रही है? जुआन जब उसको ऐसा करते हुए देखती, खिसियाहट के कारण उसकी खोपड़ी के ऊपर एक जोर से डंडा मारते हुए उसको वहाँ पर बेहोश कर दिया था। जुआन के एक डंडे ने दोस्तों उसकी खोपड़ी वहाँ पर खोल दी थी। जुआन वहाँ पर सुक्सिन के पास आकर उस गेट को खोलते हुए कहती है, सुक्सिन चलो बाहर आ जाओ, हम लोग यहाँ से चलते हैं। और इसी के साथ जुआन ने उस जेल के अंदर सुक्सिन को बाहर जंगल की तरफ ले आई थी और बहुत ज्यादा खुश होते हुए उसकी तरफ देख के कहती है, सुक्सिन मैं कांग्रेस ऑफ ऑल लॉस देखने जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? उसकी इस बात को सुनकर सुक्सिन वहाँ पे हैरान सी हो गई थी और साथ ही उस जगह पर तुरंत रुक जाती है। उसको ऐसा करते हुए देखकर जुआन हैरान होकर कहती है, आखिर तुम्हारे साथ में क्या गलत हुआ है? तुम आगे क्यों नहीं चल रही हो? सुक्सिन उसको घबराते हुए बताती है, जुआन मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मेरे पास करने के लिए और भी बहुत जरूरी काम है। जुआन उसकी बात को समझते हुए कहती है, वैसे तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी तुम्हारे साथ में जा सकती हूँ। सुक्सिन अपने दोस्त को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, जिस कारण से वो तुरंत अपने सर को ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं ये बहुत खतरनाक जगह है, मैं मर सकती हूँ उस जगह पर, इसीलिए मैं तुम्हें इसमें नहीं फंसाऊंगी। अपने दोस्त की इस बात को सुनकर जुआन वहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। साथ ही सुक्सिन का हाथ को बहुत कस के प्यार से पकड़ते हुए कहती है, क्या ये सब तुम्हारे मास्टर के कारण हो रहा है? सुक्सिन उसकी बात सुनकर हैरान होते हुए कहती है, लेकिन तुम इन सब चीजों के बारे में कैसे जानती हो? जुआन वहाँ पर हंसते हुए बताती है, जब तुम्हारे मास्टर की बात आती है तो हमेशा तुम टेंशन में और जल्दबाजी में रहती हो। जुआन की इस बात को सुनने के बाद सुक्सिन वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती है, अरे नहीं यार, ऐसी कोई
बात नहीं है। जुआन उसको वहाँ पे छेड़ते हुए कहती है, अच्छा अगर ऐसी बात है सुक्सिन तो क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं तुम अपने मास्टर को प्यार करती हो? जुआन के इस बात को सुनने के बाद तो सुक्सिन और ज्यादा ब्लेस करने लगी थी और वहाँ पर घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कह सकती, मुझे अपने मास्टर के ऊपर क्रश कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा से ही एक परेशानी खड़ी करने वाली लड़की रही हूँ जो उन्हें परेशान और निराश करती है। मैं उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। जुआन वहाँ पे सूजन को छेड़ते हुए कहती है, अगर तुम इतनी बुरी होते तो तुम्हें बहुत पहले ही सेक्ट से निकाल दिया गया होता, लेकिन तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें अभी तक सेक्ट में रखा हुआ है। शायद ऐसा हो सकता है तुम्हें वो भी पसंद करते हैं। जुआन के इस बात को सुनने के बाद सूजन वहाँ पे घबराते हुए ब्लश करना स्टार्ट कर दिया था। वो बहुत ज्यादा नर्वस होते हुए कहती है, क्या तुम उनके बारे में ऐसा सोचती हो? इस बात को बोलने के बाद सूजन बिल्कुल पगला सी गई थी दोस्तों। वो अपने मास्टर के सपने में खो सी गई थी और वहाँ पे बहुत ज्यादा नर्वस होते हुए ब्लश करके चिल्ला के कहती है, नहीं नहीं मुझे ये सही नहीं लगता है, वो मेरे मास्टर हैं और मैं उनके डिसाइपल हूँ, हम इससे आगे नहीं जा सकते, लोग हमारे बारे में गलत बातचीत करेंगे। सूजन को इस तरह से नर्वस होते हुए और घबराते हुए देखकर जुआन उसकी और ज्यादा मौज लेते हुए कहती है, लेकिन तुम्हें देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है, जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल सही है। सूजन वहाँ पे इस चीज को सुनने के बाद बहुत सारा घबरा चुकी थी, जिसको संभालने के लिए जुआन ने उसके हाथों को पकड़ लिया था। तभी सूजन उसको आगे बताती है, जुआन मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ कि तुमने मेरे को बचा लिया। अगर मैं जिंदा वापस आ गई तो मैं तुम्हें इस चीज का पे बैक जरूर करूंगी, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा। सूजन की इस बात को सुनने के बाद जुआन बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, हाँ ठीक है चलो चलते हैं हम दोनों। जुआन वहाँ पे घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं क्या मैंने तुमको भी बताया नहीं था जिस जगह मैं जा रही हूँ वो बहुत खतरनाक है। जुआन वहाँ पर अपने पास से कुछ बाहर निकाल कर सूजन को दिखाती है तो वो दोस्तों वही स्टार था जिसको यूनफेंग ने उसको पकड़ के दिया था। और उस स्टार को देखने के बाद सूजन वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी। जुआन वहाँ पे उस स्टार को दिखाते हुए कहती है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ में जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास ये एक कमाल की चीज है जो जरूरत पड़ने पर जानवरों को भी बुला सकता है। उस स्टार की एबिलिटीज को जानने के बाद तो सूजन वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है, अरे वाह ये तो सचमुच बहुत कमाल का है। जुआन भी वहाँ पर खुश होते हुए कहती है, वही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ये छोटी सी चीज बहुत कमाल की है। साथ ही वहाँ पर सूजन का हाथ पकड़ के आगे की तरफ भाग के जाते हुए कहती है, चलो चलते हैं हम लोग। जुआन की इन सारी बातों को सुनने के बाद सूजन भी वहाँ पर इस चीज के लिए मान जाती है। वहाँ पर आगे बढ़ते हुए सूजन जुआन से कहती है, अगर वहाँ पर कुछ भी बुरा होता है तो तुम्हें सबसे पहले भागना होगा। जुआन में उसको समझाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों उसको तो मालूम ही था मेरे पीछे रिवर्ट वन है जो मेरे डैड है, वो मुझे बचा लेंगे हर मुसीबत से। और इस बात को बताते हुए वो प्रेजेंट में यूनफेंग की गोदी में पहुंच गई थी। पीछे जुआन की तरफ देखते हुए कहती है, सुक्सिन क्या अब तुम्हें मेरी बात पर यकीन हुआ? मेरे पापा मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर खुद आ गए हैं। पापा मैंने तो आपको नहीं बुलाया था, तो फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यूनफेंग वहाँ पे शर्मिंदा होते हुए अपने मन में कहता है, ये कितनी शर्मनाक बात है, क्या मुझे उसे ये बताने की जरूरत है कि मैं उसको इस डिजर्ट लैंड में महसूस नहीं कर सकता? क्या इस बात को बताने के बाद उसके दिल में मेरी छवि खराब नहीं हो जाएगी? इस बात को समझते हुए यूनफेंग वहाँ पे अपने आप को संभालते हुए कहता है, मैं इस जगह पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आपकी परवाह है। तुम हम लोग को बताए बिना चली गई और हम दोनों बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे। अपने पापा की बात सुनने के बाद जुआन वहाँ पे अफसोस करते हुए कहती है, मैं बस सुक्सिन की मदद करना चाहती थी। अपनी बेटी के हाल को समझते हुए यूनफेंग वहाँ पे अपने आप को रिलैक्स करते हुए उससे कहता है, खैर जो हुआ सो हुआ, मुझे खुशी है कि तुम दोनों ठीक हो। क्या तुमको रेड मैजिक लिली फ्लावर मिल गया? वो दोनों अपने सर को ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं अभी तक नहीं मिला। साथ ही जुआन बहुत ज्यादा खुश होते हुए एक्साइटेड होके कहती है, लेकिन जुआन ये जानती है वो रेड मैजिक लिली फ्लावर कहाँ पर है। अब दोस्तों रेड मैजिक लिली फ्लावर को ढूंढने के लिए जो एडवेंचर होने वाला है वो देखने में बहुत मजा आएगा। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ सुप्रीम सैंड लव डेप्थ्स के अभी तक 118 चैप्टर ही लॉन्च हुए थे, जो कि मैंने आज एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके चैप्टर आगे जब आएंगे दोस्तों तो मैं उसके 5-10 एपिसोड आने के बाद तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।